हेलो एवरीबॉडी, दिस इज दिगराज सिंह राजपूत। वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। इस वीडियो से एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। क्लास 11th ज्योग्राफी का चैप्टर है एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन एंड वेदर सिस्टम्स। अब आपको यहां पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट को समझना है। पॉइंट क्या है कि आपको कनेक्टिविटी डेवलप करना है। देखिए, हमारा जो यूनिट है, क्या है यूनिट? अभी क्लाइमेट है। क्लाइमेट को आप एटमॉस्फेयर से कनेक्ट कर सकते हो। तो अब जो क्लाइमेट वाला यूनिट पढ़ रहे हैं उसमें आपने क्या पढ़ चुके हैं? दो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स अभी तक आप पढ़ चुके हैं। वो जो दो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं वो कौन कौन से हैं यहाँ पे? तो आपने देखा कि हाँ, एटमॉस्फेयर है, तो एटमॉस्फेयर का स्ट्रक्चर क्या है, कंपोजिशन क्या है। उस एटमॉस्फेयर के अंदर फिर आपने क्या देखा है कि अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी है सोलर इंसुलेशन, और वो सोलर इंसुलेशन एटमॉस्फेयर को काफी हद तक इन्फ्लुएंस करता है, उसके टेम्परेचर को, वहां पे कैसी एयर मासेज होगी, इन सारी चीजों को। वैसे अब हम क्या करने वाले हैं, तो सब्सिक्वेंटली उस क्लाइमेट में और क्या क्या चीजें होती है ना, उन्हें समझने वाले हैं। थीम कनेक्ट करिए आपने, तो आप ब्रॉडली क्लाइमेट को, ब्रॉडली एटमॉस्फेयर को समझ रहे हैं, क्योंकि क्लाइमेट एटमॉस्फेयर के अंदर ही हो रहा फिनोमिना है। ठीक है, तो वो एटमॉस्फेयर को समझते समझते आपने सोलर इंसुलेशंस वगैरह देख लिया कि हाँ, हीट कहां से आ रही है, वो हीट का क्या रोल होता है, क्या नहीं होता है, ये सारी चीजें। अब अगला इंपॉर्टेंट कंपोनेंट जो है ना, वो क्या है आपके यूनिट का? वो है एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन। क्लाइमेट को इन्फ्लुएंस करने में एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। थोड़ा कुछ आपने पहले पढ़ा भी है, फिर मैं आपको एक बार बता देता हूं। जैसे हवाएं चल रही हैं, तो वो क्या है? वो एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन है। जो हवाएं चल रही है वो एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन हो रहा है। तो हवाओं के चलने से आप देखते हो कि हाँ, क्लाइमेट में बदलाव आ रहा है। आया ना समझ में? एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन एंड वेदर सिस्टम्स। अब क्लाइमेट तो क्या होता है? स्टेबल होता है, लॉन्ग पीरियड के लिए रहता है। लेकिन अब मान लो जैसे इंडिया का मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट है, उस मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट में आपको अलग अलग वेदर फिनोमिना देखने को मिलेंगे। कभी तेज हवाएं चल रही होगी, कभी हवाओं के साथ में बारिश हो रही होगी। ठीक, तो उस तरह से देखो, मैं आपको ये बेसिक इंट्रोडक्टरी वीडियो लेक्चर रहता है, हर चैप्टर का जो पहला वीडियो रहता है वो एक इंट्रोडक्टरी वीडियो लेक्चर होता है। मैं आपको चैप्टर की थीम इंट्रोड्यूस करवाता हूं कि आखिर चैप्टर है किस बारे में। और यहां देखो, दो तरह के स्टूडेंट्स होते हैं। दो तरह के कौन कौन से? एक वो होते हैं जिनको लगता है कि ये सर इंट्रोडक्टरी वीडियो क्यों बता रहे हो, सीधे टॉपिक पे आओ। और दूसरे ये होते हैं कि जो इंट्रोडक्टरी वीडियो देख के एग्जाम देके आ जाते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहां से आपको पूरी थीम समझ में आ जाएगी कि अच्छा, चैप्टर इस बारे में है। और मैं दूसरे वालों की कैटेगरी में से हूं, मतलब हमें पहले थीम तो समझ में आए। आपको हिस्ट्री पढ़ना है, बहुत बढ़िया है, ठीक है, हिस्ट्री पढ़ना है, लेकिन उस हिस्ट्री में आप अगर एक बार थीम समझ लेते हो कि मॉडर्न हिस्ट्री में जो बात की जा रही है, तो ब्रिटिश टाइम पीरियड की बात की जा रही है। ब्रिटिश टाइम पीरियड में आप देख रहे हो कि हाँ, इंडिया इंडिपेंडेंस मिल रही है इंडिया को, वहां तक की बात की जा रही है। अब अगर आपको थीम समझ में आ गई, आपसे कोई बोल रहा है अकबर बाबर के टाइम पीरियड पे क्या हो रहा था, तो आप कनेक्ट कर पाओगे कि ये थीम के बाहर की चीज है। तो थीम समझना सबसे ज्यादा जरूरी है। ठीक है, थीम समझ जाओगे तो आधे क्वेश्चंस, सारी चीजें अपने आप ऑटोमेटिकली बनना चालू हो जाएगी। क्या है कहानी हमारी? तो एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन एंड वेदर सिस्टम। एटमॉस्फेयर है, क्या कंपोजिशन है, क्या स्ट्रक्चर है, वो सब जान लिया आपने। एटमॉस्फेयर के अंदर अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है, आपने देख लिया। सोलर इंसुलेशन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी, वेल एंड गुड। अब उसमें क्या होता है कि उस एटमॉस्फेयर के अंदर सर्कुलेशन होता है। एटमॉस्फेयर स्टेबल नहीं है ना, एटमॉस्फेयर में एयर जो है वो स्टेबल है, लेकिन वो एयर जब विंड के फॉर्मेट में बहती है, ये भी मैंने आपको बताया था कि एयर स्टेबल है, लेकिन क्या होता है जब वो विंड के फॉर्मेट में बहती है तब हम उसे फील करते हैं। अब जब उसे फील करते हैं तो वो क्या, एक तरह का सर्कुलेशन हो रहा है। उस सर्कुलेशन से सिर्फ हमें ऐसा नहीं कि टाइटैनिक पोज दे देंगे, हाँ फील कर ली एयर, उसका इंपैक्ट क्या होता है क्लाइमेट के ऊपर, वेदर सिस्टम को कैसे इन्फ्लुएंस करता है, वो सारी चीजें आपको जानने को मिलेगी। क्लियर? तो ये कुछ क्या है, ये रिपीटेटिव चीजें हैं, इन्हें फिर से एक बार समझा देते हैं। मतलब इंट्रोडक्शन में दिया है तो समझा रहे हैं, इसलिए क्या है, एयर एक्सपैंड्स व्हेन हीटेड एंड गेट कंप्रेस्ड व्हेन कूल्ड। अब आपको इतना पता है क्या कि जो सोलर इंसुलेशन आपने देखा था सन से आ रही है, तो वो सन से जो सोलर इंसुलेशन आती है तो उससे जो एयर मासेस रहते हैं, जिन सोलर इंसुलेशन मतलब जिन एयर मासेस को सोलर इंसुलेशन ने गर्म कर दिया, वो क्या होंगे, वो एक्सपैंड होंगे, वो चार्ज अप हो जाएंगे, ऊपर भागेंगे। तो वहां पे आप क्या देखते हैं कि हाँ, सोलर इंसुलेशन के आने से एयर एक्सपैंड होती है व्हेन हीटेड एंड गेट्स कंप्रेस्ड व्हेन कूल्ड। और जब एयर क्या होती है, ठंडी हो जाती है ना एयर मासेस, तो वो क्या होने लगती है, गेट कंप्रेस्ड। वो ठंडी एयर मासेस क्या होने लगती है, नीचे सबसीड करने लगती है। तो उससे क्या होता है, देखो इतना आपने पढ़ा है, जहां एयर मासेस सबसीड करेगी वहां क्या बनेगा, हाई प्रेशर। जहां एयर मासेस क्या हो जाएगी, एक्सपैंड करेगी, ऊपर की तरफ क्या करेगी, कन्वेक्शनल करंट चालू हो जाएंगे जहां, तो वहां क्या बनेगा, लो प्रेशर बनेगा। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि सोलर इंसुलेशन पिछले चैप्टर से पकड़ के लाओ, उससे क्या हो रहा है, एयर की कैरेक्टरिस्टिक डिफाइन होती है, ठंडी है या गर्म है, और उस हिसाब से क्या होता है, आपको देखने को मिलेगा कि ठंडी और गर्म एयर के हिसाब से प्रेशर कंडीशंस अलग अलग होगी। ठीक है, जहां पे एयर ठंडी रहेगी वहां पे
प्रेशर कंडीशंस हाई रहेगी, एयर क्या कर रही होगी, नीचे सबसीड कर रही होगी, तो वहां पे हाई प्रेशर बनेगा, ठीक है। और जहां पे एयर मासेस क्या कर रही होगी, एक तरह से आप देखोगे एक्सपैंड कर रही होगी, जहां पे सोलर इंसुलेशन ज्यादा होगी वहां लो प्रेशर बनेगा, ठीक। तो इस हिसाब से हमें क्या देखने को मिलता है, वेरिएशन देखने को मिलते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर में। अब टेम्परेचर की बात नहीं कर रहे हैं हम, टेम्परेचर हम पिछले चैप्टर में पढ़ के आए हैं बहुत अच्छे से, अभी हम प्रेशर की बात कर रहे हैं। तो आपको एटमॉस्फेयर में क्या देखने को मिलता है, अलग अलग प्रेशर कंडीशन। अभी तक जितना भी पढ़ा है कुछ समझ नहीं आया ना, सिर्फ इतनी बात ध्यान रखो मेरी, क्या कि आपको एटमॉस्फेयर में डिफरेंट प्रेशर कंडीशंस देखने को मिलती है। क्यों? क्योंकि अलग अलग जगह पे एयर मासेस अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स को पोजेस करती है, उस कारण से कहीं हाई प्रेशर होता है, कहीं लो प्रेशर होता है। और ये डिफरेंट प्रेशर कंडीशंस जो होती है ना, इसका रिजल्ट क्या होता है, इसका इंपैक्ट क्या होता है पता है आपको? इसका इंपैक्ट ये होता है कि मूवमेंट स्टार्ट हो जाती है एयर की फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। अब बोलो सर, हाँ मुस्कुराओ, समझ में आ गया कि एटमॉस्फेयर के अंदर क्या होता है, अलग अलग प्रेशर कंडीशंस होती है, और अलग अलग प्रेशर कंडीशंस के होने से ही मूवमेंट स्टार्ट होती है। क्यों? क्योंकि वी नो दैट विंड मूव्स फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। अब ये क्यों मूव करती है? ताकि वो जो वैक्यूम लो प्रेशर में बना उसे फिल किया जा सके, ठीक है। तो इस तरह से क्या होता है, मूवमेंट होता है। अब ये जो मूवमेंट हो रहा है, ये मूवमेंट क्या एटमॉस्फेयर के अंदर हो रहा है, सर्कुलेशन हो रहा है एक जगह से दूसरी जगह। आप जैसे देखोगे तो ऊपर फिर वो सबसीड करेगी, ठीक है, ऐसा सेल बनाती है। तो ये जो सर्कुलेशन है ये एटमॉस्फेयर में हो रहा है, ये एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन ही समझना है हमें। चैप्टर की कहानी सिर्फ इतनी सी है कि एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन ही समझना है हमें। क्लियर हुआ? तो द हॉरिजॉन्टल मोशन ऑफ एयर इज विंड, ये चीज भी आपको समझ में आई गई है क्या, कि इस तरह से जब ये मोशन होता है ना, तो वर्टिकल तो ये हो गया एक, इसमें हमने क्या कन्वेक्शन पढ़ा था, ठीक है, एडवेक्शन पढ़ा था, ये सारी चीजें, एडवेक्शन ये हो गया। तो कन्वेक्शन जैसे हमने पढ़ा था, कन्वेक्शन के बाद में जैसे आप देखोगे हॉरिजॉन्टल मूवमेंट जो होता है ना एयर का, इसे हम क्या कहते हैं, विंड कहते हैं। अ विंड रीडिस्ट्रीब्यूट्स द हीट एंड मॉइस्चर अक्रॉस द प्लैनेट, देयरबाय मेंटेनिंग कांस्टेंट टेम्परेचर फॉर अ प्लैनेट एज अ होल। अब एयर सर्कुलेशन क्यों सिग्निफिकेंट है, 2 मिनट ट्रेलर देखो जरा। ये यहां से यहां विंड चल रही है, या फिर विंड यहां से यहां जा रही है, तो ये विंड जब क्या होती है, विंड जब ऐसी मूव करती है ना, तो विंड्स के मूवमेंट के कारण आपको क्या देखने को मिल रहा है कि यहां अगर गर्म हवाएं हैं, ठीक है, वो इधर आएगी तो यहां के एटमॉस्फेयर को भी गर्म कर देगी, ठीक है। यहां से अगर पानी वाली विंड्स हैं, ठीक है, तो वो एयर मासेस जो है मॉइस्चर लीडर है, तो वो बारिश करवाएगी, वो वहां के क्लाइमेट को, वहां के वेदर को इन्फ्लुएंस करेगी। तो इस तरह से ध्यान रखना कि विंड जो होती है, हॉरिजॉन्टल मूवमेंट जो होता है एयर का, वो विंड तो है ही है, लेकिन वो विंड क्या करती है, हीट, मॉइस्चर, इन सारी चीजों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाती है। इससे बारिश, इससे गर्मी, इससे सर्दी, ये सब कुछ होता है। और इससे क्या रहता है, एक तरह से आप देखोगे तो प्लैनेट पे, पूरे प्लैनेट पे क्लाइमेटिक कंडीशंस, टेम्परेचर, ये सारी चीजें इन्फ्लुएंस्ड होती ही होती है, ठीक। एक पॉइंट जैसे यहां पे भी कि जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है ना, ये डिटरमाइन करता है कि वहां पे एयर उठेगी या श्रिंक होगी। एक लाइन थी, शायद इससे आप कंफ्यूज हो रहे हो, इसलिए मैंने इसको स्पेसिफिकली लगाया है। तो जैसे क्या होता है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर मतलब क्या, आपको पता है कि एटमॉस्फेयर में अलग अलग जगह अलग अलग प्रेशर कंडीशन, हाई प्रेशर रहेगा तो वहां पे एयर मासेस सिंक करेगी, ठीक है, और लो प्रेशर रहेगा तो एयर मासेस उठेगी, ठीक है। तो ये लाइन में कंफ्यूज नहीं होना है। अब क्रक्स क्या है देखो, तो अभी अब आपको एक इंट्रो दे दिया मैंने कि हाँ, एटमॉस्फेयर के अंदर एयर का मूवमेंट जो है वो सिर्फ ऐसा नहीं कि फील करो, ठीक, उसके भी बहुत सारे इंपैक्ट्स हैं, क्लाइमेट को इन्फ्लुएंस करता है। तो क्रक्स हमारा यही है कि चैप्टर में हम वही सारी चीजें पढ़ेंगे कि क्या होता है एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन, क्यों होता है एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन, कैसे होता है एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन, क्या फैक्टर्स हैं, ये सारी चीजें, अलग अलग प्रेशर, एयर प्रेशर के बारे में पढ़ोगे आप, ठीक है। तो अब जैसे नेक्स्ट टॉपिक आप जो स्टार्टिंग करोगे चैप्टर की, तो चैप्टर का पहला टॉपिक है आपको क्या मिलेगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बारे में मिलेगा कि हाँ एटमॉस्फेयर में प्रेशर रहता है, ठीक है। वो प्रेशर क्या है, तो प्रेशर टेम्परेचर से कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस होता है, सारी चीजें समझाएंगे वहां पे। क्लियर? तो ये हमारे ब्रॉड टॉपिक्स हैं, इन सारे ब्रॉड टॉपिक्स को हम डिस्कस करने वाले हैं। एक चीज ध्यान रखना, तो चैप्टर का आप बोलोगे सर आपने पहले पार्ट पे बहुत ज्यादा जोर दिया, छोटे ये जो दूसरा पार्ट है, ठीक है, इसके साथ में अन्याय क्यों, ठीक है, अन्याय नहीं है। अब ये एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, क्या एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन वेदर सिस्टम को इन्फ्लुएंस करती है। वेदर क्या है, जो डे टू डे फिनोमिना है, आज मौसम अच्छा है, आज की वेदर कंडीशंस अच्छी है, कल वेदर कंडीशंस बिगड़ जाएगी, ठीक है। तो उस तरह से वेदर कंडीशंस जो है वेदर सिस्टम में हम ये सारे फिनोमिना को पढ़ने वाले हैं, ठीक है। उसके पहले टॉपिक्स देख लो, तो हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर को पढ़ेंगे। एटमॉस्फेरिक प्रेशर में भी क्या वर्टिकल वेरिएशन ऑफ प्रेशर होता है, मतलब यहाँ पे प्रेशर कुछ और है, ऊपर जाओगे कुछ और है, ऊपर जाओगे कुछ और है, क्यों है कुछ और, वो समझेंगे, ठीक है। हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रेशर समझेंगे, हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रेशर मतलब ऐसा, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रेशर में आपको क्या देखने को मिलेगा, हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रेशर में भी आपको देखने को मिलेगा हाई प्रेशर, लो प्रेशर किस तरह से, ठीक है, इक्वेटर पे क्या होगा, पोल्स पे क्या होगा। और जब इस तरह के हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन को पढ़ने की बात करेंगे ना, तो वहां पे वर्ल्ड डिस्ट्रीब्यूशन
समझेंगे प्रेशर का। तो सी लेवल पे देखेंगे कि सी लेवल पे क्या होता है, कहीं पे हाई प्रेशर है, कहीं पे लो प्रेशर है। अब आपको क्या लग रहा होगा, चलो मुझे एक चीज बताओ, ठीक है, लो प्रेशर मतलब बहुत ज्यादा गर्मी, तो यहां पे तो चलो लो प्रेशर होगा, इक्वेटोरियल लो प्रेशर हम कह देंगे। फिर लेकिन यहां पे आप जैसे देखोगे ना, तो सब पोलर रीजन जो होता है, पोलर रीजन से नीचे यहां क्या होना चाहिए, तो बोलोगे सर यहां तो टेम्परेचर ज्यादा नहीं होगा, तो यहां तो हाई प्रेशर ही होना चाहिए। लेकिन मैं आपसे कहूंगा कि यहां लो प्रेशर है। यहां लो प्रेशर क्यों है? तो इस तरह से वर्ल्ड का डिस्ट्रीब्यूशन जो है, ठीक है, सी लेवल पे जो वर्ल्ड का डिस्ट्रीब्यूशन है प्रेशर का, वो समझेंगे हम। डायनामिक क्या होता है, स्टैटिक क्या होता है, सारी चीजें बहुत अच्छी तरह से बताऊंगा। और एक और चीज इंपॉर्टेंट कि बुक में इस बार एनसीईआरटी में आपको इतनी डिटेल नहीं होगी जितनी हम यहाँ पे कंसेप्ट्स में समझेंगे, ठीक है। तो अच्छे से समझना पूरा चैप्टर। फोर्सेस अफेक्टिंग द वेलोसिटी एंड डायरेक्शन ऑफ विंड। फोर्सेस अफेक्टिंग द वेलोसिटी एंड डायरेक्शन ऑफ विंड में क्या है कि अब आपको पता है कि विंड्स मूव करती है। अब वो विंड जो मूव करे तो उसमें ऐसा नहीं कि बस उठे और चल दिए, बहुत सारी फोर्सेज होती हैं। कोरियोलिस फोर्स क्या होता है, प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स क्या होता है, ठीक है। तो उन फोर्सेस को समझेंगे, ठीक है। फोर्सेस के बाद में जैसे हम देखेंगे कि तो जनरल सर्कुलेशन है एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन में वो किन किन चीजों से इंफ्लुएंस होता है, ITCZ वगैरह जो है, वो सारे पॉइंट्स यहां पे आ जाएंगे आपके, ठीक। ये तो एटमॉस्फेयर में देख लिया आपने। अब एटमॉस्फेयर में जो जनरल एयर मासेस का सर्कुलेशन है उससे ओशियन पे क्या इंपैक्ट होता है, ये टॉपिक जो है, तो आपको मैं एक आउटलाइन दूंगा, लेकिन इसमें सजेस्ट अभी ही कर देता हूं कि एनसो के बारे में बताया गया है। 9th क्लास में मैंने एनसो जो है, मतलब एनसो में क्या है, एलिनोर सदर्न ऑसिलेशन जो है, दोनों का कॉम्बिनेशन है। 9th क्लास में एक वीडियो बनाया है, और अभी आपको जब ये टॉपिक बताऊंगा तब भी मैं सजेस्ट करूंगा कि वो वीडियो जरूर देखना आप, ठीक है। हम आपको उसकी लिंक मतलब यहाँ पे स्क्रीन पे बता देंगे, थंबनेल बता देंगे, तो वो जरूर देखना एनसो जो है, क्योंकि वो रिपीटेशन है। और रिपीटेशन के साथ साथ में 9th में मैंने ग्रेजुएशन लेवल तक के सारे डाउट्स क्लियर कर दिए। तो उस टॉपिक को मतलब जो जनरल एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन होता है उसका इंपैक्ट क्या होता है ओशियन पे, वो समझना है। एनसो के बारे में बताया गया, आप वीडियो देख सकते हो, वो बना हुआ है। क्लियर हुआ? ये सब कुछ हो गया। अब जैसे हम बात करते हैं क्या है ये वेदर सिस्टम की, तो जनरल सर्कुलेशन ऑफ एटमॉस्फेयर में क्या है कि एटमॉस्फेयर के अंदर जो सर्कुलेशन हो रहा है वो क्यों हो रहा है, उसके इंपैक्ट क्या है वेदर सिस्टम पे। तो ये सारे इंपैक्ट्स हैं। तो इन सारी चीजों को एक एक करके समझेंगे कि सीजनल विंड्स क्या होती है, लोकल विंड्स क्या होती है, ठीक है, लैंड और सी ब्रीज क्या होती है, और ये कैसे वेदर को इन्फ्लुएंस करती है, माउंटेन्स एंड वैली विंड्स क्या होती है, एयर मासेस क्या होती हैं, फ्रंट्स जो बनते हैं, तो फ्रंट्स पे भी जैसे आप देखोगे तो क्या होता है, एक तरह से साइक्लोनिक कंडीशंस बन जाती है। वो फ्रंट्स क्या होते हैं, एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन्स क्या होते हैं, ट्रॉपिकल साइक्लोन्स क्या होते हैं। तो ये पिटारा है पूरा, थंडरस्टॉर्म्स और टॉर्नेडोज, ये लास्ट टॉपिक होगा हमारा, ठीक है। तो इन्हें 1 बाय 1 पढ़ेंगे, और ये आपके ब्रॉड टॉपिक्स हो गए चैप्टर के इस पार्ट के, और चैप्टर के इस पार्ट के ये टॉपिक्स हो गए। इन सबको प्यार मोहब्बत से क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे, सारी चीजों को कॉम्प्रिहेंसिवली पढ़ेंगे। आई होप आपको एक बेसिक इंट्रोडक्शन मिल गया चैप्टर का कि चैप्टर किस बारे में आखिर। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर वाले टॉपिक के साथ में। मैग्नेट ब्रेन्स पर इसी तरह से क्लास 4th से क्लास 12 तक सभी सब्जेक्ट, सभी चैप्टर्स, टॉपिक, सब कुछ कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट वीडियो लेक्चर्स के फॉर्मेट में अवेलेबल है। इन सारे वीडियो लेक्चर्स को आप यूट्यूब चैनल से, वेबसाइट से, जहां से देखना पसंद करो वहां से देख सकते हो। घर बैठे अपना सिलेबस कंप्लीट कर सकते हो। अपने जूनियर्स और सीनियर्स को जरूर बताइए मैग्नेट ब्रेन्स के बारे में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे कनेक्टेड, कीप लर्निंग। थैंक यू वेरी मच। हेलो एवरीबॉडी, दिस इज दिगराज सिंह राजपूत। वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं? इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बारे में। व्हाट इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर? सबसे पहला सवाल आपके मन में होगा। इस सवाल का जवाब देंगे उससे पहले आपको क्या करना होगा, उससे पहले कहानी को समझना होगा। एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन, ठीक है, हमारा चैप्टर क्या है, एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन। मैंने आपको इसके बारे में पिछले वीडियो में एक बेसिक इंट्रोडक्शन दिया था कि चैप्टर आखिर किस बारे में है, चैप्टर में क्या सारी चीजें हैं, वो हम आपको पिछले वीडियो में बता चुके थे। अब आपको पता है एटमॉस्फेयर है, ठीक है, एटमॉस्फेयर के अंदर हवाएं हैं। अब हवाएं क्यों चल रही है एक जगह से दूसरी जगह, तो आपको यह भी पता है कि हाई प्रेशर से लो प्रेशर हवाएं चलती है। अब एक कंक्लूजन क्या निकालना है इसमें? कंक्लूजन ये निकालना है कि एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर में कहीं पे हाई प्रेशर है, कहीं पे लो प्रेशर है, ठीक है। प्रेशर मतलब क्या हो गया? प्रेशर मतलब यहां पे एटमॉस्फेयर के अंदर प्रेशर है एयर मासेस का, और वही चीज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। स्टार्टिंग यहीं से कर रहे हैं कि एटमॉस्फेयर में अगर सर्कुलेशन हो रहा है तो सर्कुलेशन इसलिए हो रहा है क्योंकि अलग अलग जगह पे अलग अलग प्रेशर कंडीशंस है। मतलब एटमॉस्फेयर में प्रेशर रहता है, ठीक है, हवा भी प्रेशर बनाती है। यह समझ में आया इतना? अब एटमॉस्फेयर में प्रेशर कैसे रहता है, क्या रहता है, वो सारी चीजें आप समझो जरा। तो व्हाट इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर? कंसेप्ट समझ में आ गया ना? व्हाट इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर? तो द वेट ऑफ अ कॉलम ऑफ अ एयर कंटेन्ड इन अ यूनिट एरिया from the mean sea level to the top of the atmosphere is called the atmospheric pressure। ठीक, मतलब ये सरफेस है, सरफेस के किसी एक यूनिट एरिया पे, ठीक है, एक यूनिट एरिया पे जो क्या रहेगा, जो वेट ऑफ द कॉलम ऑफ एयर रहेगा,
ठीक है, ऐसा समझो जैसे सरफेस है, सरफेस के ऊपर आपने मान लो कि 1 मीटर स्क्वायर का एक एरिया ले लिया, उस मीटर स्क्वायर के एरिया के ऊपर, उस यूनिट एरिया के ऊपर क्या हो रहा है, एक पूरा का पूरा जो कॉलम होगा सीधा वहां से एटमॉस्फेयर तक का, तो उस कॉलम में जितनी एयर होगी, उस एयर का जितना वजन होगा, एयर मास होगा, वो वहां पे उतना एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्रिएट कर रहा होगा। जैसे अब हम आपके ऊपर एक 10 किलो का बैग रखते हैं और आपके ऊपर फिर वो 10 किलो का बैग रखेंगे तो कितना होगा प्रेशर, 10 किलो का हो गया, मान लो एग्जांपल दे रहा हूं मैं आपको। फिर अब आपके ऊपर 20 किलो का एक बैग रखेंगे तो प्रेशर कितना आ गया, आपके ऊपर 20 केजी का प्रेशर ऊपर से पड़ रहा है। वैसे ही एक यूनिट एरिया पे जितना भी एयर मासेस का वेट पड़ रहा होगा, ठीक है, एक कॉलम ऑफ एयर मासेस का, ठीक है, सरफेस से लगा के पूरा ऊपर ट्रोपोस्फेयर तक, वो क्या रहेगा, वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहलाता है। तो सिंपल सी कह सकते हैं इसको कि फिजिक्स की डेफिनेशन है, इसको ऐसे समझ लो क्या, द वेट ऑफ अ कॉलम ऑफ एयर कंटेन्ड इन एन यूनिट एरिया, ठीक है, इन यूनिट एरिया फ्रॉम द मीन सी लेवल टू द टॉप ऑफ एटमॉस्फेयर। मीन सी लेवल से एटमॉस्फेयर के एकदम टॉप तक चले जाओ, वहां तक जितना भी एटमॉस्फेयर का प्रेशर, एयर का प्रेशर आ रहा है, वेट आ रहा है, वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर बनाता है। समझ में आया? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब एटमॉस्फेरिक प्रेशर को देखो, बेसिक वीडियोस हैं, समझते चलना है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज एक्सप्रेस्ड इन द यूनिट्स ऑफ मिलीबार। जैसे आप वेट को किसमें करते हो, किलोग्राम में, ठीक है, तो वैसे ही एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मिलीबार में क्या किया जाता है, मेजर किया जाता है, एक्सप्रेस किया जाता है। फिर अगली चीज क्या है, एट द सी लेवल द एवरेज एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज 1013.2 मिलीबार, और सबसे ज्यादा एटमॉस्फेरिक प्रेशर सरफेस पे ही रहता है। ये कहानी भी समझ लो। टेम्परेचर वगैरह सब कुछ पढ़ा था आपने सोलर रेडिएशन पिछले चैप्टर में, ठीक है, तो वहां पे आपने क्या सीखा था कि हाँ, एज वी गो अप, ठीक है, इन ट्रोपोस्फेयर द टेम्परेचर डिक्रीजेस। क्यों? क्योंकि आप देखोगे नीचे जो टेरेस्ट्रियल रेडिएशन भी गर्म करती है एयर मासेस को, फिर उसके बाद क्या होता है, नीचे डेंस पार्टिकल्स रहते हैं, ऊपर से जो सोलर इंसुलेशन आ रही, तो अर्थ क्या करता है, यही एब्जॉर्ब करके गर्म हो जाता है। तरह तरह की कहानी थी, ठीक है। तो आपने वहां क्या सीखा था कि टेम्परेचर की कहानी क्या है कि एज वी गो अप विद द इंक्रीजिंग एल्टीट्यूड टेम्परेचर डिक्रीजेस। अब वही केस आपको सीधा ध्यान रखना है कहां पे, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के केस में भी, ठीक है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो रहता है उसको मिलीबार में एक्सप्रेस किया जाता है, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है मैक्सिमम कहां रहता है, एट द मीन सी लेवल। ये मीन सी लेवल क्या होता है, मीन सी लेवल मतलब क्या होता है, जैसे आप देखोगे ना, ये सी लेवल है, ठीक है, ये सी लेवल है। सी लेवल मतलब क्या है कि पानी ये जैसे जमीन है, यहां आप खड़े हो, ठीक है, तो ये सरफेस एरिया हो गया, और ये क्या होगा, ये ओशियन जो होते हैं ना, पानी जो रहता है समुद्र का, तो समुद्र का क्या है, सी लेवल है। अब सी लेवल में मीन लगा दिया, क्यों? क्योंकि समुद्र का स्तर भी कहीं ज्यादा कहीं कम रहता है। वो आप आगे जब वाटर वाला यूनिट पढ़ोगे ना, तब समझ में आएगा आपको अच्छे से, ठीक है। तो समुद्र का जो लेवल रहता है वो भी क्या रहता है, कहीं ज्यादा कहीं कम, तो उसमें मीन निकाल लेते हैं, ठीक है। एक तरह से क्या हो जाता है, वो एवरेज। तो एवरेज सी लेवल पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो रहता है सबसे ज्यादा रहता है, कितना रहता है, 1013.2 मिलीबार्स में से मेजर किया जाता है, ठीक है। अब सवाल यह आता है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो रहता है मीन सी लेवल पे ज्यादा क्यों रहता है, ठीक है, मीन सी लेवल पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज्यादा क्यों रहता है? तो ड्यू टू ग्रेविटी एंड एयर एट द सरफेस इज डेंसर एंड हेंस हैज हायर प्रेशर। ये पॉइंट बहुत अच्छे से समझ लेना। क्या? ग्रेविटी जो रहती है ना, ग्रेविटी कहां पे सबसे मैक्सिमम अपना प्रेशर लगा रही होगी, एकदम ग्राउंड के पास में, ठीक है। तो मीन सी लेवल के थ्रू क्या है, जमीन को भी उन्होंने मीन सी लेवल पे ले आए हैं, ठीक। तो जो ग्रेविटी है वो मैक्सिमम अपना काम कर रही होगी सरफेस एरिया के पास में, मीन सी लेवल पे। इस कारण से अब जब ग्रेविटी मैक्सिमम वहां पे काम कर रही होगी, तो यहां एयर मासेस जो होंगे मैक्सिमम कंसंट्रेटेड रहेंगे, ठीक है। ग्रेविटी किसी की सगी नहीं होती, पहले भी बताया, तो एयर मासेस को खींचेगी ना अपनी तरफ, ठीक है। तो डेंस एयर मासेस कहां रहेगी, सरफेस एरिया के पास में, मीन सी लेवल पे रहेगी। तो ड्यू टू द ग्रेविटी द एयर एट द सरफेस इज डेंसर एंड हेंस हैज हायर प्रेशर, ठीक है। यहां पे क्या रहता है, यहां पे एयर डेंस रहती है, और आप ऊपर जाते जाओगे तो ऊपर क्या है, ग्रेविटी का उतना मजबूत फोर्स नहीं रहेगा, ठीक है। तो सारे एयर मासेस जो है ऊपर कम रहेंगे, क्यों? क्योंकि एयर मासेस को ग्रेविटी ने सबको क्या करके रखा है, नीचे ज्यादा खींच के रखा है। तो मीन सी लेवल पे डेंस एयर मासेस रहेगी, ऊपर जाते जाओगे तो क्या होते जाएगी, एयर थिन होती जाएगी। माउंटेनियर्स को कहते, सुना होगा आपने ये, क्या कि माउंटेन्स के ऊपर जो बहुत ज्यादा एलिवेशन, हिमालयस पे चले गए तो वहां पे एयर इज थिन। एयर इज थिन से उनका मतलब क्या है कि एयर प्रेशर जो है वहां पे कम है। क्यों? क्योंकि वहां पे एयर मासेस है ही नहीं। अब एयर मासेस नहीं है तो प्रेशर कहां से क्रिएट करेंगे वो? एयर मासेस कहां ज्यादा रहती है, मीन सी लेवल जो रहता है ना, वहां पे एयर मासेस ज्यादा रहती है। इस कारण से यहां पे कहा जाता है डेंस, और यहां पे कहा जाता है थिन एयर। थिन एयर मतलब एयर प्रेशर कम है वहां पे। क्लियर? फिर अब क्या अगली चीज, एयर प्रेशर इज मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ मर्क्यूरी बैरोमीटर और एनेरॉइड बैरोमीटर, ठीक है। दो तरह के बैरोमीटर होते हैं, दोनों समझा देता हूं। अब आपको मैं थोड़ी सी कुछ एक्स्ट्रा चीजें बता रहा हूं, वो ध्यान रखना। क्या हो रहा है कि एयर प्रेशर है ना, बहुत इंपॉर्टेंट होता है।
एयर प्रेशर आपके ऊपर सरफेस के ऊपर कंटिन्यूसली काम कर रहा होता है, कंटिन्यूसली काम कर रहा होता है। अभी हम खड़े हैं यहां, एयर प्रेशर काम कर रहा होगा। स्पेस में एयर प्रेशर काम नहीं करता, तो वहां पे देखो चीजें अलग रहती है। वहां पे आपको स्पेशल क्या कह सकते हैं, स्पेस सूट पहन के जाना पड़ेगा, जो आपके अंदर बॉडी के प्रेशर को और बाहर के प्रेशर को क्या मेंटेन करके रखे। अब आप बोलोगे कि एयर प्रेशर कंटिन्यूसली काम कर रहा है तो हमें फील क्यों नहीं हो रहा है? तो जो एयर बाहर से प्रेशर एक्सर्ट कर रही है ना, उतना ही आपका ब्लड भी क्या कर रहा है, प्रेशर बॉडी के अंदर से एक्सर्ट कर रहा है। तो एक इक्विलिब्रियम बना हुआ है, और ये इक्विलिब्रियम जब डिस्टर्ब होगा तो कभी नाक में से खून आ जाना, ये सारी चीजें जैसे माउंटेनियर्स को आते हैं। वो क्यों आते हैं माउंटेनियर्स को? ब्लडिंग क्यों होने स्टार्ट हो जाती पता है क्यों? क्योंकि एयर प्रेशर बाहर से जो एक्सर्ट किया जा रहा है और बॉडी जो एक्सर्ट कर रही है, अब ऊपर एयर प्रेशर कम हो जाता है माउंटेन्स पे, तो इस कारण से बॉडी जो एक्सर्ट कर रही होती है ना प्रेशर, वो ज्यादा हो जाता है। ठीक है, बॉडी जो एक्सर्ट कर रही होती है प्रेशर वो ज्यादा हो जाता है, और ऊपर जो है एटमॉस्फेयर में प्रेशर कम हो जाता है, एयर प्रेशर, इस कारण से अंदर से ब्लड निकलने लगता है। ठीक, तो उस तरह से देखो प्रकृति ने कितना अच्छी तरीके से सारी चीजों को बना के रखा है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है और आपकी बॉडी का जो प्रेशर है उसमें एक इक्विलिब्रियम बना हुआ है, ताकि दोनों तरफ से प्रेशर लग रहे हो तो इफेक्ट जीरो निकल के आ रहा है। ठीक है, और आप बोलोगे एयर प्रेशर दिखता तो है नहीं सर, तो देखो एक एक्टिविटी बहुत अच्छी है, ऐसे करना। आप भी स्ट्रॉ लगी है ना, तो आपको क्या देखने को मिल रहा है कि बलून के अंदर जो एयर थी, वो बलून के अंदर की एयर क्या कर रही है, प्रेशर एक्सर्ट कर रही है इस बॉटल के ऊपर। बॉटल के अंदर पानी है, तो वो पानी इसीलिए बाहर निकल रहा है। क्यों? क्योंकि ऊपर से एयर भी क्या करती है, प्रेशर एक्सर्ट करती है। बस ये हमें इसलिए फील नहीं होता, क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर से जो प्रेशर एक्सर्ट हो रहा है, ठीक है, वो मेंटेन करके रखा है, एक इक्विलिब्रियम बना के रखा हुआ है। वैसे ही अर्थ के ऊपर भी क्या है, कंटिन्यूसली एयर मासेस जो है वो प्रेशर एक्सर्ट कर रही होती है। बैरोमीटर की मदद से क्या किया जाता है, एयर प्रेशर को मेजर किया जाता है। तो जैसे एक मर्क्यूरी बैरोमीटर होता है, ठीक है, इसमें क्या होता है, मर्क्यूरी बैरोमीटर में जो ये मर्क्यूरी रहता है ना ट्यूब में, ये ऊपर उठता है, और मर्क्यूरी हमें मतलब इससे पता लगता है कि हाँ मर्क्यूरी जितना हाइट पे जा रहा है, जैसे वो होता है ना, क्या करते हैं, ब्लड प्रेशर चेक करते हैं, उसी टाइप से मर्क्यूरी बैरोमीटर रहता है ये। और एक बैरोमीटर जो एनोरॉइड आता है, इसमें मेटल लगा रहता है, तो मेटल प्रेशर को नाप के बताता है। और ठीक है, ये कंपास की तरह हो जाता है, और ये आपके वो जो क्या बोलते हैं, ब्लड प्रेशर को नापने वाली मशीन जो आती है वो हो गया। ठीक, फिर अगली चीज क्या है, फिर अगली चीज देखें, एक और इंपॉर्टेंट पार्ट जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर वाले टॉपिक में आपको दी गई है, द प्रेशर डिक्रीजेस विथ हाइट। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, द प्रेशर डिक्रीजेस विथ हाइट। क्या हो रहा है, मैंने आपको जब समझाया कि मीन सी लेवल पे प्रेशर सबसे ज्यादा रहेगा, यहां पे एयर डेंस है, ठीक है, अब ऊपर एयर क्या हो जाती, थिन हो जाती, इसलिए प्रेशर क्या होते चले जाएगा, प्रेशर डिक्रीज होते चले जाएगा। ऐसा जिसमें एक्सप्लेन करने वाली चीज नहीं, क्योंकि मैंने पहले ही एक्सप्लेन कर दिया है। तो एयर प्रेशर जो है वो मैक्सिमम कहां होता है, मीन सी लेवल पे, और जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे एयर प्रेशर क्या होता चले जाएगा, कम होता चले जाएगा। ठीक है, तो एयर प्रेशर डिक्रीजेस विथ हाइट। एट एनी एलिवेशन इट वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस एंड इट्स variation is the primary cause of air motion. Example, wind which moves from high pressure area to low pressure area. अब क्या होता है, किसी भी एलिवेशन पे चले जाओ, किसी भी जगह पे चले जाओ, हर जगह पे क्या होता है, एयर प्रेशर जो होता है वेरिएशन, सब ऐसे बहुत भयंकर वेरिएशन नहीं आता कि 0 हो गया और कहीं पे 100 हो गया। एयर प्रेशर जो होता है वेरी करता है, और जब एयर प्रेशर वेरी करता तो कहीं हाई प्रेशर होगा, कहीं लो प्रेशर। मतलब मान लो कहीं पे अगर प्रेशर 1000 मिलीबार है, ठीक है, और कहीं पे 990 है, तो 990 वाला क्या रहेगा, रिलेटिवली लो प्रेशर रहेगा, और 1000 वाला हाई प्रेशर रहेगा। तो विंड कहां से कहां चलेगी, हाई प्रेशर से लो प्रेशर चलेगी। ठीक है, तो ये प्रेशर डिफरेंस जो रहता है एटमॉस्फेयर के अंदर, वही किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल रहता है, मूवमेंट ऑफ दी विंड के लिए। विंड मूव्स फ्रॉम हाई प्रेशर टू दी लो प्रेशर एरिया। आई होप आपको एक बेसिक आइडिया मिला एयर प्रेशर क्या है। अब एयर प्रेशर समझ में आया, अगला टॉपिक क्या है, एयर प्रेशर का वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन होता है। ठीक है, वर्टिकल वेरिएशन देखने को मिलेगी आपको। मैंने बताया ना, एयर प्रेशर इज मैक्सिमम एट द मीन सी लेवल एज वी गो अप। ठीक है, लाइक इन द केस ऑफ टेम्परेचर, ठीक है, टेम्परेचर जैसे जैसे रिड्यूस होता है वैसे ही एयर प्रेशर भी रिड्यूस होता है। तो वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन जो है उसे हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ने वाले, जो आपका नेक्स्ट टॉपिक है। आशा करते हैं चीजें यहां तक समझ में आई। किसी प्रकार का डाउट है, फील फ्री टू आस्क इन कमेंट सेक्शन। मैग्नेट ब्रेन्स पर क्लास 4th से क्लास 12th तक इसी तरह से सभी सब्जेक्ट्स, चैप्टर्स, टॉपिक, सब टॉपिक, सब कुछ सिस्टमैटिक वे में वीडियो लेक्चर्स के फॉर्मेट में अवेलेबल हैं, जिन्हें आप बहुत आसानी से देख सकते हैं, घर बैठे अपना सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं। अपने जूनियर्स और सीनियर्स को जरूर बताइए मैग्नेट ब्रेन्स के बारे में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे कनेक्टेड, कीप लर्निंग। थैंक यू वेरी मच। हेलो एवरीबॉडी, दिस इज दिगराज सिंह राजपूत। वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे वर्टिकल वेरिएशन ऑफ प्रेशर। वर्टिकल वेरिएशन ऑफ प्रेशर, देखिए हमने आपको पिछले वीडियो में बताया कि एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर के अंदर क्या है, एयर मासेस है, और वो एयर मासेस क्या करती, कंटिन्यूसली प्रेशर एक्सर्ट करती है।
किसके ऊपर प्रेशर एक्सर्ट करती है? तो वो जो सारी एयर मासेस हैं वो प्रेशर एक्सर्ट करती है सरफेस के ऊपर, ठीक है, सरफेस के ऊपर एक्सर्ट करती है प्रेशर। अब प्रेशर को हम कैसे मेजर करते हैं? तो एयर प्रेशर जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर वो हम मिलीबार में मेजर करते हैं। अब एक चीज क्या है कि आप यहां खड़े हो सरफेस के ऊपर, ठीक है, मीन सी लेवल जो है वहां अलग एयर प्रेशर होने वाला है। हिमालयास पे खड़ा कर दिया अगर आपको, काश कर पाए, ठीक है, तो आप क्या है वहां पे जो एयर प्रेशर आपके ऊपर होगा वो अलग होगा। दोनों जगह एयर प्रेशर अलग अलग है, और ये एयर प्रेशर अलग अलग, इसका मतलब क्या है कि विथ द इंक्रीजिंग एल्टीट्यूड, ठीक है, वर्टिकली जैसे जैसे ऊपर जाओगे एयर प्रेशर में डिफरेंस आता है, हॉरिजॉन्टली भी आता है। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है एयर प्रेशर का, किस तरह से हॉरिजॉन्टली एयर प्रेशर डिस्ट्रीब्यूटेड है। वो तो होता है ये हाई प्रेशर लो प्रेशर सारी चीजें। उसके अलावा वर्टिकली जैसे अगर आप देखोगे ना तो वर्टिकली भी देयर आर वेरिएशंस इन एयर प्रेशर। जैसे जैसे आप सरफेस से ऊपर जाते जाओगे अमाउंट ऑफ एयर प्रेशर जो रहेगा वो चेंज होता चला जाएगा, डिक्रीज होता चला जाएगा, ये कहानी रहेगी, ठीक है, डिक्रीज होता है। तो यहां पे वही बताया गया है, इन द लोअर एटमॉस्फेयर द प्रेशर डिक्रीजेस रैपिडली विथ हाइट, ठीक है। तो जैसे जैसे आप क्या करोगे ऊपर जाओगे तो वैसे वैसे एयर प्रेशर डिक्रीज होता चला जाएगा, ठीक, वर्टिकल वेरिएशन आएगा, और वर्टिकल वेरिएशन टेम्परेचर वाली कहानी ही है सेम यहाँ पे। एज वी गो अप द अमाउंट ऑफ टेम्परेचर डिक्रीजेस, ठीक है, तो वैसे ही एज वी गो अप द अमाउंट ऑफ एयर प्रेशर ऑल्सो डिक्रीजेस। क्यों? ये हम आपको पिछले वीडियो में बता चुके हैं, एक बार फिर दोहरा देंगे, रुको। द डिक्रीज अमाउंट्स टू अबाउट 1 MB, ठीक है, ये मैग्नेट बेंस नहीं है, मिलीबार है, ठीक है, 1 MB फॉर ईच 10 मीटर इंक्रीज इन एलिवेशन। अब ये जो 1, ठीक है, मिलीबार है विथ ईच 10 मीटर, ये यूनिफॉर्म नहीं है। एक चीज बता देता हूं आपको, ये यहां पे वही लिखा है कि सेम रेट के साथ में नहीं है। कैसे? पूरी कहानी समझ लो जरा एक बार। क्या हो रहा है, आपको मैंने ये बताया था कि ये सब हटाओ जरा फटाफट, हिमालयास को भी हटा दिया हमने, ठीक है। अब हमने आपको क्या बताया था कि एक ग्रेविटी है जो किसी की सगी नहीं होती है। तो एयर प्रेशर जो मैंने आपको बताया था कि सरफेस पे मैक्सिमम रहता है, ठीक है, मतलब सी लेवल पे जो रहेगा एयर प्रेशर मैक्सिमम रहता है, सी लेवल पे मैक्सिमम है, और जैसे ऊपर जाओगे तो एयर प्रेशर क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ग्रेविटी कंटिन्यूसली काम कर रही होती है, और सरफेस के पास जो रहते हैं तो ग्रेविटी ज्यादा एयर मासेस को क्या करके रखती है? अपने पास खींच के रखती है। तो सरफेस के पास ज्यादा एयर मासेस है, एयर डेंस होगी, डेंस एयर होगी, इसीलिए यहां पे क्या होगा? यहां पे एयर प्रेशर ज्यादा होगा। ऊपर क्या होगा? ग्रेविटी उतने एयर मासेस को खींच नहीं पाएगी, तो जो बचे कुचे हैं वो ऊपर होंगे, लेकिन वो कम होंगे, ठीक है, वो वहां पे एयर थिन होगी, वहां पे एयर प्रेशर कम होगा, ठीक है। अब ये क्या होता है, ये जो डिक्रीज होता है ना, तो इसको एक रेट दिया गया है कि 1 मिलीबार जो है, ठीक है, 1 मिलीबार एयर प्रेशर कम होता है विथ ईच 10 मीटर। 10 मीटर जाओगे तो 1 मिलीबार कम होगा। वो ग्रेविटी के हिसाब से फिजिक्स का कैलकुलेशन है। लेकिन यहां पे एक चीज ये भी जानने वाली क्या कि इट डज नॉट ऑलवेज डिक्रीज एट दी सेम रेट। ये सेम रेट के साथ में हमेशा डिक्रीज नहीं होता है। ये सेम रेट के साथ में हमेशा डिक्रीज क्यों नहीं होता है वो भी समझ लो, ठीक है। क्योंकि क्या होता है ना, जैसे एयर प्रेशर डिपेंड करता है पूरा किस पे? एयर मासेस पे। तो अब आप देखोगे कि 0 से 1000 मीटर, ठीक है, 0 से 1000 मीटर के अंदर जितने एयर मासेस हैं उतने एयर मासेस से क्या डिफाइन होगा? उतने एयर मासेस से डिफाइन होगा कि यहां क्या एयर प्रेशर रहने वाला है। आया समझ में? अब वही 1000 से 2000 के अंदर जितने एयर मासेस होंगे तो उन एयर मासेस पर डिपेंड करेगा कि यहां कितना एयर प्रेशर होने वाला है। और मैक्सिमम एयर मासेस जो है वो कहां रहेगी? सरफेस के पास रहेगी। जैसे जैसे ऊपर जाते जाओगे तो एयर मासेस और कम होते चली जाएगी, और वो कोई रेट नहीं है, ठीक है। अब एयर मासेस जब और कम होते चले जाएगी तो उससे क्या होता चला जाएगा कि जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वर्टिकली वो क्या होते चले जाएगा? वेरी होते चले जाएगा, ठीक है। तो इट डज नॉट ऑलवेज डिक्रीज एट द सेम रेट। सेम रेट पे डिक्रीज नहीं होता है। ये कहानी यहां पे मैंने आपको बताई समझाई, ठीक है। ये पॉइंट ध्यान रखना। अभी जो टेबल है तो टेबल बहुत कुछ एक्सप्लेन कर रहा है। टेबल ये बता रहा है कि जो प्रेशर रहता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर और टेम्परेचर जो रहता है सेल्सियस में, ये किस तरह से इसमें वेरिएशन आता है। तो सी लेवल पे प्रेशर इतना होता है, टेम्परेचर इतना होता है, ठीक है, मीन सी लेवल पे जैसे अगर आप देखोगे, ठीक है। अब अगर 1 किलोमीटर ऊपर जाओगे तो टेम्परेचर में हमने देख लिया था लैप्स रेट जो है। ध्यान है, कुछ लैप्स रेट बताना मुझे, क्या है लैप्स रेट, वो फिगर बताना। 1000 मीटर के साथ में कितने डिग्री सेल्सियस कम आता है, ठीक है। उसको 100 मीटर पे भी कर सकते हो, उसको क्या कह सकते हैं सेल्सियस में भी बता सकते हो, क्लियर। तो अब वही चीज यहां पे देखने को मिल रही है कि हम 1 किलोमीटर पे जाएंगे तो टेम्परेचर हमें पता है कि एक इस स्पीड से गिरते चले जाएगा ट्रोपोस्फेयर में, ठीक है, कि विद द इंक्रीजिंग एल्टीट्यूड आप 100 मीटर ऊपर 1000 मीटर ऊपर गए कितने डिग्री सेल्सियस नीचे आने वाला है। लेकिन जब वह बात हम करते हैं एयर प्रेशर के इसमें, तो एयर प्रेशर में यूनिफॉर्मिटी नहीं है, लेकिन यह तय है कि एयर प्रेशर जो है क्या होता चले जाएगा? डिक्रीज होते चले जाएगा। क्यों? क्योंकि एयर मासेस हर अलग अलग एलिवेशन पे अलग अलग एल्टीट्यूड पे अलग अलग अमाउंट में एयर मासेस प्रेजेंट रहेगी, ठीक है। फिर वहां पे लोकल फिनोमिनास भी रहते हैं, तो वो इन्फ्लुएंस करते हैं वहां कितना एयर प्रेशर होने वाला है। तो ये आपको एक टेबल दर्शाता है कि किस तरह से प्रेशर जो है वो और टेम्परेचर जो है इंक्रीजिंग एल्टीट्यूड के साथ में क्या होता है? डिक्रीज होता है।
अब आपको एक चीज पता है क्या कि एयर मासेस जो है ना, लो प्रेशर के केस में क्या होता है, जैसे एयर मासेस ऊपर से नीचे उठती है, ठीक है, तो वर्टिकल वेरिएशन आता है। हमने ये भी देख लिया था कि एयर मासेस क्या रहेगी, डेंस एयर यहां रहेगी, ऊपर क्या रहेगी, एयर मासेस कम रहेगी। लेकिन एक डाउट ये आता है कि सर ठीक है, व्हाई डोंट वी एक्सपीरियंस स्ट्रॉन्ग अपवर्ड विंड्स, ठीक है, नीचे से भी तो आप वर्टिकल वेरिएशन जब आप कह रहे हैं तो नीचे से भी विंड्स ऊपर जाती होंगी, हम उन्हें एक्सपीरियंस क्यों नहीं करते हैं? ठीक, हम उन्हें एक्सपीरियंस क्यों नहीं करते? एयर प्रेशर तो ऐसा लग रहा है, लेकिन कहीं कहीं पे क्या होता है, जैसे कन्वेक्शनल करंट्स भी उठ रहे हैं, तो हम उन्हें एक्सपीरियंस क्यों नहीं कर रहे? हम इस तरह से उड़ क्यों नहीं जाते नीचे से विंड्स जो आ रही है? तो उसके पीछे कारण क्या है? उसके पीछे कारण देखो, सीधा सिंपल सा है, द वर्टिकल प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स इज मच लार्जर देन दैट ऑफ हॉरिजॉन्टल प्रेशर ग्रेडियंट। ठीक है, अब प्रेशर ग्रेडियंट समझना क्या होता है कि ये प्रेशर है, ठीक है, अब इस प्रेशर के अपोजिट काम करता है प्रेशर ग्रेडियंट, और उसी चीज की बात की गई है यहां पे कि जब एक वर्टिकल प्रेशर ग्रेडियंट होता है, ठीक है, वर्टिकल प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स मतलब क्या है, जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो लग रहा है उसका अपोजिट फोर्स जो रहता है, ठीक है, ये अपोजिट फोर्स जब है तो अपोजिट फोर्स के चलते ऐसे क्या होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग वर्टिकल विंड्स होना चाहिए, क्योंकि ये भी प्रूवन है क्या कि ये जो वर्टिकल प्रेशर ग्रेडियंट होता है ना, प्रेशर जो लग रहा है सरफेस के ऊपर, उसके अगेंस्ट में वर्टिकल प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स जो लग रहा है वो ज्यादा होता है कंपेयर टू दी हॉरिजॉन्टल प्रेशर ग्रेडियंट। हॉरिजॉन्टल प्रेशर ग्रेडियंट मतलब ऐसे जो हाई प्रेशर लो प्रेशर वाला रहता है, ठीक है, हॉरिजॉन्टल प्रेशर ग्रेडियंट से ज्यादा होता है वर्टिकल प्रेशर ग्रेडियंट, ठीक, अगर उसको नंबर्स में कैलकुलेट किया जाए तो। लेकिन हम उसे फील ही नहीं कर पाते, हम तो खड़े, हमें तो एक सेकंड के लिए भी ऐसे लगता है कि कभी हवा हमें जो है ऊपर उठा रही होगी। इनफैक्ट हाँ, ऐसी जो हॉरिजॉन्टल विंड्स चल रही है वो हमें फील हो जाती है, वर्टिकल तो कभी फील ही नहीं होती है। क्यों नहीं होती पता है? उसके पीछे कारण है, बट इट इज जनरली बैलेंस्ड बाय नियरली इक्वल एंड अपोजिट ग्रेविटेशनल फोर्स। तो वर्टिकल प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स जो रहता है ना, ये आपको वर्टिकल प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स जो लगने को देखने को मिल रहा है, तो ये वर्टिकल प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स के अपोजिट में कौन काम कर रहा होता है? ग्रेविटी काम कर रही होती है, ठीक है। तो वही मैंने आपको बताया ना कि जैसे हमारी बॉडी के अंदर का प्रेशर और एटमॉस्फेयर का प्रेशर इक्विलिब्रियम बनाए हुए हैं, तो ऐसे वर्टिकल प्रेशर ग्रेडियंट और ग्रेविटी भी इक्विलिब्रियम बनाए हुए हैं। इसके चलते हमें वर्टिकल विंड्स जो है कभी फील नहीं होती, हेंस वी डू नॉट एक्सपीरियंस स्ट्रॉन्ग अपवर्ड विंड्स। अगर अब ग्रेविटी ना हो तो सोचो कितने नुकसान हो, ठीक है, उड़ी जाए हम तो ऊपर ही। क्लियर हुआ? तो इस तरह से ये सारी चीजें हमने आपको बताई समझाई। वर्टिकल प्रेशर ग्रेडियंट जो है उसमें कैसा क्या काम होता है उसका, वर्टिकल वेरिएशन जो होता है एयर एटमॉस्फेरिक प्रेशर में, वो सारी चीजें समझ में आई। फाइन, तो ये सारा सब कुछ हमने डिस्कस किया। नेक्स्ट वीडियो में हम हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ेंगे कि हॉरिजॉन्टली किस तरह से प्रेशर जो है वो डिस्ट्रीब्यूटेड है। आई होप यहां तक आपको चीजें समझ में आई है, किसी प्रकार का डाउट नहीं है। मैग्नेट ब्रेन्स पर क्लास 4th से क्लास 12th तक इसी तरह से सभी सब्जेक्ट्स, चैप्टर्स, टॉपिक, सब टॉपिक, सब कुछ सिस्टमैटिक वे में वीडियो लेक्चर्स के फॉर्मेट में अवेलेबल हैं, जिन्हें आप बहुत आसानी से देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, घर बैठे अपना सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं। अपने जूनियर्स और सीनियर्स को जरूर बताइए मैग्नेट ब्रेन्स के बारे में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे कनेक्टेड, कीप लर्निंग। थैंक यू वेरी मच। हेलो एवरीबॉडी, दिस इज दिगराज सिंह राजपूत, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं? इस वीडियो में हम पढ़ेंगे हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रेशर। ट्राई टू अंडरस्टैंड द हेडिंग हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रेशर। हमने पिछले वीडियो में क्या पढ़ा था कि वर्टिकली जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे ना, वैसे वैसे वेरिएशन आएगा प्रेशर में, ठीक है। आप सरफेस पे खड़े हो और आप यहाँ माउंटेन पे खड़े हो, तो आप जब जमीन से 9 किलोमीटर ऊपर चले जाओगे तो वहां जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा और यहाँ जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा उसमें डिफरेंस होगा। वेल एंड गुड, ठीक है, यहां तक तो चीजें समझ में आ गई। अब आगे कहानी क्या है? आगे कहानी ये कि हॉरिजॉन्टली भी प्रेशर में वेरिएशंस होते हैं, हॉरिजॉन्टली भी प्रेशर कंडीशंस अलग अलग होती है, कहीं पे हाई प्रेशर होता है, कहीं पे लो प्रेशर होता है, और उस कहानी को हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं, समझने वाले हैं, ठीक है। तो देखो, ये जो चैप्टर है ना आपका एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन, तो एट टाइम्स लोगों को इसलिए भी समझ में नहीं आता किधर से कौन सी हवा कहां निकल गई। तो आपको इतना जरूर एक बेसिक चीज समझना है सबसे पहले कि प्रेशर जो होगा वो इन्फ्लुएंस करेगा कि विंड किधर से किधर चलेगी, हाई प्रेशर से लो प्रेशर चलेगी, और वो जो विंड चलेगी ना, ठंडी चल रही है, गर्म चल रही है, वो बताएगी कि कहां पे कैसा मौसम होना है। हम देखते हैं अधिकतर क्या होता है, शाम में मौसम बिगड़ता है। क्यों? क्योंकि दिन में पूरा क्या रहता है, लो प्रेशर रहता है, रात होते होते वो हाई प्रेशर में कन्वर्ट होता है, और फिर उस तरह से क्या होता है, दिन में जो इवोपरेशन हुआ, दिन में जो एयर मासेस ऊपर उठी थी, वो गर्म एयर मासेस फिर इधर उधर भागने लगती है। तो कहीं ना कहीं वो जो प्रेशर सिस्टम है, जो कि किससे इन्फ्लुएंस होता है, जो कि एलिवेशन से होता है, ठीक है, जो कि सोलर इंसुलेशन से होता है, तो वो प्रेशर सिस्टम क्या करता है, विंड को इन्फ्लुएंस करता है, विंड क्लाइमेट को करती है, वेदर को करती है। तो सारी कहानी जो है एक साथ क्या है, जुड़ी हुई है, इंटरलिंक्ड है।
एक कंसेप्ट समझ नहीं आएगा, दूसरा नहीं आएगा, तो इसके लिए सब अच्छे से समझते चलना। अब हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रेशर, ये जो टॉपिक है ना, इस टॉपिक में क्या बताया गया है कि स्मॉल डिफरेंसेस इन प्रेशर आर हाईली सिग्निफिकेंट इन टर्म्स ऑफ द विंड डायरेक्शन एंड वेलोसिटी। ठीक है, जो अभी बताया मैंने आपको, क्या कि अगर स्मॉल डिफरेंसेस भी होते हैं, ठीक है, स्मॉल डिफरेंसेस भी होते हैं, तो स्मॉल डिफरेंसेस भी क्या करते हैं, जैसे आप देखोगे यहां पे कितना मिलीबार में प्रेशर है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1020, यहां पे कितना है 1018, देख लो, जैसे ये वाला जो कह सकते हैं बार दिखा रहा है आपको, ठीक है, ये वाला जो आपको मिलीबार दिख रहा है, यार जो एक्सिस दिख रही है, ये कितना बता रही है, ये बता रही है कि 1018 है मिलीबार में एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो ये स्मॉल है, ठीक है, लेकिन ये स्मॉल वेरिएशन भी जो है ना, स्मॉल वेरिएशन भी क्या करता है, एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है। क्यों? क्योंकि ये विंड डायरेक्शन और उनकी वेलोसिटी को इन्फ्लुएंस करता है। विंड डायरेक्शन और वेलोसिटी को कैसे, तो विंड हाई प्रेशर से लो प्रेशर चलेगी, और अगर डिफरेंस ज्यादा हो रहा है तो क्या होगा कि ज्यादा हाई प्रेशर है, ज्यादा लो प्रेशर है, तो ज्यादा तेज विंड चलेंगी। ठीक है, तो उस तरह से प्रेशर डिफरेंसेस क्या करते हैं, वर्टिकल जो डिस्ट्रीब्यूशन रहता है ना प्रेशर का, वो विंड को इन्फ्लुएंस करता है। तो हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रेशर इज स्टडीड बाय ड्राइंग आइसोबार एट कांस्टेंट लेवल्स। ठीक है, अब आपने ऐसे ही कुछ चित्र जो है, ठीक है, बचपन में हम यूं ही बना देते, जब एबीसीडी लिखना नहीं आता तो मम्मी पेंसिल पकड़ा देती, घुमा देते थे कुछ भी, लेकिन जब आप बड़े हो जाओगे, जियोग्राफर बन जाओगे, तो तब इसकी बहुत सिग्निफिकेंस रहेगी। ठीक है, मतलब ये इस तरह के जो बार्स आपको देखने को मिलते हैं ना, ठीक है, जैसे हम यहाँ पे आपने पिछले चैप्टर में थर्म्स देखे थे, आइसोथर्म्स जो होते थे। ठीक है, तो ये जो आपने एक्सिस सारे देखने को मिल रहे हैं, तो आइसोथर्म्स, थर्म लग गया मतलब वो टेम्परेचर को दिखा रहा है, आइसोबार्स लग गया, बार जो होता है तो वो यूनिट होता है प्रेशर को मेजर करने का। ठीक है, तो आइसोबार्स जो है वो क्या दर्शाते हैं, जिस तरह से आइसोथर्म, एक आइसोथर्म क्या दर्शाता है कि हाँ, सेम अमाउंट ऑफ सोलर इंसुलेशन या फिर सेम अमाउंट ऑफ टेम्परेचर इज at the places where from where the isotherm was passing। ठीक है, तो उसी तरह से सेम अमाउंट ऑफ एयर प्रेशर इज फ्रॉम द ऑन द प्लेसेस फ्रॉम वेयर द आइसोबार इज पासिंग। ठीक है, तो प्रेशर को आइसोबार से जोड़ा जाता है, घटाया जाता है, कैलकुलेट किया जाता है, मतलब वो मैप पे शो किया जाता है। अधिकतर क्या किया जाता है, जैसे हम मैप, वेदर मैप्स वगैरह देखते हैं, तो उस पे इस तरह से आइसोबार से प्रेशर बताया जाता है। ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रेशर इज स्टडीड बाय ड्राइंग आइसोबार एट कांस्टेंट लेवल। अब ये जो शब्द है ना कांस्टेंट लेवल, तो कांस्टेंट लेवल में ये बताया गया है कि जो एलिवेशन है ना उसको माइनस करना पड़ेगा। अभी आपको एक समस्या दूंगा और समस्या का समाधान भी दूंगा। तो आइसोबार आर लाइंस कनेक्टिंग प्लेसेस हैविंग इक्वल प्रेशर। ठीक है, तो आइसोबार्स क्या है, लाइंस कनेक्टिंग प्लेसेस हैविंग इक्वल प्रेशर। अब एक समस्या यह है कि सर आपने बताया था वर्टिकल वेरिएशन होता है, हम मान के चलते हैं कि ये सरफेस है एकदम, ठीक है, मीन सी लेवल है, मान लो, या फिर सी लेवल के बराबर का सरफेस है, 100 मीटर ये जमीन से, मतलब मीन सी लेवल से 100 मीटर ही ऊपर है, और ये जो एरिया है, ये एरिया क्या है, 9 किलोमीटर ऊपर है हिमालय से, मान लो। तो अब यहां पे एयर प्रेशर और यहां पे एयर प्रेशर अलग अलग रहेगा। ठीक, तो फिर ये आइसोबार दोनों एक जगह से कैसे, मतलब एक ही प्रेशर कैसे शो करेंगे? तो उस केस में क्या है, प्रॉब्लम यही आती है कि नॉट ऑल दी प्लेसेस ऑन अर्थ आर एट इक्वल एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूडनल वेरिएशन है हर प्लेस पे, और उस एल्टीट्यूडनल वेरिएशन के चलते हमने क्या देखा था कि वर्टिकल वेरिएशन आएगा एयर प्रेशर में। तो उस चीज को नलिफाई करने के लिए, ठीक है, जो वेरिएशन है ना, और हर जगह पे अलग अलग वेरिएशन, तो वेरिएशन को खत्म करने के लिए क्या होता है, सो इन ऑर्डर टू एलिमिनेट द इफेक्ट ऑफ एल्टीट्यूड ऑन प्रेशर, ठीक है, इन ऑर्डर टू एलिमिनेट द इफेक्ट ऑफ एल्टीट्यूड ऑन प्रेशर, मतलब इफेक्ट ऑफ एल्टीट्यूड क्या है कि कहीं ज्यादा है कहीं कम है। ठीक है, तो उस हिसाब से फिर तो आप जो आइसोबार ड्रॉ करोगे तो वो भी एक्यूरेट नहीं रहेंगे। तो आइसोबार्स को एक्यूरेटली जो ड्रॉ किया जाता है उसके लिए क्या किया जाता है कि एल्टीट्यूड का ये जो कह सकते हैं कि एल्टीट्यूड का जो इफेक्ट है, ठीक है, उसे एलिमिनेट करने के लिए इट इज मेजर्ड एट एनी स्टेशन आफ्टर बीइंग रिड्यूस्ड टू सी लेवल। तो अगर आप इस प्लेस का भी क्या करेंगे, एटमॉस्फेरिक प्रेशर देखेंगे ना, तो आप यहां का नहीं देखेंगे, उसको कहां लाएंगे, सी लेवल पे लाएंगे। मतलब फिर आप वो कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, ये कैलकुलेशन का काम रहता है कि हाँ इस पॉइंट पे इतना है तो इतने मीटर नीचे और आएंगे तो यहाँ पे कितना होना चाहिए एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और कैलकुलेट करके ये जो एल्टीट्यूड के कारण वेरिएशन आते हैं ना, उन वेरिएशन को खत्म करने के लिए, ठीक है, उस एल्टीट्यूड के डिफरेंस को एलिमिनेट करने के लिए प्रेशर जो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर वो सी लेवल पे मेजर किया जाता है। ठीक है, सी लेवल फॉर दी पर्पज ऑफ कंपैरिजन। इज दैट क्लियर? समझ में आई चीजें, बहुत इंपॉर्टेंट थी ये। ठीक है, लो प्रेशर सिस्टम इज एनक्लोज्ड बाय वन और मोर आइसोबार्स विद लोवेस्ट प्रेशर इन द सेंटर। अब जैसे अगर आप इस डायग्राम को देखोगे तो आपको क्या समझ में आएगा, जैसे ये लो प्रेशर का मान लो आइसोबार्स है, तो लो प्रेशर के एरिया क्या दर्शाते हैं कि हाँ ये लो प्रेशर है, ठीक है, ये लो प्रेशर है, और हाईएस्ट लो प्रेशर कहां रहेगा, ठीक है, या फिर मतलब कहेंगे कि सबसे कम लो प्रेशर कहां रहेगा, लोएस्ट लो प्रेशर कहां रहेगा, तो जो आइसोबार सेंटर में रहेगा। और सेम इज द केस फॉर हाई प्रेशर ऑल्सो। ठीक है, तो अलग अलग जो आइसोबार्स रहेंगे हाई प्रेशर को दर्शाएंगे, और जो कह सकते हैं हाई प्रेशर जो मैक्सिमम रहेगा वो कहां पे रहेगा,
जो आइसोबार सेंटर में एनक्लोज्ड है उसके अंदर क्या रहेगा, हाईएस्ट रहेगा। ठीक, तो इस तरह से ये जो सर्कल बना रहे हैं ना, सर्कल जैसे जैसे बाहर होते जाओगे तो अमाउंट क्या होता चले जाएगा, अमाउंट एक तरह से बढ़ता चले जाएगा। लो प्रेशर की बात करेंगे तो लो प्रेशर दूर होता, कम होता चले जाएगा, हाई प्रेशर बढ़ता चले जाएगा। ठीक है, वही चीज बताई गई यहाँ पे कि लो प्रेशर सिस्टम इज एनक्लोज्ड बाय वन और मोर आइसोबार विद द लोवेस्ट प्रेशर इन द सेंटर। ठीक है, तो ऐसे आइसोबार्स हैं अगर, तो लोवेस्ट प्रेशर कहां रहेगा, सेंटर में। सेम इज फॉर हाई प्रेशर की हाई प्रेशर सिस्टम इज आल्सो एनक्लोज्ड बाय वन और मोर आइसोबार विद द हाईएस्ट प्रेशर इन सेंटर। तो अगर हाई प्रेशर के क्या है, आइसोबार्स हैं, तो जो सेंटर में आइसोबार होगा वो हाईएस्ट प्रेशर को शो करेगा। ठीक है, क्लियर हुआ? तो दिस वाज ऑल अबाउट हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रेशर। नेक्स्ट वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है? जो प्रेशर बेल्ट है वर्ल्ड वाइड कैसा है सर? हमने वर्टिकल वेरिएशन होता है, हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन होता है, एयर प्रेशर क्या होता है, ये सब तो समझ लिया। वर्ल्ड वाइड ये प्रेशर सिस्टम कैसे काम करता है, वो सारी चीजें हम क्या करने वाले हैं, नेक्स्ट वीडियो में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे कि वर्ल्ड वाइड प्रेशर सिस्टम किस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड है, जिसे आपको जानना जरूरी है। ठीक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक उसे अच्छे से देखना। क्लियर? तो मैग्नेट ब्रेन्स पर इसी तरह से क्लास 4 से क्लास 12 तक सभी सब्जेक्ट्स, चैप्टर्स, टॉपिक, सब टॉपिक, सब कुछ सिस्टमैटिक वे में वीडियो लेक्चर्स के फॉर्मेट में अवेलेबल हैं, जिन्हें आप बहुत आसानी से देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, घर बैठे अपना सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं। अपने जूनियर्स और सीनियर्स को जरूर बताइए मैग्नेट ब्रेन्स के बारे में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे कनेक्टेड, कीप लर्निंग। थैंक यू वेरी मच। हेलो एवरीबॉडी, दिस इज दिगराज सिंह राजपूत। वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं? इस वीडियो में हम पढ़ेंगे वर्ल्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सी लेवल प्रेशर। एक डिस्क्लेमर पहले ही देते हैं हम आपको। ठीक है, अब देखो वर्ल्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सी लेवल प्रेशर जो है ना, 4 लाइन पढ़ेंगे हम। 4 लाइन पढ़ के हम क्या कर सकते हैं, बहुत आसानी से 2 मिनट में इस टॉपिक को कंप्लीट किया जा सकता है। लेकिन अब आपने वीडियो देखना चालू किया, देखा भी होगा कि वीडियो 8-10 मिनट का है, तो बड़ा वीडियो क्यों बना दिया सर इसमें? देखो बाबू, एक चीज क्या है कि ये 4 लाइन है, पढ़ो आगे बढ़ो, ये एक कंसेप्ट हो सकता है। और दूसरा क्या हो सकता है, दूसरा ये हो सकता है कि इसमें बहुत सारी चीजें छुपी हुई है। ठीक है, जैसे आपको पता है इक्वेटर पे लो प्रेशर होता है, सब ट्रॉपिक्स पे हाई होता है। क्यों होता है ये पता है? नहीं पता है। तो हम क्यों समझेंगे? ठीक है, क्यों समझना, वाई समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्यों? क्योंकि ये याद करना जरूरी है, लेकिन याद करने से भी बेहतर क्या है कि उसको एक बार समझ लो। ठीक है, तो वो छप जाएगा ना जब, तब फिर याद नहीं करना पड़ेगा। तो उसके पीछे का वाई समझेंगे, ये अच्छे से समझना। अब अच्छे से समझना क्यों जरूरी है वो भी समझाता हूं। अभी तक हमने क्या देखा? हमने देखा कि हाँ, एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, हर जगह पे अलग अलग प्रेशर होता है। वर्टिकल वेरिएशंस होते हैं, जमीन से ऊपर उठते जाओगे तो वेरिएशन आते चले जाएंगे प्रेशर कंडीशन में। हॉरिजॉन्टली प्रेशर कंडीशन अलग तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड रहती है, हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन होता है प्रेशर कंडीशन का। 2 पॉइंट इंपॉर्टेंट। उसके बाद में जब हम बात करते हैं अच्छा हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन कहां देखने को मिलेगा, जमीन पे, तो उसमें आपको कहीं पे लो प्रेशर कंडीशन देखने को मिलेगी। ठीक है, कहीं पे आपको हाई प्रेशर कंडीशन देखने को मिलेगी। ठीक है, अब ये लो प्रेशर और हाई प्रेशर कंडीशन जो आपने को देखने को मिल रही है ना, तो वो वर्ल्ड वाइड किस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, तो वर्ल्ड डिस्ट्रीब्यूशन, हेडिंग समझो पहले, वर्ल्ड डिस्ट्रीब्यूशन समझेंगे हम प्रेशर कंडीशंस का ऑफ सी लेवल प्रेशर। अब यहां पे सी लेवल प्रेशर जो लिखा, इसके अपने आप में सिग्निफिकेंस है। पिछले वीडियो में हमने आपको क्या बताया था, जब आप हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन को पढ़ते हैं कि हॉरिजॉन्टली किस तरह से प्रेशर डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो 2 जगह है ये। जैसे हम हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं तो जैसे इंडिया है, हमारा प्यारा भारत, यहाँ पे एक कोस्टल रीजन है, यहाँ पे एक हिमालय है। तो हिमालय का तो सी लेवल जो देखोगे आप, सी लेवल से हिमालय की जो हाइट देखोगे तो वो 9 किलोमीटर ऊपर हो गया अप्रॉक्स। ठीक है, और कोस्टल एरिया जो है तो हो सकता है 100 मीटर ही ऊपर हो बस। ठीक है, तो यहां, और आपको एक चीज ये भी बताई थी कि जैसे जैसे वर्टिकली हम क्या करते हैं, जैसे जैसे वर्टिकली हम ऊपर जाते हैं प्रेशर कंडीशन चेंज होती है, वर्टिकल वेरिएशंस होती है प्रेशर कंडीशन में। ठीक है, तो प्रेशर कंडीशन यहां अलग होगी, यहां अलग होगी। ठीक, अब आपको वर्ल्ड वाइड पढ़ना है तो वर्ल्ड वाइड आप कैसे पढ़ोगे? वर्ल्ड वाइड आप सी लेवल प्रेशर पे पढ़ोगे। आए ना समझ में? ये चीज ज्यादा जरूरी है कि हम क्या करें, सी लेवल प्रेशर पे पढ़े। क्यों सी लेवल प्रेशर पे पढ़े? देखो हर जगह वही लिखा है कि नियर द इक्वेटर द सी लेवल प्रेशर। ठीक है, तो ये सी लेवल प्रेशर जो है इसके अपने आप में सिग्निफिकेंस है। क्यों? क्योंकि वेरियस प्लेसेस आर एट डिफरेंट एल्टीट्यूड एंड विथ द एल्टीट्यूड प्रेशर कंडीशंस एटमॉस्फेरिक प्रेशर चेंजेस। तो वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो एल्टीट्यूड के हिसाब से चेंज होता है, वेरिएशन आती है, उसको नलीफाई करने के लिए हम जब वर्ल्ड डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे तो कहां देखेंगे? सी लेवल पे देखेंगे। कंसेप्ट समझ में आया? ये सारा सब कुछ पीछे पड़ा है, इसके लिए रिवाइज करवा दिया एक बार। अब देखो उस हिसाब से अगर हम सी लेवल पे प्रेशर कंडीशंस को देखते हैं ना, तो अलग अलग प्रेशर बेल्ट्स मिल जाते हैं हमें वर्ल्ड में। ठीक है, वर्ल्ड में अलग अलग प्रेशर बेल्ट्स मिल जाएंगे। जैसे नियर द इक्वेटर द सी लेवल प्रेशर इज लो एंड द एरिया इज नोन एज इक्वेटोरियल लो।
यह आया समझ में क्या कि इक्वेटर के पास में क्या होता है, इक्वेटर के पास में जैसे आप देखते हो प्रेशर लो होता है और इस रीजन को इक्वेटोरियल लो कहा जाता है। इक्वेटर के पास है इसके लिए तो इक्वेटोरियल लो क्यों है, लो प्रेशर क्यों है, क्योंकि ये बचपन से पढ़ते हैं सर हम क्या कि यहां पे डायरेक्ट लो प्रेशर बन रहा है। ठीक है, डायरेक्ट लो प्रेशर कैसे बन रहा है कि सोलर इंसुलेशन आई, एयर मासेस को गर्म किया, लो प्रेशर बना, तो यहां पे प्रेशर कंडीशंस लो रहेगी, हाई नहीं रहेगी। यहां पे प्रेशर कंडीशंस क्या है, एयर मासेस नीचे से ऊपर उठ रही है क्योंकि गर्म है, सोलर इंसुलेशन आ रही है, गर्म है। इसके लिए देखो डायग्राम को थोड़ा अच्छे से देखना और इसके थ्रू मैं आपको बहुत सारी चीजें बताऊंगा। क्या दिख रहा है, क्लाउड्स दिख रहे हैं। क्लाउड्स क्यों बन रहे हैं, क्योंकि यहां पे इवोपरेशन हो रहा है। ठीक है, ये लो प्रेशर बन गया। ठीक, तो प्रेशर बेल्ट जब वर्ल्ड के पढ़ते हो तो एक इक्वेटोरियल लो होता है। इक्वेटोरियल लो के बाद में अब अगला क्या है, अलॉन्ग 30 डिग्री नॉर्थ एंड 30 डिग्री साउथ। तो 30 डिग्री नॉर्थ में चले जाओ, 30 डिग्री साउथ में चले जाओ। ठीक है, अलॉन्ग 30 डिग्री नॉर्थ 30 डिग्री साउथ आर फाउंड द हाई प्रेशर एरिया नोन एज सब ट्रॉपिकल हाइज। ठीक है, तो 30 डिग्री नॉर्थ साउथ में जो एरिया मिलेंगे ना वो कौन से रहेंगे, वो हाई प्रेशर एरियाज रहेंगे। हाई प्रेशर एरियाज रहेंगे और उन्हें क्या कहा जाएगा, सब ट्रॉपिकल हाई कहा जाएगा। अब देखो सूरज को देख के कंफ्यूज मत होना कि यहां सोलर इंसुलेशन ज्यादा है। सूरज का मतलब क्या है कि यहां क्लाउड नहीं है, लो प्रेशर एरिया पे क्लाउड है और यहां पे हाई जहां लिखा मतलब सूरज दिख रहा है वहां क्लियर स्काई है। क्लियर स्काई क्यों है, क्योंकि एयर मासेस नीचे से ऊपर नहीं आ रही है, वहां एयर मासेस श्रिंक हो रही है, वहां एयर प्रेशर हाई है, तो यहां एयर मासेस सबसीड हो रही है। क्यों हो रही है, यहां सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर क्यों बनता है ये जानो। देखो सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बनने के पीछे कारण क्या है, आपको मैंने एक चीज सीधी सी सिखाई थी कि एज वी मूव टुवर्ड्स दी हायर लैटिट्यूड्स, ठीक है, आप जैसे जैसे ऊपर बढ़ते चले जाओगे क्या होते चला जाएगा, टेम्परेचर कम होते चला जाएगा। सर टेम्परेचर कम हो रहा है इसलिए वहां पे सोलर इंसुलेशन कम है, सोलर इंसुलेशन कम है तो हाई प्रेशर बनेगा। वेल एंड गुड, ठीक है, यहां तक अगर आप कहानी जोड़ पाए तो बहुत बढ़िया। सोलर इंसुलेशन कम है इसके लिए हाई प्रेशर बनेगा, तो यहां पे क्लियर स्काई रहेगा और हाई प्रेशर बन गया, सब ट्रॉपिकल हाई बन गया। ठीक, तो यहां पे हाई प्रेशर है, यहां पे लो प्रेशर है, विंड्स कैसी चलेगी, ये चल रही है हाई प्रेशर से लो प्रेशर। ठीक है, तो आप अभी प्रेशर कंडीशन समझ रहे हो, एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन में तो अभी घुसो ही मत, अभी हम प्रेशर कंडीशन ही पढ़ रहे हैं। तो वर्ल्ड वाइड जो प्रेशर बेल्ट्स होते हैं तो एक इक्वेटोरियल लो होता है, उसके ऊपर आपको क्या देखने को मिलेगा, सब ट्रॉपिकल हाई देखने को मिलेगा। सब ट्रॉपिकल रीजन पे 30 डिग्री नॉर्थ और साउथ पे आपको सब ट्रॉपिकल हाईज देखने को मिलेंगे, यहां हाई प्रेशर होते हैं। समझ में आ गया इतना, ये दोनों आसान था, ये भी आसान है, समझो जरा अच्छे से। फर्दर पोलवर्ड्स अलोंग 60 डिग्री नॉर्थ एंड 60 डिग्री साउथ दी लो प्रेशर बेल्ट्स आर टर्म्ड अस सब पोलर लोज। अब और ऊपर गए आप 60 डिग्री पे चले गए, जैसे ये लो बना है यहाँ पे, ठीक है, ये लो बना है, ठीक, ये जैसे इधर आ गए तो 60 डिग्री नॉर्थ और साउथ दोनों चले जाओ। 60 डिग्री पे जब जाओगे तो आपको क्या देखने को मिलेगा, यहां पे जो आपको प्रेशर कंडीशन देखने को मिलेगी वो लो प्रेशर देखने को मिलेगी। और यही डाउट उठता है, हमने पढ़ा इक्वेटर के ऊपर से जैसे जैसे जाओगे हायर लैटिट्यूड्स पे टेम्परेचर कम होगा, टेम्परेचर कम होगा तो भैया यहां पे लो प्रेशर कैसे बन गया, लो प्रेशर तो वहीं बनेगा ना जहां सोलर इंसुलेशन ज्यादा रहेगी। आया डाउट आपके मन में कि जहां सोलर इंसुलेशन ज्यादा रहेगी। देखो मैं इसीलिए कह रहा हूं कि टॉपिक 2 मिनट में खत्म किया जा सकता था, लेकिन फिर वो टॉपिक के अंदर जो डाउट आते, शायद आते ही ना, ये भी होता, तो वो क्लियर कैसे होते, और ये सीखना जरूरी है क्योंकि बेसिक्स है। ठीक है, चलो वापस टॉपिक पे आए। तो यहां पे सोलर इंसुलेशन तो कम होना चाहिए ना सर, हम इक्वेटर से ऊपर जा रहे हैं, यहां लो प्रेशर कैसे बन गया भाई। ठीक है, यहां लो प्रेशर कैसे बन गया, यहां तो सोलर इंसुलेशन कम होना चाहिए। तो मैंने क्या कहा था कि इक्वेटर पे डायरेक्ट लो प्रेशर बन रहा है, और यहां जो लो प्रेशर बनेगा ना बाबू, वो बनेगा रिलेटिव लो प्रेशर। रिलेटिव क्या होता है, रिलेटिव मतलब क्या है, रिलेटिव इसलिए रिलेटिव मतलब क्या, आपके रिश्तेदार वाले रिलेटिव नहीं, रिलेटिव का मतलब यहां पे ये है कि आजू बाजू में हाई है इसलिए लो बना। कंफ्यूजन, चलो कंफ्यूजन को रखो थोड़ी देर अपने पास, क्लियर करते हैं, समझो क्या हो रहा है। ठीक है, अच्छे से समझना, विजुअलाइजेशन, ज्योग्राफी में सक्सेस पाना है तो विजुअलाइजेशन ही सबसे बढ़िया चीज है। ठीक है, ये इक्वेटर है, अब इक्वेटर पे लो प्रेशर था, एयर मासेस यहां उठेगी, ठीक है, एयर मासेस उठी, उठने के बाद में क्या होती है, जैसे आप देखोगे डाइवर्ज होती है और फिर सबसीड होना चालू होगी। अब सबसीड कहां हो जाएगी, तो जहां हाई प्रेशर होगा। कहां हाई प्रेशर बना था हमने देख लिया, हाँ सब ट्रॉपिकल हाई है, तो सब ट्रॉपिकल हाई पे क्या हो गया, एयर मासेस बैठ रही है। ठीक है, सब ट्रॉपिकल हाई पे एयर मासेस बैठ गई है, तो यहां पे हाई प्रेशर बन गया। फाइन, अब अगली चीज देखो, अब हाई प्रेशर बन गया, यहां एयर मासेस बैठ गई है, तो जब हाई प्रेशर होता है तो एयर मासेस कहां से कहां चलना चालू करती है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर। ये इतना तो हम बहुत बार पढ़ते हैं, इसके ऊपर अभी गए नहीं हम ज्यादा, अब इसके ऊपर चलते देखो। ठीक है, यहां हाई प्रेशर है तो आधी विंड्स तो इस तरफ आएगी, आधी विंड्स हाई प्रेशर से इधर चलेगी। ठीक है, आधी विंड्स इधर चलेगी ना, इसको ऐसे समझ लो तो ऐसे पे और ज्यादा आसान हो जाएगा ये। क्लियर, एक ही मैं आपको हेमिस्फीयर में समझाता हूं ताकि कंफ्यूजन ना हो, जैसा नॉर्थ में होगा वैसे ही साउथ में होगा। ठीक है, तो जैसा नॉर्थ में होगा वैसे ही साउथ में होगा, उस चीज को समझने के लिए एक ही हेमिस्फीयर में समझते हैं हम।
कि यहां पे लो प्रेशर था, यहां पे हाई प्रेशर था, ठीक है, हाई प्रेशर, थोड़ा बड़ा डायग्राम कर लें हम, ये ठीक, यहां पे क्या था, लो प्रेशर था, यहां पे आप 30 डिग्री पे आ जाओगे तो यहां हाई प्रेशर बना, ठीक, विंड यहां से यहां चलना चालू हो जाती है। क्लियर हुआ? अब क्या हो रहा है, यहां हाई प्रेशर है तो मतलब ऊपर एटमॉस्फेयर में क्या हो रहा होगा, एटमॉस्फेयर में अगर समझना है तो यहाँ एयर मासेज यहाँ से ऊपर उठी थी, यहाँ नीचे बैठी थी एयर मासेज ऐसी, ठीक है, यहाँ एयर मासेज ऐसी नीचे बैठी थी ना, तो अब जो एयर मासेज नीचे बैठी है तो एक ब्रांच इधर चली जाएगी, एक ब्रांच इधर चलेगी एयर मासेज की, ठीक है, एक ब्रांच मतलब इस तरफ जाना चाहिए। अब क्या होता है ना, जैसे आप यहाँ पे भी देखोगे कि ये जो हाई प्रेशर रीजन बना है, इस हाई प्रेशर रीजन के ऊपर लो प्रेशर बनने का कारण ये हाई प्रेशर है। क्यों? क्योंकि यहां पे हाई प्रेशर पे जो एयर मासेस सबसीड हो रही है, वो एयर मासेस क्या करेगी, वो हॉरिजॉन्टली किधर मूव करेगी, लो प्रेशर की तरफ, ठीक है। अब यहां पे ही लो प्रेशर क्यों बना सर, ठीक है, और ऊपर भी बन सकता था, तो और ऊपर क्या हो रहा है, और ऊपर तो सोलर इंसुलेशन नहीं आ रही है, तो यहां पे आप देखोगे तो यहां पे तो डायरेक्ट लो प्रेशर बनना तय था। जैसे यहां पे क्या लिखा है, नियर दी पोल्स द प्रेशर इज हाई एंड इट इज नोन एज पोलर हाई, तो पोल्स पे हाई प्रेशर बनेगा, ये तो आप मानोगे, इसमें समझाने वाली बात नहीं है, क्योंकि पोल्स पे डायरेक्ट इंसुलेशन नहीं जाएगी, तो क्या होना है, यहां पे फॉर श्योर क्या बनना है, हाई प्रेशर बनना है। तो देखो यहां भी हाई प्रेशर बन गया, ठीक है, पोल्स पे भी क्या बन गया, हाई प्रेशर बन गया। अब पोल्स पे हाई प्रेशर बन गया तो पोल्स से भी कैसी चलेगी, एयर मासेस इधर चलेगी, ठीक है। अभी हम उनका डायरेक्शन को नहीं मोड़ते, अभी हम सीधे सीधे चलाते हैं। तो एक तो ये हाई प्रेशर से इधर चल गई लो प्रेशर की तरफ विंड। अब ये यहां हाई प्रेशर था पोल पे, तो पोल के हाई प्रेशर से किधर चल रही है, लो प्रेशर की तरफ चलेगी। और बीच में जो एक कह सकते हैं रिलेटिव हाई प्रेशर बनता है, ठीक है, बीच में जो एक रिलेटिव हाई प्रेशर बनता है ये वाला 30 डिग्री पे, तो ये हाई प्रेशर से भी विंड इधर चलेगी। अब जब दो हाई प्रेशर से विंड चल रही है तो वो दोनों विंड्स हाई प्रेशर से किधर जाएगी, लो प्रेशर, पोल से भी आ रही है और सब ट्रॉपिकल हाई से भी जा रही है। तो वो क्या होगा, वो जहां कन्वर्ज होगी वहां पे क्या होने वाला है, वहां पे डायरेक्ट हाई प्रेशर, डायरेक्ट लो प्रेशर नहीं बनेगा, लेकिन आजू बाजू में हाई प्रेशर है, इस कारण से एक रिलेटिव लो प्रेशर बनता है 60 डिग्री पे, ठीक है। तो 60 डिग्री पे जो लो प्रेशर बन रहा है वो डायरेक्ट सोलर इंसुलेशन के कारण नहीं बन रहा है, वो रिलेटिव बनता है। रिलेटिव मतलब आजू बाजू में क्योंकि हाई है इसलिए बीच में लो है, ठीक है। तो ये एयर मासेस जब आती है तो एक यहां पे आपको क्या देखने को मिलेगा, एक रिलेटिव लो प्रेशर देखने को मिलेगा 60 डिग्री पे, जहां से एयर मासेस उठती है। पॉइंट क्लियर हुआ? देखो इसमें कंफ्यूजन रहता है, कंफ्यूजन का एकमात्र समाधान है कि विजुअलाइज करो, विजुअलाइज करो। हाँ, एयर मासेस यहां से ऊपर उठी, बैठी कहां पे, सब ट्रॉपिकल हाइस पे, सब ट्रॉपिकल हाइस से फिर क्या चलेगी, वो सब ट्रॉपिकल हाई पे हाई प्रेशर बन गया, और एक डायरेक्ट हाई प्रेशर तो पोल पे बनना है, पोल से भी डायरेक्ट एयर मासेस आएगी हाई प्रेशर से लो प्रेशर, और इधर के हाई प्रेशर से भी लो प्रेशर की तरफ चलेगी, ठीक है। अब दोनों तरफ जब हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ चल रही है तो बीच में एक रिलेटिव लो प्रेशर बनना तय है, ठीक है। तो जो बीच में जो रिलेटिव लो प्रेशर बनता है वो कौन सा लो प्रेशर कहलाता है, सब पोलर लोस कहलाता है। यहां पे फ्रंट बनते हैं, अभी आप आगे जब ये वेदर सिस्टम वाले पार्ट पढ़ोगे ना तो आपको समझ में आएगा कि हाँ यहां फ्रंट बनते हैं, फ्रंटोजेनेसिस होता है, ठीक है। दोनों तरफ से क्या है, अब यहां से जो हाई प्रेशर विंड जाएगी ये गर्म रहेगी, यहां से जो आएगी ठंडी होगी, गर्म ठंडी एयर मासेस मिलेगी, तो फिर वहां पे क्या होगा, एक तरह से लो प्रेशर बनेगा, वो फ्रंट के कारण लो प्रेशर बन रहा है, ठीक है। कंसेप्ट बहुत मजेदार है, इस पे टाइम इसलिए ले रहा हूं मैं क्योंकि आगे आपको फ्रंट वगैरह जब पढ़ाऊंगा तब आसानी रहेगी यहां से समझने में। समझ में आ रहा ना, ये हाई प्रेशर से जो विंड्स चलेगी ना लो प्रेशर की तरफ, ये गर्म रहेगी, क्यों, क्योंकि ये फिर भी नीचे लोअर लैटिट्यूड्स पे है, और ये हाई प्रेशर से जो लो प्रेशर की तरफ विंड चलेगी ये ठंडी रहेगी क्योंकि वो पूरी पोल से आ रही है। तो अब कोल्ड और दोनों ही क्या है, एक तरह से आप देखोगे तो विंड्स जो आ रही है वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ आ रही है, लेकिन एक ज्यादा ठंडी है, एक थोड़ी गर्म है, तो उससे क्या होगा, फिर वहां पे फ्रंट्स बनना चालू होंगे, फ्रंटोजेनेसिस होंगे, वहां साइक्लोन आते हैं, ठीक। ज्योग्राफी बड़ी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, जितना डूबते जाओगे उतनी नई चीजें जानते चले जाओगे। क्लियर? तो समझाना क्या था, बस समझाना इतनी चीज थी इंपॉर्टेंट कि इक्वेटोरियल लो क्या होता है, सब ट्रॉपिकल लो क्या होता है, सब ट्रॉपिकल हाई क्या होता है, सब पोलर लो क्या होता है, सब पोलर लो क्यों बनता है वो बताया 60 डिग्री पे, और ऊपर जो एक डायरेक्ट हाई प्रेशर बनना है पोल्स पे, जिसे हम क्या कहते हैं, पोलर हाई कहते हैं। हाई और लो समझते समझते आप तो हाई और लो नहीं हो गए ना, ठीक है। तो हाई और लो सारे प्रेशर समझ लिए, प्रेशर बेल्ट समझ लिए, क्लियर हुआ। अब एक और मतलब सदमा मैं आपको देने वाला हूं कि ये जितने भी हमने प्रेशर बेल्ट्स पढ़े ना, ये प्रेशर बेल्ट्स जो होते हैं, दीज प्रेशर बेल्ट्स आर नॉट परमानेंट इन नेचर, ठीक है, परमानेंट नहीं रहते हैं। बोलोगे सर क्या है, मतलब इतना तो हमने पढ़ा, कहां पे कौन सा लो रहेगा, कहां पे हाई रहेगा, क्यों रहेगा। अब ये परमानेंट नहीं रहते मतलब क्या होता है इसका, परमानेंट क्यों नहीं रहते वो भी समझो। देखो आपको पता है अर्थ जो है, अर्थ के पैर में लगी है भौरी, ठीक है, भौरी समझते ना, हम बचपन में ऐसे खेलते थे, वो घूमती थी जो, तो टॉप जिसे कहते हैं इंग्लिश में, ठीक। तो अर्थ क्या है, अपनी जगह पे स्टेशनरी नहीं है ना, अर्थ तो घूमता रहता है।
अब अर्थ जब घूमता रहता है ना तो उसके कारण क्या होता है, अब अर्थ टिल्टेड भी आपको पता है अपने एक्सिस पे, तो एक समय पे क्या होता है, नदर्न हेमिस्फीयर में डायरेक्ट इंसुलेशन रहती है, एक समय पे सदर्न हेमिस्फीयर में, ठीक है। ये सन है, अब ये सन के रेफरेंस में जैसे आप देखोगे अर्थ क्या कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है, तो जब अर्थ इधर होगा तो हम क्या कह देंगे, हाँ कि नदर्न हेमिस्फीयर में अब सोलर इंसुलेशन डायरेक्ट है। तो ये सारे प्रेशर बेल्ट जो हैं, ठीक है, तो इन नदर्न हेमिस्फीयर इन विंटर दे मूव साउथवर्ड, तो नदर्न हेमिस्फीयर में जब विंटर रहेंगी ना, अभी नदर्न हेमिस्फीयर में जैसे विंटर है तो सारे के सारे प्रेशर बेल्ट साउथवर्ड शिफ्ट हो जाते हैं, ठीक है। मतलब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इक्वेटर का काम करने लगता है और उस हिसाब से क्या होता है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न इक्वेटर का काम करने लगता है विंटर्स में, और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर समर्स में इक्वेटर का काम करने लगता है। तो इस तरह से ये प्रेशर बेल्ट जो है शिफ्ट करते हैं। अगर आप लोगों ने थोड़ा सा 9th में पढ़ा है तो आपको ध्यान आएगा कि हाँ ITCZ जो है, तो ITCZ ये प्रेशर बेल्ट शिफ्ट कर रहे हैं, ग्लोबल प्रेशर बेल्ट, विंड्स भी शिफ्ट करती है, इसी कारण से मानसून पलट के आती है, सारा सब कुछ, ठीक। तो एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन में ये प्रेशर बेल्ट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है और प्रेशर बेल्ट के शिफ्टिंग से ही ITCZ शिफ्ट होता है, विंड्स शिफ्ट होती है। अब देखो प्रेशर बेल्ट शिफ्ट हो रहा है तो उनका विंड का भी मूवमेंट शिफ्ट होगा। जो विंड नॉर्मली ऐसी चलती है इक्वेटर पे आपको देखने को मिल रहा है, तो अब वो प्रेशर बेल्ट जब इक्वेटर पे जो प्रेशर बन रहा है वही शिफ्ट हो रहा है तो विंड्स भी शिफ्ट होगी ना। तो इस तरह से क्या है कि प्रेशर बेल्ट शिफ्ट करते हैं, विंड शिफ्ट करती है। अब दो तरह के स्टूडेंट इस वीडियो लेक्चर को देखने के बाद में रिएक्शन देने वाले हैं, एक सर मजा आ गया ताली, ठीक है, सैल्यूट वैल्यूट, और दूसरा ये है कि सर क्यों पढ़ा दिया इतना सारा। देखो एक सीधी सी बात बता रहा हूं मैं आपको, ये सारी चीजें जो बताई है ना, तो आगे जो आप चीजें पढ़ोगे उसमें आपको एक बेस मिल गया है, ठीक है। तो उस तरह से उसके लिए जरूरी है, थोड़ा ज्यादा बताया लेकिन जरूरी था इसलिए बताया, काम आएगा आपके ही। क्लियर हुआ? तो ध्यान क्या रखना था, ध्यान सिर्फ इतना रखना था, इक्वेटर पे इक्वेटोरियल रो, सब ट्रॉपिकल रीजन पे सब ट्रॉपिकल हाइज बनते हैं, सब पोलर लोज बनते हैं, सब पोलर रीजन पे 60 डिग्री पे और पोलर हाइज होते हैं। और दीज प्रेशर बेल्ट्स आर नॉट परमानेंट, दे कीप्स ऑन शिफ्टिंग। और शिफ्ट क्यों करते हैं? क्योंकि सोलर इंसुलेशन जो है ना वो क्या करती रहती है, मूव करती रहती है। सोलर इंसुलेशन मूव कैसे करती है? क्योंकि अर्थ रिवॉल्व कर रहा है, किसको? सन को, और अर्थ टिल्टेड है, इस कारण से कभी नदर्न हेमिस्फीयर में डायरेक्ट, कभी सदर्न हेमिस्फीयर में डायरेक्ट, कभी इधर कभी उधर। तो उस सेंस में क्या होता है, प्रेशर बेल्ट शिफ्ट होते हैं। क्लियर हुआ? सो दिस वाज ऑल अबाउट दी वर्ल्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सी लेवल प्रेशर, ये समझाना था मैं आपको। मिलते हैं हम कब? अब नेक्स्ट वीडियो में। अब नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, अब नेक्स्ट वीडियो में जैसे आप देखोगे तो आपको सिस्टमेटिकली, हाँ प्रेशर समझ में आ गया, अब सर्कुलेशन समझना चालू करना। क्लियर हुआ? नेक्स्ट वीडियो से हम सर्कुलेशंस को समझना चालू करेंगे। मैग्नेट ब्रेन्स पे इसी तरह से क्लास 4th से क्लास 12 तक सभी सब्जेक्ट्स, चैप्टर्स, टॉपिक, सब टॉपिक, सब कुछ सिस्टमेटिक वे में वीडियो लेक्चर्स के फॉर्मेट में अवेलेबल हैं, जिन्हें आप बहुत आसानी से पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, घर बैठे अपना सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं। अपने जूनियर्स और सीनियर्स को जरूर बताइए मैग्नेट ब्रेन्स के बारे में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे कनेक्टेड, कीप लर्निंग। थैंक यू वेरी मच। हेलो एवरीबॉडी, दिस इज दिगराज सिंह राजपूत, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं? इस वीडियो में पढ़ेंगे जनरल सर्कुलेशन ऑफ द एटमॉस्फेयर के बारे में। इस पूरे चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक यही है। सबसे इंपॉर्टेंट क्यों कह रहा हूं? क्योंकि इस टॉपिक की सिग्निफिकेंस बहुत ज्यादा है। पिछले वीडियो में कमर तोड़ मेहनत करी है, ठीक है। हमने ये देखा कि व्हाट आर द फैक्टर्स व्हिच इन्फ्लुएंसेस डायरेक्शन एंड वेलोसिटी ऑफ द विंड। वो जानने के बाद में क्या है, वो जानने के बाद में हमें एक चीज अब ये जानना जरूरी है कि एटमॉस्फेयर को तो पढ़ रहे हैं आप, ब्रॉड यूनिट जो है आपका एटमॉस्फेयर ही है, एयर को पढ़ रहे हैं आप। तो अब ये जो एटमॉस्फेयर को पढ़ रहे हैं तो उसमें एक पैटर्न में सारी चीजें चलती है, एयर मासेस जो एक पैटर्न में मूव करते हैं, ठीक है। तो एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन, वेदर सिस्टम तो अभी आगे आने वाली कहानी है पूरी की पूरी, लेकिन ये एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन को जब आप पढ़ते हैं तो हमें पता है कि एक पैटर्न चलता है पूरा, और वो एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन प्रेशर के ऊपर डिपेंड करता है। प्रेशर, वो सारी कहानी तो आपने पढ़ ली, प्रेशर के ऊपर विंड डिपेंड करती है। अब जो विंड मूव करती है तो वो विंड एक पैटर्न में मूव करती है, ठीक है। विंड जो पैटर्न में मूव करती है वो पैटर्न आपको यहां जानने को मिलेगा। जो लोग कॉम्पिटिटिव्स की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, जो स्पेसिफिकली कह सकते हैं कि क्या कर रहे हैं, किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं ना, तो आप लोगों को ये पैटर्न अच्छे से पता होना चाहिए। और जो क्लास 11th में, वो ऐसा मत समझो कि बस अब हमें नहीं पढ़ना है, आपको भी पढ़ना है, ठीक है। तो हमें एक पूरा पैटर्न जो है, जो एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन का, वो समझ में आना चाहिए। वो बहुत ज्यादा जरूरी है। क्यों बहुत ज्यादा जरूरी है? क्योंकि ये जैसे अब आप देखोगे हेडलेस सेल है, ठीक है, फेरल सेल है, तो कैसे काम करते हैं ये चीजें जब समझ में आती है ना, तो इससे बहुत सारे फिनोमेना जुड़े हुए हैं, वो भी हमें समझ में आते हैं। क्यों यहाँ पे ट्रॉपिकल साइक्लोन आते हैं, क्या ये जो पूरी कहानी है ना, सारी आपस में इंटर रिलेटेड है, तो इसे अच्छे से पढ़ना समझना, ठीक है। तो देखो, द पैटर्न ऑफ प्लैनेटरी विंड्स लार्जली डिपेंड्स ऑन, ठीक है, जो पैटर्न है प्लैनेटरी विंड्स का, इट लार्जली डिपेंड्स ऑन दीज फैक्टर्स। अब
देखो अब हम उस पॉइंट पे आ गए ना कि जैसे आप क्या रहता है, जब आप गाड़ी चलाना सीख रहे होते हैं तो पहले आपको क्या है कि बहुत संभल के हर एक चीज को बताया जाता है, क्लच दबाओ, ब्रेक दबाओ, ये वो सारी चीजें। लेकिन जब आप एक बार क्या होते हैं थोड़ा सा मास्टर हो जाते हैं ना, तो फिर आपको क्या छोड़ दिया जाता है ऐसे कि हाँ जाओ खुद घुमा के ले आओ एक राउंड। तो अब मैं सोचता हूं कि अब आप थोड़ा मास्टर हो गए, तो अब हम हर टॉपिक को वापस से फिर से नहीं एक्सप्लेन करेंगे, मैं आपको रेफरेंस देते चलूंगा। तो जैसे हम बात क्या कर रहे हैं यहाँ पे, दी पैटर्न ऑफ प्लैनेटरी विंड्स लार्जली डिपेंड्स ऑन, लार्जली किन पैटर्न्स पे डिपेंड करती है, मतलब जो पैटर्न है प्लैनेटरी विंड्स का लार्जली वो किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। तो सबसे पहला लैटिट्यूडनल वेरिएशन ऑफ एटमॉस्फेरिक हीटिंग। लैटिट्यूडनल वेरिएशन मतलब क्या है कि आप जैसे देखोगे हायर लैटिट्यूड 90 डिग्री है, लोअर लैटिट्यूड 0 डिग्री है, तो लोअर लैटिट्यूड पे क्या रहेगा, हीटिंग ज्यादा होगी, तो ज्यादा हीटिंग के कारण यहाँ पे जो प्लैनेटरी विंड्स का सिस्टम रहने वाला है वो अलग रहेगा, और जो हायर लैटिट्यूड्स पे प्लैनेटरी विंड्स का सिस्टम रहेगा वो अलग रहने वाला है। ठीक है, एटमॉस्फेयर में कितने ऊपर तक जाएगी कितने नहीं जाएगी वो सब कुछ डिपेंड करता है किस पे, लैटिट्यूडनल वेरिएशन ऑफ एटमॉस्फेरिक हीटिंग। एटमॉस्फेयर जो है, ठीक है, तो एटमॉस्फेयर जैसे हमने आपको बताया था ना, ट्रोपोस्फेयर क्या होता है, इक्वेटर पे 14 किलोमीटर तक ऊपर होता है सरफेस से, ठीक है, वहीं पे पोल्स पे आप जाओगे तो उसका एवरेज हाइट कितना रह जाता है, 8 किलोमीटर रह जाता है। समझ में आ रहा है ना, देखो ये एटमॉस्फेयर जो है यहाँ पे इतना बड़ा है, यहाँ पे इतना सा है, ठीक है। एटमॉस्फेयर की अगर बात करें तो एटमॉस्फेयर, और एटमॉस्फेयर में फिर क्या होता है, जो लैटिट्यूडनल वेरिएशन देखने को मिलता है हीटिंग में, वो इन्फ्लुएंस करता है प्लैनेटरी विंड्स के पैटर्न को, पहला पॉइंट। दूसरा क्या है, इमर्जेंस ऑफ प्रेशर बेल्ट। प्रेशर बेल्ट का इमर्जेंस मतलब क्या है कि यहां हाई प्रेशर है, ठीक है, यहां लो प्रेशर है, सॉरी उल्टा कर दिया, ठीक है, यहां लो प्रेशर है, यहां हाई प्रेशर है। तो इस तरह से जो प्रेशर बेल्ट होंगे ना अलग अलग, वो प्रेशर बेल्ट तय करेंगे कि हवा किधर से किधर चले, हाई प्रेशर से लो प्रेशर। तो जो पैटर्न बनेगा ना, वो पैटर्न भी क्या करता है, उस प्रेशर सिस्टम पे डिपेंड करता है। ऐसे क्या होता है कि जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो प्रेशर सिस्टम के ऊपर डिपेंड करता है। क्लियर हुआ ये? तीसरा पॉइंट क्या कह रहा है, द माइग्रेशन ऑफ प्रेशर बेल्ट्स फॉलोइंग द अपरेंट पाथ ऑफ सन। हमने आपको, ठीक है, हमने आपको पहले भी बताया, पिछले वीडियो में भी बताया, और क्या कि सन जो है ना, सन के सनरेज जो आ रही है अर्थ के रेवोल्यूशन के कारण, सनरेज जो होती कभी नदर हेमिस्फीयर में डायरेक्ट होती, कभी सदर्न हेमिस्फीयर में डायरेक्ट होती, कभी, ठीक है, नदन कभी सदन। तो उससे क्या होता है, उससे आप जैसे देखोगे कि जो प्रेशर बेल्ट्स रहते हैं वो भी शिफ्ट करते हैं। ठीक है, प्रेशर बेल्ट्स शिफ्ट कैसे करते हैं ये और क्लियरिटी आपको जब सारे टॉपिक्स पढ़ोगे तो मिलती चली जाएगी। ठीक है, और वैसे हमने आपको बता दिया कि ITCZ की मूवमेंट होती है, और उस ITCZ की मूवमेंट के साथ में क्या होता है, ITCZ की मूवमेंट के साथ में आप देखते हो कि प्रेशर बेल्ट्स भी पूरे पूरे मूव करते हैं। नदन हेमिस्फीयर में जो प्रेशर बेल्ट रहते हैं तो वो क्या है, एक टाइम पे साउथ की तरफ शिफ्ट करते हैं, एक टाइम पे वो एकदम नॉर्थ पे आ जाता है। ITCZ जो है तो वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के वहां पे आके बैठ जाता है। तो इस तरह से क्या होता है कि प्रेशर बेल्ट्स मूव कर रहे हैं। ठीक है, ये प्रेशर सिस्टम जो है अपरेंट पाथ ऑफ सन जो है उस कारण से प्रेशर बेल्ट मूव करते हैं। अमाउंट ऑफ सोलर इंसुलेशन वेरी करेगी, अमाउंट ऑफ सोलर इंसुलेशन जब वेरी करेगी तो जो विंड्स मूव करती हैं वो भी वेरी करेंगी, वो विंड्स भी क्या करेंगी, वेरी करेंगी। ठीक है, तो विंड्स वेरी करेगी तो प्लैनेटरी सिस्टम का जो पूरा का पूरा जो विंड पैटर्न है वो वेरी करेगा। अगली चीज क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कॉन्टिनेंट्स एंड ओशियंस। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कॉन्टिनेंट्स एंड ओशन क्या है कि समुद्र और जमीन, अब आपको पता है कैरेक्टरिस्टिक, और इसी से आप आगे पढ़ोगे भी टॉपिक की, लैंड ब्रिज सी ब्रिज चलता है। ठीक है, तो जहां पे समुद्र रहेगा वहां क्या होगा, ज्यादा मतलब कह सकते हैं कि हीट जो रहेगी वो धीरे गर्म होगा समुद्र, लेकिन एक बार गर्म होगा तो लंबे समय तक गर्म रहेगा। लैंड की कैरेक्टरिस्टिक क्या, फटाफट गर्म होना, फटाफट ठंडा होना। तो ये सारी चीजें भी क्या करती है, वहां की ऊपर जो सरफेस विंड रहेगी एटमॉस्फेयर में रहेगी, ठीक है, उन विंड के पैटर्न को इन्फ्लुएंस करता है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कॉन्टिनेंट एंड ओशन एंड द रोटेशन ऑफ अर्थ। अर्थ रोटेट करता है ना, तो अर्थ के रोटेशन से क्या होता है, विंड पैटर्न भी डिस्ट्रीब्यूट होता है। ठीक है, अर्थ के रोटेशन से कोरियोलिस फोर्स जो है अभी पढ़ के आए हैं पिछले वीडियो में, कोरियोलिस फोर्स क्यों हो रहा है, अर्थ के रोटेशन के कारण ही तो कोरियोलिस फोर्स अपरेंट फोर्स क्रिएट हो रहा है। तो इस तरह से क्या है कि विंड पैटर्न जो है, ठीक है, देखो ये इंट्रोडक्शन था बस कि प्लैनेटरी विंड्स का जो पैटर्न है वो मल्टीपल फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, और वो फैक्टर्स का आपको एक ब्रीफ आइडिया हमने यहाँ पे दे दिया है कि हाँ ये क्या है, तरीके हैं, ये फैक्टर्स हैं, ये फैक्टर्स जो है प्लैनेटरी विंड्स के पैटर्न को इन्फ्लुएंस करेंगे। ठीक है, प्लैनेटरी विंड्स के पैटर्न को इन्फ्लुएंस करेंगे। अब अगर देखें तो वो जो जनरल सर्कुलेशन है एटमॉस्फेयर का वो कैसा है, मतलब कौन कौन से विंड्स कहां कहां चलती है, तो जनरल सर्कुलेशन कुछ इस तरह से है। आप देखोगे तो कितने साइकिल बन रहे हैं, कितने सेल बन रहे हैं, 1 2 3 सेल बनाए हमने। ठीक है, 3 सेल बनाए। तो ये ग्लोबल सर्कुलेशन जो है ना, ग्लोबल सर्कुलेशन को देखो, अब आपको सारी चीजें विजुअलाइज करना है। ये सरफेस है, सरफेस पे हवाएं चल रही है, ये सरफेस पे चल रही है, वो अलग चीज है, लेकिन
ये एटमॉस्फेयर में भी हवाएं चल रही है, ठीक है। और आपको पता है कि कोई भी विंड क्या है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर अगर चलेगी, ठीक है, तो वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर आ गई। अब क्या है, यहां पे एक तरह का उसने डायनामिक, अब इमेजिन करो बस कि अब यहां पे जब इतने एयर मासेस आ गए तो यहां भीड़ भाड़ बन गई ना, यहां प्रेशर हो जाएगा, ऊपर एटमॉस्फेयर में उतना प्रेशर नहीं है, तो फिर विंड यहां से इधर ऊपर चल जाएगी। कन्वेक्शन भी एक कारण होता है, कन्वेक्शन से विंड ऊपर चलेगी, ठीक है, फिर वो क्या है, डाइवर्ज होगी और जहां हाई प्रेशर है वहां सबसीड होगी, ठीक है, हाई प्रेशर पे सबसीड होगी। अब बोलोगे सर हाई प्रेशर पे विंड कैसे सबसीड हो जाएगी, तो ये हाई प्रेशर विंड जब इधर आ जाएगी तो यहाँ पे क्या है, वैक्यूम बन गया, एक यहाँ पे वैक्यूम बन गया। तो उस तरह से विंड्स क्या है, वो विंड्स एक सर्कुलेटरी पाथ में घूमती रहती है, विंड्स सर्कुलेटरी पाथ में घूमती रहती है। यहां तक चीजें क्लियर रखना आपकी, विंड सर्कुलेटरी पाथ में क्या होती रहती है, घूमती रहती है। तो अब हम जैसे आगे बढ़े तो दी पैटर्न ऑफ द मूवमेंट ऑफ प्लैनेटरी विंड, ठीक है, जो पैटर्न है मूवमेंट का, उस पैटर्न को क्या कहा जाता है, उस पैटर्न को कहा जाता है जनरल सर्कुलेशन ऑफ द एटमॉस्फेयर, ठीक है, उस पैटर्न को जनरल सर्कुलेशन ऑफ द एटमॉस्फेयर कहा जाता है। द जनरल सर्कुलेशन ऑफ द एटमॉस्फेयर आल्सो सेट्स इन द मोशन द ओशियन वाटर सर्कुलेशन विच इन्फ्लुएंसेस द अर्थ्स क्लाइमेट, और ये एक्सप्लेन करने वाली चीज है, ठीक है। इस पे हम क्या करेंगे, देखो ये वाला जो पॉइंट है, इस पॉइंट को अच्छे से ध्यान रखना आप, ठीक है। दिस इज क्रिएटिंग सम टेक्निकल प्रॉब्लम्स, चलो वापस आ गया। हाँ, तो ये वाला जो पॉइंट है इसे बहुत अच्छे से ध्यान रखना। क्या, एक बार फिर से रिकॉल करवाता हूं, देखो कि आपको पता है एटमॉस्फेयर में सर्कुलेशन होता है विंड्स का, विंड्स का जो सर्कुलेशन हो रहा है उसे क्या कहा जाएगा, जनरल सर्कुलेशन ऑफ द एटमॉस्फेयर। अब वो जो जनरल सर्कुलेशन ऑफ द एटमॉस्फेयर है ना, उसका इंपैक्ट जो है, उस जनरल सर्कुलेशन ऑफ एटमॉस्फेयर का इंपैक्ट ओशन के ऊपर भी होता है। ये चीज आप नेक्स्ट वीडियो में भी पढ़ोगे, ठीक है, नेक्स्ट यूनिट जो है आपकी, तो उसमें भी आप देखोगे, जब क्या कहते हैं हाइड्रोस्फीयर को पढ़ोगे तब समझ में आएगा। लेकिन विंड जो है वो ओशियन को इन्फ्लुएंस करती है और ओशियन से वर्ल्ड वाइड क्लाइमेट इन्फ्लुएंस होता है। एक आइडिया मैं आपको देता हूं छोटा सा, अब गौर से देखो जरा इस जीआईएफ को, क्या कह रहा है जीआईएफ। हमें समझ में आ रहा है कि हाँ सर, एटमॉस्फेयर में जो सर्कुलेशन आ रहा है वो अलग चीज है, ठीक है, जो लाइट कलर में शेड दिख रहा है ना, कि हाँ विंड्स क्या हो रही है, जैसे आप यहाँ पे समझोगे कि विंड्स जो हो रही है, तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, मतलब ये इक्वेटर है, तो इक्वेटर से विंड्स क्या होती है, ऊपर की तरफ कन्वेक्शन करंट जो ऊपर उठ जाते हैं, फिर वो क्या हो जाते हैं, एटमॉस्फेयर में आपको देखने को मिलता है कि डाइवर्ज होते हैं, डाइवर्ज होकर नीचे सबसीड होंगे। अब जब सबसीड हो जाएंगे तो फिर वो क्या करेंगे, वापस हाई प्रेशर से लो प्रेशर चलेंगे, मतलब ट्रॉपिक्स से इक्वेटर की तरफ जाएंगे, ठीक है। मतलब ये एटमॉस्फेयर में ऐसा घूम रहा है साइकिल, ठीक है, एक सेल बन रहा है, हेडलेस सेल, अभी आगे बढ़ते हैं। लेकिन वो सरफेस पे क्या हो रहा है, सरफेस पे जैसे आप देखोगे तो विंड्स कहां से कहां चल रही है, ट्रॉपिक्स से चल रही है, कहां पे, ट्रॉपिक्स से विंड चल रही है इक्वेटर पे, फाइन। अब जब ट्रॉपिक्स से इक्वेटर पे विंड जा रही है तो वो क्या कर रही है, एक चीज गौर करो यहाँ पे कि कोरियोलिस फोर्स लग रहा है, टिल्ट हो रही है, ये सब कुछ तो देख लिया हमने। उसके साथ साथ में अब जब वो सरफेस पे विंड चलेगी ना, तो मान लो क्या है कि ये ऐसे इमेजिन करो कि ये सरफेस है, ठीक है, अब मैं यहाँ पे विंड चलाऊंगा, ऐसे विंड चलेगी, जब तो विंड चलेगी तो सरफेस के ऊपर फ्रिक्शन हो रहा है नहीं हो रहा है, बताओ, मतलब सरफेस के साथ में फ्रिक्शन क्रिएट कर रही है ना विंड। तो वही चीज यहां पे भी होगी, ओशियन के ऊपर जब हवाएं चलेगी ना, तो ओशियन सॉलिड नहीं है, लिक्विड है, तो वहां पे जो पानी है वो पानी भी हवाओं के साथ आगे खिसकेगा, ऐसे आया समझ में। तो ये जो हवाओं के साथ पानी खिसकता है, तो इससे क्या होता है कि जो वर्ल्ड वाइड आप देखते हो ये एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन है, जनरल सर्कुलेशन ऑफ एटमॉस्फेयर है ना, ये एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन क्या करता है, ओशियन के अंदर जो सर्कुलेशन हो रहा है, ओशियन करंट्स जो एक जगह से दूसरी जगह चलते हैं, उन्हें भी इन्फ्लुएंस करता है। और ओशियन करंट पे फिर ये तय होता है, मान लो कि ओशियन करंट यहां पे क्या चल रहा है, वार्म ओशियन करंट चल रहा है, तो वो वार्म ओशियन करंट क्या करेगा, यहां के सरफेस पे पानी गिरवाएगा। यहां पे कोल्ड ओशियन करंट चल रहा है तो इवापोरेशन नहीं होगा, तो पानी नहीं आएगा। आगे समझ में। तो वर्ल्ड का क्लाइमेट जो है वो डिपेंड करता है किस चीज पे, ओशियन करंट के ऊपर। ओशियन करंट जो है वो इन्फ्लुएंस हो रहा है किससे, एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन से। अब इस चीज को स्टूडेंट्स जो हैं ज्योग्राफी की खूबसूरती भी मानते हैं और ज्योग्राफी को सरदर्द की तरह भी समझते हैं। इसी चीज के कारण सारे फिनोमिनाज आपस में इतने इंटरकनेक्टेड होते हैं, इसीलिए तो एक साइंटिफिक सब्जेक्ट कहा जाता है इसे, पता है कि सारे फिनोमिनाज इंटरकनेक्टेड है। आपको अगर एक चीज समझ में आई है तो आप उससे दूसरी चीज जोड़ सकते हो, और होता है ऐसा, ठीक है। तो जोड़ के पढ़ते रहोगे तो मजा आता रहेगा। और अगर आपके फंडामेंटल्स कमजोर हैं, और इसीलिए हम टाइम ज्यादा देते हैं टॉपिक पे ताकि फंडामेंटल्स मजबूत हो जाए। फंडामेंटल्स मजबूत है तो बाकी सब तो आप संभाल ही लोगे, इतना विश्वास है आपके ऊपर, ठीक है। तो ये समझ में आया ना आपको कि किस तरह से जो एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन है, जनरल सर्कुलेशन ऑफ एटमॉस्फेयर, इट इज इन्फ्लुएंसिंग दी ओशियन करंट्स, ठीक है। ओशियन के अंदर जो पैटर्न है उसे इन्फ्लुएंस किया जाता है। जनरल सर्कुलेशन ऑफ एटमॉस्फेयर आल्सो सेट्स इन मोशन द ओशियन करंट सर्कुलेशन व्हिच इन्फ्लुएंसेस द अर्थ्स क्लाइमेट। आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर, ठीक है।
कमिंग बैक टू द टॉपिक, जनरल सर्कुलेशन ऑफ द एटमॉस्फेयर। तो जनरल सर्कुलेशन ऑफ द एटमॉस्फेयर की बात करते हैं तो हमें दिख रहा है कि सर एक सेल यहां बन रहा है, एक सेल यहां बन रहा है, एक सेल यहां बन रहा है, ठीक है। तो मोटा माटी में आपको जैसे समझाऊं यहां पे, तो एक हेडले सेल के बारे में पढ़ते हैं हम, ठीक है, एक फेरल सेल के बारे में, एक पोलर सेल के बारे में। फेरल और हेडले जो है साइंटिस्ट थे जिन्होंने डिस्कवर किया है, तो उस कारण से उनका नाम हेडले सेल फेरल सेल हो गया, ठीक है। हेडले सेल फेरल सेल, डोल्ड्रम वगैरह इस तरह से और भी मल्टीपल नामों से जाना जाता है। अभी आप लेकिन यहाँ पे स्पेसिफिक रहो एनसीईआरटी पे, क्लियर। तो जो कॉम्पिटिटिव की तैयारी कर रहे हैं तो आपको इनके सारे फैक्चुअल डिटेल्स और पढ़ना पड़ेंगे एक्स्ट्रा में, क्लियर हुआ। अब आगे हम क्या बताने वाले थे आपको, हाँ, हेडलेस सेल कैसे काम करता है देखिए, ठीक। तो मैं आपको एक बार पॉइंट्स पढ़ के बता देता हूं, फिर आपको विजुलाइज भी करवा दूंगा। तो क्या होता है कि आप जो देखते हैं दी एयर एट दी इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन, ठीक है। इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन मतलब क्या होगा, ये ITCZ जो यहां पे रहता है इक्वेटर पे नॉर्मली, ठीक है, इक्वेटर पे जो रहता है। तो दी एयर at the intertropical convergence zone rises because of convection caused by high insolation and low pressure is created, ठीक है। तो अब यहां पे क्या रहता है, इक्वेटर पे 0 डिग्री पे हाई इंसुलेशन के कारण कन्वेक्शन। अब कन्वेक्शन होगा तो एयर मासेज यहां से ऐसे विजुलाइज करना, एयर मासेज ऐसे ऊपर उठ जाएगी, कन्वेक्शन हो रहा है यहां पे, ठीक है। कन्वेक्शन हो रहा है तो एयर मासेज यहां से उठेगी, यहां लो प्रेशर बना है, ठीक, यहां क्या बना रहेगा, लो प्रेशर बना रहेगा। इसको ऐसे विजुलाइज करना, देखो हमने कहा ना विजुलाइज करवाएंगे। तो ये क्या है, ये सन है और सन की डायरेक्ट रेस कहां आएंगी, इक्वेटर पे। तो इक्वेटर पे कन्वेक्शन होगा, एयर मासेज यहां से उठी, एयर मासेज ऊपर उठेंगी, ठीक। अब आप जैसे देखोगे ना ये ग्रेडियंट क्यों बना है, ये ग्रेडियंट क्यों बना है, थोड़ा इमेजिन कर सकते हो इस चीज को। जब स्ट्रक्चर बताया था तब समझाया भी था हमने कि ट्रोपोस्फेयर जो है, ट्रोपोस्फेयर की, अब ये कन्वेक्शन करंट ट्रोपोस्फेयर में ही होगा और ट्रोपोस्फेयर की जो हाइट रहती है वो इक्वेटर पे ज्यादा रहती है, एवरेज क्या चले जाएगा 13 किलोमीटर 14 किलोमीटर, और वही ट्रोपोस्फेयर की हाइट पोल्स पे कितनी हो जाएगी 8 किलोमीटर। आपको एक होमवर्क दें हम, आप बताएंगे कमेंट सेक्शन में ऐसा क्यों होता है, व्हाट आर द फैक्टर्स ड्यू टू विच ट्रोपोस्फेयर इज up to the 14 kilometer at equator and is only 8 kilometer up to 8 kilometer at पोल्स, ठीक है। तो ये डिफरेंस, ये वेरिएशन क्यों आता है, ये आप मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में। हमने बहुत बार डिस्कस किया है, मतलब स्ट्रक्चर जब पढ़ाया था, देखते हैं कितना पीछे वाला याद रह जाता है आपको, ठीक है। तो कहाँ थे हम, हाँ, आए समझ में। तो इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन जो है वहां पे सोलर इंसुलेशन, कन्वेक्शन हुआ, लो प्रेशर एरिया बन जाता है। अब फिर क्या होता है, द विंड फ्रॉम द ट्रॉपिक कन्वर्जेस एट दिस लो प्रेशर जोन। अब सर दोनों चीजें विजुलाइज करते चलना, एटमॉस्फेयर में ऊपर क्या हो रहा है और सरफेस पे क्या हो। अब यहां से तो एयर मासेस ऊपर उठ के चले गए, यहां लो प्रेशर बन जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहां से एयर मासेस ऊपर उठ गई, कन्वेक्शनल करंट्स, तो यहां लो प्रेशर बन गया, यहां हाई प्रेशर था, तो यहां से विंड्स ऐसे चल रही है, ठीक है। तो साइकिल हमें इतना समझ में आ गया ना कि आधा साइकिल तो समझ में आ गया सर कि एयर मासेस ये मूव कर रही है, ठीक। अब यहां आपको पता है कि ट्रोपोस्फेयर में जाएगी ऊपर 14 किलोमीटर तक चली जाएगी, उसके बाद में क्या करेगी, डाइवर्ज करेगी, अल्टीमेटली डाइवर्ज करने के बाद नीचे सबसीड कर जाएगी, नीचे सबसीड कर जाएगी। एक साइकिल पूरा कंप्लीट हुआ, ठीक है। जनरल सर्कुलेशन ऑफ एटमॉस्फेयर, तो इस तरह से एटमॉस्फेयर में एयर मासेस जो हैं वो एक जनरल सर्कुलेशन में क्या करती है, जनरल सर्कुलेशन में आप देखोगे तो रोटेट करती है, ठीक है। और वो सर्कुलेशन को जिसने डिस्कवर करते चले गए उसके हिसाब से नाम देते चले गए। जैसे आप देखोगे तो हेडले जो थे तो उनके नाम पे हेडले सेल यहाँ पे बन गया है, फाइन। अब आगे बढ़े हम, तो यही चीज आपको पूरी बताई भी गई है यहाँ पे कि थ्योरी में लिख दी गई, बुक में मैंने आपको विजुलाइज करवा दिया कि इस तरह से ट्रॉपिक से एयर मासेस कन्वर्ज करती है, इक्वेटर मतलब ITCZ वाले जोन पे आती है, इक्वेटर पे आती है, वहां से ऊपर उठ जाती है, वहां से ऊपर उठ जाती है, ठीक है, अप टू द एल्टीट्यूड ऑफ 14 किलोमीटर एंड मूव्स टुवर्ड्स दी पोल्स, पोल्स की तरफ मूव करना स्टार्ट करती है। पोल्स तक जाती थोड़ी ना है वो कहां तक जाती है, जैसे आप देखोगे तो वो ट्रॉपिक्स तक आती है 30 डिग्री नॉर्थ तक, और फिर वहां सबसीड कर जाती है, ठीक है। तो वहां पे सबसीड होती है, दिस कॉज एक्यूमुलेशन ऑफ एयर मासेस ऑफ एयर एट अबाउट 30 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ रिस्पेक्टिवली। जैसा नदर्न हेमिस्फीयर में हो रहा होगा वैसा ही इधर सदर्न हेमिस्फीयर में भी हो रहा होगा। तो एयर मासेस 30 डिग्री नॉर्थ और साउथ पे एक्यूमुलेट होने के बाद में नीचे सबसीड करने लगती है, ठीक है। ये सब ट्रॉपिकल जेट का फिनोमेना समझाता हूं, 2 मिनट रुक जाओ, पहले साइकिल समझ लो। फिर क्या होता है, पार्ट ऑफ एक्यूमुलेटेड एयर सिंक टू द ग्राउंड, ठीक है, नीचे की तरफ जाने लगता है, एंड फॉर्म दी सब ट्रॉपिकल हाई, और इस तरह से सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट बनता है। बेल्ट पढ़े थे ना, वो बेल्ट कैसे बनते हैं, ऐसे ही बनते हैं, हाई प्रेशर लो प्रेशर बेल्ट, ठीक। तो इस तरह से क्या होता है कि 30 डिग्री पे हाई प्रेशर बेल्ट इसलिए बनता है क्योंकि जो एयर मासेस ऊपर कह सकते हैं एक्यूमुलेट हुई थी वो नीचे सबसीड करने लगती है और हाई प्रेशर बनता है, ठीक है। कहीं ना कहीं इस चीज को कौन इन्फ्लुएंस कर रहा है, सोलर एनर्जी इन्फ्लुएंस कर रही है, सनलाइट इन्फ्लुएंस कर रही है। अनदर रीजन फॉर सिंकिंग इज द कूलिंग ऑफ एयर। दूसरा रीजन ये भी है क्या कि 30 डिग्री नॉर्थ साउथ तक जाते जाते अब उतनी ही सोलर इंसुलेशन रहती नहीं है, तो एयर वहां पे कूल डाउन हो जाती है, कूल डाउन होने के कारण सिंक कर जाती है, ठीक है, एक कारण ये भी हो जाता है, ठीक है। डाउन बिलो नियर द लैंड सरफेस द एयर फ्लोज टुवर्ड्स द इक्वेटर एज द ईस्टर्लीज। अब ये चीज ध्यान रखना। तो अब क्या होता है कि सरफेस पे जैसे अगर आप देखोगे ना, सरफेस पे क्या होता है, ये एयर मासेस
आप जैसे देख रहे हैं ये एयर मासेस ऊपर उठी गई और इस तरह से सबसीड हो गई हाई प्रेशर रीजन पे, 30 डिग्री पे सबसीड हो गई है। अब सरफेस पे तो ये इधर से इधर चलेगी, ठीक है, सरफेस पे इधर से इधर चलेगी, और जब इसको आप प्लैनेटरी विंड्स के फॉर्म में देखोगे तो ये क्या हो रही है, ये इस तरह से विंड्स चल रही है, ये ठीक है, ये ऊपर एयर सर्कुलेशन ये चल रहा है यहाँ पे, जैसे आप देखोगे तो एयर सर्कुलेशन ये चल रहा है और सरफेस पे विंड्स इधर आ रही है, मतलब ये आ रही है, कोरियोलिस फोर्स लग रहा है, इस कारण क्या हो रहा है, टिल्ट कर जा रही है राइट इन नदर्न हेमिस्फीयर और लेफ्ट इन सदर्न हेमिस्फीयर। ये सारा सब कुछ अभी पढ़ा पिछले वीडियो में। तो इस तरह से क्या हो रहा है आपको देखने को मिला कि हाँ सरफेस पे विंड्स चल रही है। अब सरफेस पे जो विंड्स होती ना तो इन्हें क्या कहा जाता है, ट्रेड विंड्स तो कहा जाता है, ट्रेड विंड्स के साथ साथ में जैसे वेस्टर्लीज कहा जाता है, ईस्टर्लीज कहा जाता है, जो ट्रॉपिक्स में चल रही होती है विंड, इन्हें क्या कहा जाता है, ईस्टर्लीज कहा जाता है, सरफेस पे जो विंड चल रही है। ठीक, अच्छे से विजुअलाइज करना, विजुअलाइजेशन इज द की टू सक्सेस। ये जो सरफेस पे विंड चल रही है इन्हें ईस्टर्लीज कहा जाता है। ईस्टर्लीज क्यों कहा जाता है, तो मैं आपको अब देखो रटना नहीं है, याद करने का एक तरीका सिखा देता हूं। जो विंड्स ईस्ट से आ रही है वो ईस्टर्लीज हो जाएगी, ठीक है, ईस्ट से आ रही है ना, जैसे ये अगर विंड ऐसी आ रही है तो ईस्ट और वेस्ट देखो, ठीक है, ईस्ट और वेस्ट देखोगे तो कहां से आ रही है, ये ईस्ट से आ रही है, एरो इधर लगा इसका, तो ये वेस्ट साइड हो गया, ये ईस्ट हो गया। अब यहाँ पे जैसे आप देखोगे तो ये विंड्स को हम क्या कहते हैं, वेस्टर्लीज कहते हैं। क्यों, क्योंकि ये विंड्स कहाँ से आ रही है, ये विंड अगर ऐसी है तो विंड का ईस्ट और वेस्ट हो गया, तो विंड वेस्ट से आ रही तो ये वेस्टर्ली हो जाती है, ठीक है। तो इस तरह से उसका डायरेक्शन देख लो, डायरेक्शन से समझ में आ जाएगा कि ये क्या कर रही है, ईस्ट से आ रही है ईस्टर्ली, ये वेस्ट से आ रही है वेस्टर्ली, ठीक है। तो ईस्टर्ली हो गया, इन्हें ट्रेड विंड्स भी कहा जाता है, ये चीज ध्यान रखना। कहां तक पहुंच गए थे हम, हाँ, तो अनदर रीजन फॉर सिंकिंग इज द कूलिंग ऑफ एयर व्हेन इट रीचेस 30 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ लैटिट्यूड, डाउन बिलो नियर द सरफेस द एयर फ्लोज टुवर्ड्स द इक्वेटर एज ईस्टर्लीज कहा जाता है, ठीक है। ईस्टर्लीज फ्रॉम आइदर साइड ऑफ द इक्वेटर कन्वर्ज इन द इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन, और इसे हेडली सेल कहा जाता है। और जब ये ईस्टर्लीज, जैसे अगर आप देखोगे ना, ये ईस्टर्लीज क्या कर रही है, दोनों तरफ से आ रही है, नॉर्थ से भी आ रही है, साउथ से भी आ रही है, और वो साइकिल चलता रहता है, एक पूरा सेल चलता रहता है, ठीक है, ये सेल पूरा चलता रहेगा। तो ये जो सेल बनता है ना, कहां पे, ट्रॉपिकल रीजन में, ठीक है, 23 डिग्री मतलब 30 डिग्री ले लो आप, 30 डिग्री नॉर्थ साउथ जो बनता है पूरा, ये जो यहां पे सेल बनता है इसे हेडले सेल कहा जाता है। इतनी चीजें ध्यान रहेगी, ठीक है। एक बार फिर से रिवाइज करवाएं क्या, ठीक है, फिर से रिवीजन की जरूरत नहीं, आप वीडियो को फिर से रिप्लाई करके देख सकते हो, लेकिन यहाँ पे चीजें ध्यान रखना है आपको। क्या, एयर मासेस ऊपर उठती है, लो प्रेशर एरिया बनता है, ठीक है, और जो ये लो प्रेशर रहता है तो यहाँ पे जो नॉर्थ 30 डिग्री नॉर्थ साउथ में एयर मासेस रहती है, हाई प्रेशर बेल्ट जो रहता है, वहाँ की एयर मासेस इधर वैक्यूम की तरफ आ जाती है, और एक पूरा साइकिल इस तरह से जो कंप्लीट होता है, ठीक है, उस साइकिल को ट्रॉपिकल रीजन में जो रहता है उसे क्या कहा जाता है, हेडले सेल कहा जाता है। एक इंटरेस्टिंग चीज बुक के बाहर से है, ध्यान दो थोड़ा, कि यहाँ पे आप जैसे देख रहे हो ना कि क्या लिखा, सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम, सिरदर्द, जेट स्ट्रीम हम सोचते हैं ना कहां से बनी है जेट स्ट्रीम, तो जेट स्ट्रीम कहां से बनी वो समझाता हूं। जैसे एक सेल ये हो गया हेडलेस सेल, पहले फेरल सेल भी पढ़ लो तब जेट स्ट्रीम को समझना आसान रहेगा, ठीक है। अब वैसे ही सिमिलर फिनोमिना आपको फेरल सेल में देखने को मिलेगा, कहां पे, मिडिल लैटिट्यूड्स में। तो इन द मिडिल लैटिट्यूड द सर्कुलेशन इज दैट ऑफ सिंकिंग कोल्ड एयर दैट कम्स फ्रॉम द पोल्स एंड द राइजिंग वार्म एयर दैट ब्लोस फ्रॉम द सब ट्रॉपिकल हाई। समझो इस चीज को क्या है, ये देखो इसे विजुअलाइज करते हैं वो ज्यादा आसान रहेगा, ठीक। क्या है, यहां पे अगर आप सारे लैटिट्यूड्स को देखते हो, साइकिल को देखते हो, तो हमने ये सीख लिया है हेडलेस सेल जो है, हेडलेस सेल किस तरह से ऑपरेट करता है। अब क्या हो रहा है कि हेडलेस सेल पे अगर आप देखते हो, हेडलेस सेल का जो नदर्न पार्ट रहता है, जैसे हायर लैटिट्यूड्स में बढ़ते हो तो 30 डिग्री जो ट्रॉपिक्स वाला रीजन है, वहां पे एयर मासेस सबसीड कर रही है, ठीक है, वहां पे एयर मासेस सबसीड कर रही है, तो यहां क्या बन रहा है, यहां बन रहा है हाई प्रेशर, ठीक। और ग्लोबल प्रेशर बेल्ट को देखोगे तो यहां लो प्रेशर था, ठीक है, मिडिल लैटिट्यूड्स में आपको 30 डिग्री नॉर्थ पे क्या देखने को मिल रहा है, हाई प्रेशर देखने को मिल रहा है। अब यहां पे लो प्रेशर बनेगा, एक डायनामिक लो प्रेशर बनेगा, ठीक है, 60 डिग्री नॉर्थ पे और ऊपर जाओगे तो एक डायनामिक लो प्रेशर बनेगा। कैसे, इससे समझो जरा थोड़ा तो और क्लियरिटी मिलेगी आपको, ठीक है, इससे और क्लियरिटी मिल जाएगी। कैसे क्लियरिटी मिलेगी समझना यहाँ पे, ठीक। ये वाला साइकिल, ये वाला सेल पूरा हमने पढ़ लिया, हेडलेस सेल। हेडलेस सेल पे हमें पता है कि विंड्स कैसी चलती है, ईस्टर्ली चलती है विंड, ठीक है, हेडलेस सेल समझ में आ गया है। अब ये हेडलेस सेल वाला ये जो रीजन था, यहाँ क्या था, लो प्रेशर था। ऊपर जाएंगे 30 डिग्री नॉर्थ जो है उसकी नदर्न बॉर्डर जो रहती है, यहाँ पे हाई प्रेशर था, ठीक। यहाँ पे क्या रहने वाला है, यहाँ पे जैसे अगर आप देखोगे तो लो प्रेशर रहने वाला है। ये लो प्रेशर क्यों रहेगा, डायनामिक लो प्रेशर बनता है, ठीक है। ये जो आप जैसे देख रहे हैं ना, तो सब पोलर रीजन में ये जो प्रेशर बनता है, सब पोलर लो प्रेशर जो बनता है, तो सब पोलर लो क्यों बनता है, डायनामिक, सोलर इंसुलेशन के कारण नहीं बनता है। आजू बाजू में क्योंकि हाई प्रेशर है तो बीच में लो बनता है वहां पे, ठीक। तो यहां पे क्या देखने को मिलेगा आपको कि एक वेस्टर्ली विंड चलेगी, ठीक है, वेस्ट से आ रही है, वेस्टर्ली विंड चलेगी सरफेस पे, ये क्या रहेगी, ये रिलेटिवली वार्म रहेगी।
रिलेटिवली वार्म क्यों कह रहे हैं? क्योंकि जो पोल से विंड आ रही होगी, पोल से जो ईस्टर्लीज आ रही होगी ना, ठीक है, पोल से जो ईस्टर्ली आ रही होगी वो क्या होगी? वो ठंडी होगी। तो यहां पे आपको कोल्ड और वार्म दो तरह की एयर मासेस सरफेस पे मिलती हुई देखने को मिलेगी, सरफेस और अपर सर्कुलेशन दोनों को विजुअलाइज करना। तो अब क्या हो रहा है? कोल्ड और वार्म दोनों आ रही है, तो यहां पे फ्रंट बनते हैं, फ्रंटोजेनेसिस आप आगे वेदर सिस्टम में पढ़ोगे। कोल्ड एयर मासेस जो रहती है और वार्म, तो कोल्ड एयर मासेस, सिंकिंग कोल्ड एयर मासेस कमिंग फ्रॉम पोल, ये लिखा है ना क्या कि इन द मिडिल लैटिट्यूड सर्कुलेशन दैट इज ऑफ सिंकिंग कोल्ड एयर दैट कम्स फ्रॉम द पोल्स। तो पोल से जो एयर मासेस आ रही हैं वो ठंडी है, वो ऊपर नहीं जाएंगी, वो सिंकिंग एयर मासेस है। और वही जो ट्रॉपिक से एयर मासेस जाएगी वो क्या रहेगी? वो वार्म रहेगी। तो वार्म और कोल्ड एयर मासेस जब मिलेगी तो वार्म एयर तो ऊपर उठेगी ना, वार्म एयर ऊपर उठते चले आएगी, और उसको नीचे से कौन ऊपर उठा रहा है? ये कोल्ड एयर मासेस जो आ रही है। समझ में आया? वार्म, ये कोल्ड है, ये वार्म है, वार्म और कोल्ड एयर मासेस दोनों आ रही है ऐसे, एक पोल से आ रही है, ठीक है, और एक क्या है? ट्रॉपिक से जा रही है ये वाली। अब क्या होगा कि वार्म एयर मास तो हल्की है तो वो ऊपर उठेगी, और ये नीचे से क्या उसको ऊपर और उठाएगी, बोले कि जा तू, ठीक है। तो उस तरह से क्या देखने को मिलता है? उस तरह से हमें यहां पे देखने को मिलता है कि लो प्रेशर बनता है, ठीक है। क्या होता है? एक डायरेक्ट नहीं, एक इनडायरेक्ट लो प्रेशर बनता है, ठीक है। तो यहां पे क्या है? इनडायरेक्ट लो प्रेशर देखने को मिलता है। अब लो प्रेशर बन गया तो एयर मासेस यहां से क्या होगा? जैसे देखोगे ऊपर उठेगी एयर मासेस, ठीक है, सबसीड होगी, वही प्रोसेस यहां डाइवर्ज होगी। यहां डाइवर्ज क्यों होगी? क्योंकि आपको पता है यहां हाई प्रेशर है, तो जिस तरह से इक्वेटोरियल एयर मासेस यहां सबसीड हो रही थी, वैसे ही क्या होगा? ये सब पोलर एयर मासेस भी यहां सबसीड होगी, सबसीड हो गई। सबसीड होने के बाद क्या बनता है? यहां हाई प्रेशर, और यहां से फिर सरफेस विंड्स चलने लगती है। तो यहां पे जो सरफेस विंड चलती है वो कौन सी चलती है? वो ईस्टर्ली चलती है, सॉरी वेस्टर्ली चलती है। अब आप थोड़ा सा अगर लॉजिक लगाओगे उसमें, तो नदर्न हेमिस्फीयर में जो विंड्स चलती है किस तरफ मूव करती है? राइट हैंड टुवर्ड्स। अब ये विंड कहां से कहां ऐसे चल रही है, विंड्स ऐसे जाएगी, राइट हैंड ये है तो ऐसे टिल्ट करेगी ना, तो कोरियलिस फोर्स लग रहा है, और कोरियलिस फोर्स लगने के कारण क्या है? राइट हैंड ही टिल्ट कर रही है नदर्न हेमिस्फीयर में। बाकी उसका डायरेक्शन क्या है? इधर से इधर है। ये वाली विंड्स इधर टिल्ट कर रही है तो राइट ही टिल्ट कर रही है, क्योंकि विंड्स ऐसे जा रही है, सब समझाया पिछले वीडियो में, इस कारण इधर टिल्ट कर रही है। ये वाली विंड्स जो है ऐसे जा रही है, ठीक है, तो इस कारण इधर टिल्ट कर रही है। जा ये भी क्या रही है? हाई प्रेशर से लो प्रेशर ही जा रही है, और कोरियलिस फोर्स उसी तरह से काम कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। सो दिस वाज द स्टोरी। ये दूसरा साइकिल जो है मिड लैटिट्यूड्स में इस तरह से जो साइकिल बनता है, सेल बनता है, उस सेल को क्या कहा जाता है? उस सेल को हम कहते हैं फेरल सेल, ठीक है। तो उस सेल को फेरल सेल कहा जाता है। तो एट द सरफेस दीज विंड्स आर कॉल्ड वेस्टर्लीज एंड दिस सेल इज नोन एज द फेरल सेल। क्लियर? अब एक और सेल बनता है, वो है पोलर सेल। पोलर सेल को समझो तो देखो, ये पोल्स पे आपको सेल बनता हुआ दिख रहा होगा, ठीक है, पोल्स पे आपको ये सेल बनता हुआ दिख रहा होगा, ये पोलर सेल बनेगा, पोलर रीजन पे जो सेल बनता है। फाइन, इसको थोड़ा सा और जीआईएफ के फॉर्मेट में देखना चाहोगे, ईस्टर्लीज चल रही है, वेस्टर्लीज चल रही है, और ये पोल पे फिर क्या चलेगी? तो इसको हम क्या कहते हैं? पोलर ईस्टर्लीज कहते हैं। पोलर ईस्टर्लीज भी चल रही होती है सरफेस पे, और अपर एयर सर्कुलेशन में अलग ही कहानी चल रही होती है। चलो, तो अपर एयर सर्कुलेशन की कहानी समझे पोलर सेल की। तो एट पोलर latitudes, ठीक है, the cold dense air subsides near the poles and blows towards the middle latitudes as the polar easterlies, ठीक है। this cell is the polar cell। ज्यादा एक्सप्लेन नहीं किया गया है, हम समझा देते हैं आपको। क्या हो रहा है कि यहां जिसे आप देखोगे, समझना फिर से, यहां क्या था? ये जो हाई प्रेशर था 30 डिग्री नॉर्थ पे, उसके ऊपर क्या होता है? एक इनडायरेक्ट लो प्रेशर बनता है। ये लो प्रेशर बना हुआ है। पोल्स पे तो क्या है? एयर मासेस, कोल्ड एयर मासेस सब पूरी की पूरी श्रिंक करेगी, ठीक है। तो यहां क्या बनेगा? हाई प्रेशर बनेगा। फाइन, यहां हाई प्रेशर बनेगा, तो ये हाई प्रेशर से लो प्रेशर विंड्स ऐसे चलेगी, हाई प्रेशर से लो प्रेशर विंड्स ऐसे चलने वाली है, ठीक है। नॉर्थ पोल से इधर चलेगी कहां पे? सब पोलर रीजन में, और वैसे ही साउथ पोल से कहां चलेगी? यहां पे आप जैसे देखोगे तो सब पोलर रीजन में चलेगी, ठीक है, सब पोलर रीजन साउथ में चलेगी। तो विंड्स पोल से कहां जाएगी? जो रिलेटिव लो प्रेशर एक बना था ना, वहां जाएगी, रिलेटिव लो प्रेशर पे। अब क्या होता है इस बीच में, जैसे अगर आप देखोगे तो ये लो प्रेशर एरिया था, तो यहां एयर मासेस ऊपर उठेगी, एयर मासेस ऊपर उठी, ठीक है, डाइवर्ज होगी, डाइवर्ज होकर हाई प्रेशर पे सबसीड हो जाएगी। तो सरफेस पे आपको क्या देखने को मिलता है कि कोल्ड एयर मासेस, ठीक है, कोल्ड एयर मासेस फ्रॉम पोल्स, ठीक है, पोल से कहां चलती है? पोल से चलती है सब पोलर लो प्रेशर में, ठीक है, और इस पे कोरियलिस फोर्स भी लगेगा, इस पे भी लगेगा कोरियलिस फोर्स, ठीक है। तो अब ये ऐसे मूव कर रही है ना, हाई प्रेशर से लो प्रेशर, कोरियलिस फोर्स लगेगा तो राइट हैंड टिल्ट कर जाएगी, तो उस तरफ ऐसे टिल्ट करेगी वो। क्लियर? देखो कहां, ये यहां पे आपको टिल्ट होती दिख रही है राइट हैंड टुवर्ड्स, ठीक। तो ये क्या हो गई? ये हमारी सरफेस विंड्स हो गई, जिन्हें पोलर विंड्स कहा जाएगा, ठंडी एकदम चिलिंग विंड्स। क्लियर हुआ? तो इस तरह से जनरल सर्कुलेशन में आपने 3 सेल समझे, तीनों सेल समझ में आए, फेरल सेल, पोलर सेल और हेडली सेल, ठीक है। तो हम कंक्लूड क्या करेंगे कि जनरल सर्कुलेशन और जो एटमॉस्फेयर है उसमें हेडली सेल, फेरल सेल, पोलर सेल, 3 साइकिल्स जो है वो हमें देखने को मिलते हैं। और इन 3 सेल का इंपैक्ट क्या होता है सरफेस के ऊपर? सरफेस के ऊपर देखो इंपैक्ट समझना है, सीधा सा इंपैक्ट है, द ट्रांसफर ऑफ हीट
energy from lower latitudes to the higher latitudes maintains the general circulation। तो जनरल सर्कुलेशन जो है वो यहां पे बना हुआ रहता है। जनरल सर्कुलेशन कैसे बना हुआ रहता है, मतलब जो टेम्परेचर है ना, तो जनरल सर्कुलेशन के कारण टेम्परेचर कंडीशंस बनी हुई रहती है। समझना अच्छे से कैसे कि ये जो इक्वेटोरियल मतलब ITCZ पूरा जो इक्वेटोरियल रीजन है, यहाँ पे जो एयर मासेस उठती है वो गर्म रहती है। सबसीड हो गई एयर मासेस, यहाँ पे हाई प्रेशर में सबसीड होती है, तो जो सबसीड एयर मासेस हुई हैं तो वो क्या है, रिलेटिवली गर्म है, उतनी नहीं है जितनी इक्वेटर पे, लेकिन गर्म है। अब ये गर्म एयर मासेस किधर जाएगी, गर्म एयर मासेस किधर जाएगी, किधर को जाएगी, ये सारी गर्म एयर मासेस जाएगी सब पोलर लो रीजन में। सब पोलर लो रीजन में जाएगी, तो जो ठंडा रीजन रहता है उसको गर्म करती है ये, ठीक है, ठंडा रीजन जो रहता है उसे गर्म करती है। तो इस तरह से यहाँ पे हमें क्या देखने को मिलता है, ट्रांसफर ऑफ हीट एनर्जी फ्रॉम लोअर लैटिट्यूड्स टू द हायर लैटिट्यूड्स। अब लोअर लैटिट्यूड्स तो गर्म रहेंगे, 0 डिग्री पे गर्मी रहना है, लेकिन वही गर्मी आप देख रहे हो तो गर्मी कहां तक पहुंच रही है, हायर लैटिट्यूड्स तक। तो टेम्परेचर कंडीशन जो है मेंटेन रहती है, ठीक है। एज प्रॉमिस्ड एक चीज आपको और बताते हैं, ठीक है, जो बुक में नहीं है, लेकिन समझना, इसको थोड़ा विजुअलाइज करना, तो इससे आपको पता है जो जेट स्ट्रीम वाला सिरदर्द है ना वो आसान होगा। आपने क्या देखा कि ये जो साइकिल बन रहे हैं, सेल बन रहे हैं, हेडलेस सेल बना, फेरल सेल बना, तो एयर मासेस जो है एक सेल जो सरफेस पे और एटमॉस्फेयर में आप देखोगे तो ऐसे कंप्लीट हो गया ये, ठीक है। तो अगर इसे हम ग्लोब पे देखने की कोशिश करें, विजुअलाइज करें, देखो विजुअलाइजेशन बहुत जरूरी है। आप देखोगे तो हाँ, एक साइकिल ऐसे पूरा कंप्लीट हो गया, ठीक है, एक साइकिल यहां पे कंप्लीट हो गया, एक मिडिल लैटिट्यूड में कंप्लीट हो गया, एक क्या क्या हो गया, ट्रॉपिकल रीजन में कंप्लीट हो गया, ठीक है, एक साइकिल ये ट्रॉपिकल रीजन में कंप्लीट हो गया, एक साइकिल ये मिडिल लैटिट्यूड में कंप्लीट हो गया। अब ये जो एयर मासेस यहाँ पे दोनों साइकिल के जंक्शन पे देखने को मिलती है, ठीक है, वही चीज यहां भी होगी, क्या कि यहां से जैसे वार्म एयर मासेस जा रही है, यहां से कोल्ड एयर मासेस आ रही है, और इनके ऊपर यहाँ पे एक पार्सल आपको एयर मासेस का यहां भी देखने को मिलेगा, दो अलग अलग सेल के जंक्शन पे। अब क्या होता है कि अर्थ घूम रहा है, अर्थ घूमते हैं, बहुत सारे फिनोमेना एक साथ चल रहे हैं। ये जो सब कुछ हो रहा है वो सरफेस पे विंड चल रही है, एटमॉस्फेयर में जा रही है, वो तो क्या है, हर लॉन्गिट्यूड पे अपने हिसाब से चीजें चलती रहेगी, हर लॉन्गिट्यूड पे ही, मतलब हर एक जगह पे, जैसे ये जो जगह है, ये जो लॉन्गिट्यूड है, इस लॉन्गिट्यूड पे इस तरह से एयर मासेस क्या कर रही होगी, अपने जनरल सर्कुलेशन में घूम रही होगी, ठीक है, हर लॉन्गिट्यूड पे वो होता रहता है, ठीक। एक सर्कुलेशन वो चल रहा है, दूसरा यहाँ पे रोटेशन चल रहा है, अर्थ का रोटेशन चल रहा है। तो जो एयर मासेस इस तरह से यहाँ ऊपर इकट्ठी हो रही होगी ना, वो एयर मासेस क्या है, अर्थ के रोटेशन के कारण वो एयर मासेस जो यहाँ पे एक्यूमुलेट हुई है, जो एयर पार्सल, समझना बहुत इंपॉर्टेंट चीज, जो एयर पार्सल्स यहाँ एक्यूमुलेट हो गई होगी, वो अर्थ के रोटेशन के साथ साथ में वो एयर मासेस भी क्या करने लगती है, घूमने लगती है, ठीक है। तो जेट स्ट्रीम क्या है, फास्ट मूविंग विंड्स इन अपर मतलब अपर एटमॉस्फेयर। अपर एटमॉस्फेयर में फास्ट मूविंग विंड्स कहां से आई, वो तो ये जो सर्कुलेशन चलता है ना एटमॉस्फेयर का, जनरल सर्कुलेशन, उस जनरल सर्कुलेशन में जो अलग अलग सेल बनते हैं, उन सेल के जो जंक्शंस रहते हैं, वहां पे जो एयर पार्सल्स इकट्ठा हो जाती है ना, तो वो एयर पार्सल्स अपने नॉर्मल रूट को छोड़कर जब अर्थ के रोटेशन के साथ में घूमने लगती है तो वो जेट स्ट्रीम बन जाती है। समझ में आया, जेट स्ट्रीम जो हमेशा से हमें समझ नहीं आता है, वो एयर सर्कुलेशन जब हम समझते हैं तो जेट स्ट्रीम क्लियर हो जाती है, जेट स्ट्रीम बनती कहां से है, ठीक है। तो वो ये जनरल सर्कुलेशन के कारण एयर मासेस इकट्ठे होती है और ये घूमने लगती है। तो पोलर जेट, सब ट्रॉपिकल जेट जो है ये फिर इंडिया में क्या करती है, बारिश करवाती है, विंटर रेनफॉल्स, ठीक है। 9th क्लास में, 11th क्लास की दूसरी बुक में आपने सब में पढ़ा होगा। तो मैंने सोच के रखा था कि जब आप ये टॉपिक पढ़ोगे तब विजुअलाइजेशन बहुत आसान रहेगा जेट स्ट्रीम्स का कैसे बनती है, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट जनरल सर्कुलेशन ऑफ द एटमॉस्फेयर, जिसे हमने पढ़ा, जाना, समझा। आशा करते हैं चीजें समझ में आई है। अब नेक्स्ट वीडियो में जो आपको बॉक्स में डिटेल दी है ना, वो थोड़ा सा पढ़ते हैं कि जनरल सर्कुलेशन का ओशियन के ऊपर क्या इंपैक्ट होता है। फिनोमिना है एनसो का फिनोमिना आपको मैं समझा चुका हूं बहुत अच्छी तरह से, तो नेक्स्ट वीडियो में बहुत कुछ बताता हूं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप यू एंजॉयड इट। मैग्नेट ब्रेन्स पर इसी तरह से क्लास 4th से क्लास 12th तक सभी सब्जेक्ट्स, चैप्टर्स, टॉपिक, सब टॉपिक, सब कुछ सिस्टमैटिक वे में वीडियो लेक्चर्स के फॉर्मेट में अवेलेबल हैं, जिन्हें आप बहुत आसानी से देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, घर बैठे अपना सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं। अपने जूनियर्स और सीनियर्स को जरूर बताइए मैग्नेट ब्रेन्स के बारे में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे कनेक्टेड, कीप लर्निंग। थैंक यू वेरी मच। हेलो एवरीबडी, दिस इज दिगराज सिंह राजपूत। वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे जनरल एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन एंड इट्स इफेक्ट ऑन ओशियंस। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जनरल एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन क्या है, तो सारे जितने भी सेल बनते हैं, जो सर्कुलेशन साइकिल बनते हैं, वो हमने समझ लिया था, और एक ब्रीफ इंट्रो वहां पे भी आपने जाना था। देखो ये टॉपिक आपको सिर्फ एक बॉक्स में दिया है, लेकिन सिग्निफिकेंट है, ठीक है। फॉर द लव ऑफ ज्योग्राफी एक चीज हम कहेंगे कि इस टॉपिक को अच्छे से पढ़ना। क्यों अच्छे से पढ़ना? क्योंकि ये बहुत सारे फिनोमिना आपस में एसोसिएटेड हैं, ठीक है। तो इस वीडियो में मैं आपको एक रेफरेंस भी बताऊंगा, उस वीडियो को भी देखना। और ठीक, तो कहानी क्या है, देखो कि जनरल एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन का इफेक्ट ओशियंस पे क्या होता है, ओशियंस पे कैसे होता है। तो अब यहां पे आप एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर दोनों को जोड़ के देखना। हाँ, क्या है कि द जनरल सर्कुलेशन फॉर ऑफ द एटमॉस्फेयर आल्सो अफेक्ट्स द ओशियंस। हाउ?
तो द लार्ज स्केल विंड्स ऑफ द एटमॉस्फेयर इनिशिएट लार्ज एंड स्लो मूविंग करंट्स ऑफ द ओशियन। अब आप ओशियन को देखोगे ना, पानी से भरा हुआ एकदम लबालब, ठीक है, पूरा पानी भरा हुआ है। अब क्या होता है उसमें मूवमेंट कैसे होगी, तो आप देखते हैं ऑसिलेशन होता है, वेव्स आती है, इस तरह से वेव्स आती रहती है, ठीक है, टाइड्स जो रिदमिक राइज एंड फॉल देखने को मिलता है। उसके साथ साथ में ओशन में एक मूवमेंट करंट के फॉर्म में भी होता है, छू के लगने वाला करंट नहीं, मतलब पानी जो है एक लार्ज अमाउंट में डिस्प्लेस होता है एक जगह से दूसरी जगह, ठीक है। तो वो जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है ना, वो डिस्प्लेसमेंट कौन कर रहा है, अब पानी को कोई खींच के थोड़ी ना ले जा रहा है, तो यहां पे डिस्प्लेसमेंट विंड के कारण होता है। ठीक, ये छोटा मोटा फिनोमिना नहीं है, ये क्या है लार्ज स्केल पे कोशिश करना समझने की, आपको विजुअलाइज में छोटे लेवल पे भी करवा दूंगा। आप क्या करना, एक टब में पानी भरना और ऐसे फूंक मारना उस पे, तो आप क्या देखोगे कि पानी जो है वो पानी आगे मूव होता है ना। अब आपने हाथ तो लगाया नहीं उसको, फिर भी मूव क्यों हो रहा है पानी, क्योंकि आप देखोगे तो उसके ऊपर फोर्स काम कर रहा है विंड का। वही चीज यहां पे भी होती है। हमने प्लैनेटरी पैटर्न पढ़ा कि हाँ विंड्स ऐसे ऐसे मूव करती है, ट्रॉपिक्स वाला जो रीजन है, ट्रॉपिक्स वाले रीजन में क्या करती है, ऐसे ईस्टर्लीज चल रही होती है, ठीक है। तो ईस्टर्लीज जो चल रही होती है तो वो क्या करती है, वो जब सरफेस सी सरफेस के ऊपर एक्ट करेगी ना, तो सी सरफेस के ऊपर जो पानी है, ठीक है, जैसे मान लो सी सरफेस है, सी सरफेस के ऊपर पानी और ये हवाएं आ रही है, तो हवाएं क्या करेगी, फोर्स लगाएगी, तो वो पानी जो है वो डिस्प्लेस होगा करंट के फॉर्म में, वो पानी डिस्प्लेस होगा। ऊपर वाला पानी क्या है, आगे बढ़ गया, नीचे वाला पानी जो आया वो पानी उसके ऊपर फिर सोलर इंसुलेशन आएगी तो नीचे वाला पानी गर्म होगा, तो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, ओशन का पानी गर्म होने लगेगा। आ रहा है समझ में, तो कैसे फिनोमेना जुड़े हुए हैं। तो लार्ज स्केल विंड्स ऑफ द एटमॉस्फेयर इनिशिएट लार्ज एंड स्लो मूविंग करंट ऑफ द ओशन। तो लार्ज स्केल विंड क्या कर रही है, स्लो मूविंग करंट को इनिशिएट कर रही है कि हाँ आगे बढ़ो, ठीक है, धीरे धीरे वो क्या कर रही है, पानी को धकाती है विंड्स। तो किस तरह से एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन ओशन के ऊपर इंपैक्ट क्रिएट कर रहा है। अब इतना नहीं है, ये इफेक्ट जो है और बड़े लेवल पे देखने को मिलेगा। क्या, तो ओशन इन टर्न प्रोवाइड इनपुट ऑफ एनर्जी एंड वाटर वेपर इनटू द एयर। अब क्या होगा कि ओशन जो है ना, तो अब ओशन जिस तरह से ओशन करंट आ रहा है, तो ओशन करंट में पानी गर्म हो रहा है, तो इससे क्या हो रहा है, पानी गर्म होगा, इवोपरेशन होगा, इवोपरेशन होगा तो क्या, एटमॉस्फेयर के अंदर वाटर वेपर्स वगैरह जो है वो पहुंच रही है, एयर के अंदर वाटर वेपर्स पहुंच रही है, ठीक है। तो ओशन इन टर्न प्रोवाइड इनपुट ऑफ एनर्जी एंड वाटर वेपर इनटू द एयर, तो वाटर वेपर वगैरह आ जाती है। एयर ने उस पे काम किया, उसने एयर को क्या कर दिया, उसकी वो दे दी, एक तरह से फी पे कर दी कि अच्छा एयर ने ओशन करंट मूव करवाए तो आप इवोपरेशन के फॉर्मेट में हमसे वाटर वेपर लेके चले जाओ, ठीक है। फिर क्या होता है, दीज इंटरैक्शंस टेक प्लेस रेदर स्लोली ओवर अ लार्ज पार्ट ऑफ द ओशियन। तो अब ये क्या है, मैंने आपको बताया ना कि ऐसा नहीं कि आप खड़े हो जाओगे, आपको दिख रहा होगा कि हाँ इधर से एयर मासेस उठ रही है, ये एयर काम कर रही है। ये लार्ज पार्ट ऑफ द ओशियन पे जब काम करता है और बहुत स्लोली काम करता है, विच इज नॉट विजिबल थ्रू द नेकेड आइज, तो उससे क्या होता है, उससे हम देख नहीं पा रहे, लेकिन उसका फिनोमिना जो हो रहा है ना पूरा, ये उसका इंपैक्ट जरूर फील करेंगे। ओशियन का वार्मिंग और कूलिंग ऑफ वाटर ये देखने को मिलता है हमें यहाँ पे, ठीक है। वार्मिंग और कूलिंग कैसे, कि अब यहां से यहां पानी आ गया, मान लो, ठीक है, यहां से यहां पानी आ गया, तो ओशियन के अंदर भी एक साइकिल बन जाएगा कि पानी यहां जो था, पानी यहां पे सी लेवल इतना था तो वो पानी इधर की तरफ ग्रेडियंट की तरफ मूव करके आया, तो अब यहां पे ग्रेडियंट अगर बढ़ेगा तो पानी नीचे जाएगा, फिर यहां पे अगर ग्रेडियंट बढ़ेगा तो पानी इधर मूव करेगा, ठीक है। मतलब ये ओशन करंट में सारी चीजें पढ़ाऊंगा, अभी मैं आपको सिर्फ एक आइडिया दे रहा हूं, ठीक है। अब यहां पे क्या होगा, पानी एक तरह से कह जाएंगे अपवेलिंग होगी, यहां पानी ज्यादा बढ़ जाएगा, तो वो पानी कहां से कहां, इधर से इधर मूव करने लगेगा। आया ना समझ में। तो जैसा एटमॉस्फेरिक साइकिल हाई प्रेशर लो प्रेशर मूव करता है, तो हमेशा जिधर ग्रेडियंट रहेगा चीजें उधर भागेगी ही भागेगी। तो इस तरह से ओशन के वाटर के अंदर भी क्या होता है, ओशन करंट्स जो इस तरह का क्या बनाते हैं, साइकिल बनाते हैं, ठीक है, साइकिल बनाते हैं। तो कूलिंग और वार्मिंग कैसे होती रहती है कि यहां अगर ओशन करंट वार्म है, ठीक है, यहां से यहां वार्म वाटर जाएगा, लेकिन ये पोलर रीजन में पानी ठंडा रहेगा, तो वो पानी ठंडा इधर आएगा और इधर से इधर जब जाएगा तो ये ओशन करंट जो जाएगा ये कोल्ड ओशन करंट रहेगा, और कोल्ड ओशन करंट क्या कर देगा, यहां की जगह को ठंडा कर देगा, यहां के पानी को ठंडा कर देगा। तो ओशन में वार्मिंग कूलिंग होती है, ठीक है, ओशन में वार्मिंग कूलिंग होती है। ओशन के अंदर जो करंट्स चल रहे हैं वो करंट्स एयर से चल रहे हैं, इसी कारण सारी चीजें आपस में इंटरकनेक्टेड है। समझ में आया। अब आपको जो बॉक्स में 2-3 शब्द दिए हैं वो समझो, वो ज्यादा जरूरी है। जैसे क्या है, यहां पे एक एग्जांपल दिया है, द वार्म वाटर ऑफ द सेंट्रल पैसिफिक ओशियन slowly drift towards the South American coast and replaces the cold Peruvian current। अब आपको पता है कि एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन के कारण क्या होता है, मूवमेंट होता है। तो यही मूवमेंट आपको कहां देखने को मिलता है पता है, यह मूवमेंट जब आप इस पैसिफिक ओशियन में देखते हो, पैसिफिक ओशियन में भी स्पेसिफिकली आ जाओ, साउथ पैसिफिक ओशियन में जब देखते हो, ये जो रीजन है ना, इस रीजन में जो फिनोमिना होता है ओशियन करंट का और एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन का, उस फिनोमिना से वर्ल्ड वाइड क्लाइमेट इंफ्लुएंस होता है। कैसे, देखो ब्रीफ में समझाऊंगा मैं आपको, क्यों, क्योंकि मतलब जैसे मैं आपको क्या शॉर्ट में बताते चल रहा हूं चीजें, क्योंकि डिटेल में पढ़ना है तो ये जो पूरा फिनोमिना है एलिनो सदर्न ऑसिलेशन का, ये क्लास 9th में बकायदा एक आधे घंटे का वीडियो लेक्चर है, आधे घंटे शायद ऊपर है, ठीक है, 1 घंटे के आसपास का है।
तो उसमें हमने क्या करा, आपको बेसिक से जीरो से बताया, क्योंकि 9th क्लास के बच्चों को भी पढ़ाया गया था, पढ़ाना तो वहां भी था। तो आप इस वीडियो लेक्चर को जरूर देखना, ठीक है। एनसो स्पेस मैग्नेट ब्रेन सर्च करोगे ना तो आपको मिल जाएगा, तो वहां पे आप ये जब वीडियो देखोगे तो आपको समझ में आएगा अच्छा पूरा फिनोमेना कैसे चलता है, ठीक है। बाकी मैं आपको यहाँ पे शॉर्ट में चीजें समझाता हूं, एक बार क्लियर उससे भी होगी। देखो ठीक है क्या हो रहा है, क्या कहा जा रहा है कि वार्म वाटर जो है वो सेंट्रल पैसिफिक ओशन का वार्म वाटर जो है स्लोली किधर ड्रिफ्ट कर जाता है, जो पेरुवियन कोस्ट है वहां पे कोल्ड करंट को रिप्लेस कर देता है और वहां से फिनोमेना चेंज होता है, ठीक है। तो कहानी जो पूरी एलिनो की वो सिर्फ इतने पार्ट में बेस्ड है, इतने पार्ट में बेस्ड है, मतलब ओरिजिन जो है इतने पार्ट में है, लेकिन इंपैक्ट पूरे वर्ल्ड वाइड होगा। नॉर्मली क्या होता है कि यहां लो प्रेशर रहना चाहिए, पैसिफिक साउथ पैसिफिक ओशन में हम कहेंगे कि साउथ वेस्टर्न पैसिफिक ओशन जो है, ठीक है, साउथ वेस्ट वाला जो पार्ट रहता है, ये वाला जो पार्ट रहेगा ना, इस पार्ट में लो प्रेशर रहता है, ठीक है। एटमॉस्फेरिक विंड्स जो है ईस्टर्ली ऐसे काम कर रही होगी, सारा सरफेस इधर यहाँ पे सरफेस विंड, मतलब जो ओशन के सरफेस पे विंड्स काम करेगी वो ओशन करंट को इधर धका के ले जाएगी, यहाँ पानी इकट्ठा होगा, यहाँ लो प्रेशर होगा, ठीक है। तो यहाँ पानी गर्म रहेगा, ठीक है, यहाँ गर्म पानी रहेगा, फिर वो ओशन करंट ऐसा चलेगा कि यहाँ पे पानी अपवेलिंग के कारण ज्यादा हो गया पानी, तो वो पानी इधर स्लोप में इधर मूव कर जाएगा, ठीक है। स्लोप में इधर मूव करने के बाद में वो पानी फिर इधर मूव करेगा, ठीक है। इधर क्यों मूव करेगा, तो जैसे यहाँ पे अपवेलिंग यहाँ पे इकट्ठा हो गया ना पानी, तो जिधर ग्रेडियंट मिलेगा उधर मूव करेगा। अब यहाँ पानी जो आएगा तो ठंडा हो जाएगा, यहाँ पे जो ओशन करंट रहने वाला है, इनके सबके नाम होते हैं, जैसे साउथ पैसिफिक करंट और ये अभी उनमें नहीं जा रहे, क्योंकि नेक्स्ट यूनिट जब आप पढ़ेंगे तो तब आपको सारी चीजें अच्छे से करंट्स के नाम वो सब कुछ बताऊंगा, अभी सिर्फ फिनोमेना समझा रहा हूं, समझ लो। तो अब क्या होता है कि अब जब ये कोल्ड, ये वाला पोल्स के पास में चल रहा है ना करंट, ठीक है, तो पोल्स के पास में जब आप जैसे देखोगे तो साउथ पैसिफिक करंट जो चल रहा है, तो इसमें क्या होगा, ये ठंडा रहेगा, तो जिस तरह से अपवेलिंग यहां होगी और फिर ग्रेडियंट इधर बनेगा ना, क्योंकि यहां से पानी इधर चले गया था, तो यहां वैक्यूम था, ग्रेडियंट था ऐसा, ठीक है, इस तरह से ग्रेडियंट था, तो ग्रेडियंट के कारण पानी इधर से इधर चलेगा, और ये जो पानी, ये जो करंट जाने वाला है, ठीक है, तो ये पेरुवियन करंट है, पेरू के पास चलता है, तो पेरुवियन करंट क्या रहेगा, ठंडा रहेगा, क्योंकि पोलर रीजन से आ रहा है। नॉर्मली ये साइकिल रहता है, लेकिन मान लो अगर एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन वीक पड़ जाता है, समझना अच्छे से, एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन वीक पड़ जाता है, विंड उतनी स्ट्रांग नहीं रहती कि वो पानी को उधर धका के नहीं ले जा पाती है, तो क्या होता है कि वार्म ओशन करंट जो है ना वो इस तरफ मूव करने लगता है, क्योंकि विंड्स उस पानी को तो धका के ले जा नहीं पा रही थी, ठीक है। जो हमने आपको बताया ना कि विंड्स एक्ट करती है, एटमॉस्फेरिक विंड्स जो है वो एक्ट करती है सरफेस के ऊपर और विंड्स को मूव करवा, ओशन सरफेस के ऊपर जो करंट है उसे मूव करवाती, पानी को मूव करवाती है। लेकिन अगर विंड्स स्ट्रांग नहीं हुई तो क्या होगा, तो आपको देखने को मिलेगा किस तरह से मूवमेंट नहीं हो पाएगा, किस चीज का, ओशन करंट का। अब ओशन करंट का जब मूवमेंट नहीं हुआ तो वो ओशन करंट किधर मूव कर जाएगा, अपोजिट डायरेक्शन में। तो ये वार्म ओशन करंट जब क्या होता है, वार्म ओशन करंट जो साउथ पैसिफिक ओशन में है वो कोल्ड पेरुवियन करंट को रिप्लेस कर देता है। नॉर्मली एक कोल्ड पेरुवियन करंट ऐसा चलता है, लेकिन उस कोल्ड पेरुवियन करंट को जब रिप्लेस कर देता है वार्म ओशन करंट। पूरा फिनोमेना अगर बेसिक से समझना है, ठीक है, सो प्लीज डू वॉच दिस वीडियो। लेकिन मैं आपको अब एक आइडिया देते चल रहा हूं कि जब ये रिप्लेसमेंट होता है करंट का, ठीक है, कोल्ड ओशन करंट जो यहां पे नॉर्मली ऐसा चलता था उसका रिप्लेसमेंट हो जाता है वार्म ओशन करंट से, ठीक है। कोल्ड पेरुवियन करंट इज रिप्लेस्ड बाय द वार्म साउथ इक्वेटोरियल करंट, ठीक है। तो उससे, उसके चलते क्या होता है, उसके चलते हमें देखने को मिलता है कि अब यहां पे फिनोमेना बदलेगा, वेदर फिनोमेना बदल जाएगा, ठीक है। और ये जो रिप्लेसमेंट होता है इसे एलिनो कहा जाता है, ध्यान रखना है। तो सच अपीयरेंस ऑफ वार्म वाटर ऑफ द कोस्ट ऑफ पेरू इज नोन एज एलिनो। तो पेरू कोस्ट के वहां पे जो वार्म ओशन करंट आ जाता है उस फिनोमेना को एलिनो कहा जाता है। द एलिनो इवेंट इज क्लोजली एसोसिएटेड विद द प्रेशर चेंज इन द सेंट्रल पैसिफिक एंड ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, तो एलिनो से यहां पे प्रेशर चेंज आएगा। कैसे प्रेशर चेंज आएगा, तो पहले जब यहां पे कोल्ड करंट चलता था, कोल्ड करंट चलता था तो यहां क्या था, लो प्रेशर था, ठीक, सॉरी, कोल्ड करंट चलता था तो यहां हाई प्रेशर हुआ करता था ना, ठंडा पानी है। लेकिन अब वार्म ओशन करंट जब चलेगा तो यहां क्या बन जाएगा, लो प्रेशर बन जाएगा, ठीक है। यहां पे क्या हो जाएगा, यहां पे उल्टा हाई प्रेशर बन जाएगा, क्योंकि यहां पे पानी इकट्ठा नहीं हुआ तो गर्म पानी जो, तो गर्म पानी यहां इकट्ठा नहीं हुआ है, वार्म ओशन करंट यहां इकट्ठा नहीं हुआ तो यहां ठंडा ओशन करंट है, कोल्ड ओशन करंट है, और उस कारण से यहां हाई प्रेशर बन जाएगा। समझ में आ रहे हैं फिनोमिना। तो अब यहां क्या हो जाएगा, यहां हाई प्रेशर बना तो यहां पे इवोपरेशन नहीं होगा, यहां लो प्रेशर बना यहां इवोपरेशन होगा। और ये जो प्रेशर चेंज होता है ना, हाई प्रेशर लो प्रेशर चेंज हो जाते हैं, इस प्रेशर चेंज को सडन ऑसिलेशन कहा जाता है। दोनों चीजें समझना, क्या हो रहा है कि डेवलपमेंट ऑफ वार्म ओशन करंट एट द कोस्ट ऑफ पेरू इज नोन एज एलिनो, ठीक है। और वो ओशन करंट वार्म और कोल्ड है, उसके कारण प्रेशर कंडीशन चेंज होती है, तो एलिनो इवेंट इज क्लोजली एसोसिएटेड विद प्रेशर चेंज। अब जब प्रेशर कंडीशन चेंज होगी सेंट्रल पैसिफिक में और ऑस्ट्रेलिया में, तो जो प्रेशर कंडीशन चेंज होती है उससे क्या होता है, वो जो प्रेशर कंडीशन चेंज हो रही है उस फिनोमिना को सडन ऑसिलेशन कहा जाता है। प्रेशर कंडीशंस का चेंज होना सडन
ऑसिलेशन कहलाता है। तो यहां पे सदर्न ऑसिलेशन होगा। अब इस दोनों फिनोमेना को जब जोड़ के देखोगे, आपकी एलिनो भी डेवलप हुआ है, एलिनो के कारण क्या है, प्रेशर कंडीशंस चेंज होती है, सदर्न ऑसिलेशन हुआ है, उस फिनोमेना को एंसो कहा जाता है। ठीक है, प्रेशर कंडीशंस का चेंज होना। अब देखो, प्रेशर कंडीशन चेंज हुई, उससे इवापोरेशन चेंज होगा, इवापोरेशन चेंज हुआ, उससे कह सकते हैं क्लाउड फॉर्मेशन चेंज होगा, क्लाउड फॉर्मेशन चेंज होगा, प्रेसिपिटेशन चेंज होगा। तो मैं वही कह रहा हूं कि वो फिनोमेना साउथ पैसिफिक ओशियन में चल रहा है, इंपैक्ट वर्ल्ड वाइड उसका देखने को मिलेगा। तो ये एलिनो और सदर्न ऑसिलेशन दोनों को जोड़ के एंसो कहा जाता है। एंड प्लीज डू वॉच दिस वीडियो। एंसो बिल्कुल जीरो से, बेसिक से समझ में आ जाएगा। एंसो को समझ लिया आपने। अब इसका इंपैक्ट क्या होता है, देखो एंसो जो है, ठीक है, एलिनो सदर्न ऑसिलेशन, इसका इंपैक्ट ये होता है कि आपको लार्ज स्केल वेरिएशंस देखने को मिलेंगे इन वेदर, लार्ज स्केल वेरिएशन इन वेदर अकर ओवर द वर्ल्ड। ठीक है, तो वेरिएशन इन वेदर कैसे, वेदर में देखो ऐसे वेरिएशन होता है। ठीक है, समझना अच्छे से, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आखिर तक लोगों को समझ नहीं आता है, ध्यान से पढ़ोगे सारी चीजें समझ में आ जाएगी। ठीक है, क्या हो रहा है कि आप जैसे देख रहे हो यहाँ पे वार्म ओशन करंट डेवलप हो गया। ठीक है, वार्म ओशन करंट डेवलप होगा तो सबसे पहले वेदर तो कहाँ का बदलेगा, ये पूरे अमेरिका का ही बदलेगा, साउथ अमेरिका का वेदर बदल जाएगा। नॉर्मली जहां पे कोल्ड करंट रहता था, कभी इवोपरेशन नहीं होता था, तो वर्ल्ड के जो कह सकते हैं डियरेस्ट डेजर्ट है, ठीक है, डियरी डेजर्ट जो है ना, यहाँ पे अटाकामा वगैरह हो गया, तो यहाँ पे क्या होता था कि यहाँ पे सूखा पड़ा रहता था। लेकिन अब जब ओशियन करंट्स बदल जाएंगे, कोल्ड की जगह वार्म हो जाएंगे, वार्म हो गया तो इवोपरेशन होगा, इवोपरेशन होगा तो क्या होगा, क्लाउड फॉर्मेशन, क्लाउड फॉर्मेशन होगा, प्रेसिपिटेशन। तो यहाँ पे सूखे बंजर रेगिस्तान में बारिश हो जाती है। ठीक है, बारिश होती है, फ्लैश फ्लड वगैरह आ जाते हैं यहाँ पे। ठीक है, क्या हो रहा है, वेदर कंडीशंस बदल गई। आया समझ में, सारा सब कुछ पढ़ा आपने। तो वेदर कंडीशंस बदल गई है। ठीक, वेदर कंडीशंस बदल गई। अब यहां बदली, वहां तक तो ठीक है, यहां बदली वहां तक तो ठीक है। इसके आगे क्या होगा कि अब ये वार्म ओशन करंट जो है तो यहाँ के पानी को भी क्या कर देगा, वार्म कर देगा। तो जो पोलर रीजन पे ओशियन का टेम्परेचर कम रहता था वो अब क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। क्यों, क्योंकि ऊपर से करंट कौन सा आया है, वार्म ओशियन करंट आया है, तो वो वार्म कर देगा। तो अब वैसे ही क्या होगा, पूरे सदर्न हेमिस्फीयर में, अब सदर्न हेमिस्फीयर जुड़ा हुआ है ना, देखो नदर्न हेमिस्फीयर जुड़ा नहीं है, बीच में लैंड है फिर ओशियन, इस तरह से सदर्न हेमिस्फीयर जुड़ा हुआ है पूरा पानी से। यहाँ का पानी गर्म, तो वो जो ड्रिफ्ट यहाँ चलेगी, यहाँ का पानी गर्म, यहाँ का पानी गर्म, ठीक है, पानी गर्म गर्म, तो सब जगह क्या हो जाएगा कि ओशियन करंट, वार्म ओशियन करंट के कारण, एलिनो के कारण, ठीक है, एंसो के कारण, ऐसे समझो कि पूरे सदर्न ओशियन में क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ जाता है। सदर्न ओशियन में टेम्परेचर बढ़ता है तो इसका और क्या इंपैक्ट होगा, एक तो देखो वेदर कंडीशन चेंज होगी साउथ अमेरिका की, साउथ अमेरिका के साथ में दूसरे वर्ल्ड की भी होगी, कैसे समझाता हूं। और क्या इंपैक्ट होगा, द एरिड वेस्ट कोस्ट ऑफ साउथ अमेरिका रिसीव्स हेवी रेनफॉल। ठीक है, तो वो मैंने बता दिया कि यहाँ का जो एरिड वेस्ट कोस्ट है ना साउथ अमेरिका का, इट विल रिसीव हेवी रेनफॉल, बहुत बारिश होगी यहाँ पे, उनके लिए अच्छा है। ठीक है, लेकिन वर्ल्ड वाइड इसका घाटा क्या है, वर्ल्ड वाइड जैसे आप देखोगे वर्ल्ड वाइड लोगों को कैसे सफर करना पड़ता है। तो ड्रॉट अकर्स इन ऑस्ट्रेलिया एंड समटाइम्स इन इंडिया एंड फ्लड इन चाइना। अब क्या हो रहा है कि ऑस्ट्रेलिया में और इंडिया में आपको ड्रॉट देखने को मिल जाएगी। ऑस्ट्रेलिया में ड्रॉट कैसे, तो मैंने बताया ना कि यहाँ हाई प्रेशर बन जाएगा तो यहाँ इवापोरेशन नहीं होगा, इवापोरेशन नहीं होगा तो इधर प्रेसिपिटेशन नहीं होगा, तो ऑस्ट्रेलिया में क्या हो जाएगा, ड्रॉट हो जाएगी, वो एंसो के कारण। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में ड्रॉट आ जाएगी। इंडिया का तो कुछ लेना देना नहीं सर, इंडिया में ड्रॉट कहां से आ गई, इंडिया में ड्रॉट देखो फिनोमेना समझना, इंडिया में ड्रॉट कैसे आएगी, सदर्न ओशियन जो है ना ये क्या हो जाता है, वार्म हो जाता है। अब आपको एक चीज, आपने मॉनसून वाला अगर आपने टॉपिक पढ़ा है, जाना है, समझा है, तो आपको इतनी क्लैरिटी होगी कि यहां लो प्रेशर बनेगा और यहां हाई प्रेशर जब बनेगा, ठीक है, मेडागास्कर पे, और यहां की हाई प्रेशर विंड्स जो है वो लो प्रेशर की तरफ अट्रैक्ट होकर भागेगी, मॉइस्चर उठा के ले जाएगी, तब बारिश होगी। बोलो हाँ, ठीक है। अब लेकिन जब यहां पे ओशियन क्या हो जाता है, सदर्न ओशियन वार्म हो जाता है एलिनो और सदर्न ऑसिलेशन के कारण, तो जब ओशियन का वाटर यहां पे वार्म हो जाएगा ना, तो यहां हाई प्रेशर की जगह क्या हो जाएगा, हाई प्रेशर वीक हो जाएगा। समझ में आया कि पानी गर्म है ना, ठंडा पानी रहता तो हाई प्रेशर बनता, लेकिन अब ओशन करंट वार्म हो गया, मतलब वार्म ओशन करंट के कारण ओशन वाटर क्या हो गया, वार्म हो गया, तो यहां पे क्या बन जाएगा, यहां पे जो हाई प्रेशर था वो वीक होके लो प्रेशर में, या फिर कह सकते हैं वीक हाई प्रेशर में कन्वर्ट हो जाएगा। हाई प्रेशर तो रहेगा लेकिन वीक हो जाएगा, तो विंड्स अब उतनी स्ट्रांग नहीं चलेगी हाई प्रेशर से लो प्रेशर। ठीक है, तो इंडिया में जो यहां पे लो प्रेशर अट्रैक्ट करता था विंड्स को, वो उतना अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा, और इस कारण से क्या हो जाएगा कि इंडिया में बारिश नहीं होगी, इंडिया में सूखा हो जाएगा। आया ना समझ में? तो जो मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था कि ये फिनोमिना जो है, और एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन के अंदर हो रहा है सब कुछ, ये फिनोमिना किस तरह से वर्ल्ड वाइड क्लाइमेटिक कंडीशंस को इन्फ्लुएंस करता है, वर्ल्ड वाइड क्लाइमेटिक कंडीशंस को इन्फ्लुएंस करता है। दिस फिनोमिना इज क्लोजली मॉनिटर्ड एंड इज यूज्ड फॉर लॉन्ग रेंज फोरकास्टिंग इन मेजर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। तो इसीलिए क्या है कि
अगर आप जैसे देखोगे तो वेदर फोरकास्टिंग में एलिनो का पढ़ना, सदर्न ऑसिलेशन का पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इस फिनोमेना को जब पढ़ते हैं तो लॉन्ग टर्म में आप वेदर को फोरकास्ट कर सकते हो, आप देख सकते हो, प्रिज्यूम कर सकते हो और बताते हैं कि ये एलिनो वगैरह जो है तो आगे आने वाले सालों में और ज्यादा बढ़ेगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि जैसे जैसे ग्लोबल टेम्परेचर बढ़ेगा तो मतलब बहुत सारे फिनोमेना इंटरलिंक्ड है। अब आपको मैं एक एक से बताता जाऊंगा तो नए पिटारे खुलते चले जाएंगे। ठीक है, बाकी अभी इतना जानना आपके जरूरी था कि कैसे जनरल एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन जो है उसका एक इफेक्ट होता है ओशियंस के ऊपर। आई हैव एक्सप्लेन्ड दिस, आई होप यू एंजॉयड इट। प्लीज डू वॉच दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में अब हम क्या करने वाले हैं, अब देखो सारे फिनोमेनास लगभग समझ लिए, अब हम चैप्टर के दूसरे पार्ट पर जाएंगे वेदर सिस्टम में। तो वेदर सिस्टम किस किस तरह से इन एटमॉस्फेरिक मतलब एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन से कैसे वेदर सिस्टम इन्फ्लुएंस होता है, वो सारे टॉपिक सब एक एक करके हम पढ़ते चले जाएंगे। फाइन, आई होप यू एंजॉयड इट। मैग्नेट ब्रेन्स पर इसी तरह से क्लास 4th से क्लास 12th तक सभी सब्जेक्ट्स, चैप्टर्स, टॉपिक, सब टॉपिक, सब कुछ सिस्टमैटिक वे में वीडियो लेक्चर्स के फॉर्मेट में अवेलेबल हैं, जिन्हें आप बहुत आसानी से देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, घर बैठे अपना सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं। अपने जूनियर्स और सीनियर्स को जरूर बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे कनेक्टेड, कीप लर्निंग। थैंक यू वेरी मच। हेलो एवरीबॉडी, दिस इज दिगराज सिंह राजपूत। वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे सीजनल एंड लोकल विंड्स के बारे में। कहानी को थोड़ा सा कनेक्ट करते हैं। पिछले वीडियो तक आप चैप्टर का एक पार्ट पूरा कंप्लीट कर चुके हैं। एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन क्या है पूरी बला, ठीक है, हर जो फैक्टर है, जो फिनोमिना उससे जुड़ा हुआ है, सारा सब कुछ जनरल एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन, क्या फैक्टर्स एयर प्रेशर हो गया, क्या फैक्टर्स विंड की वेलोसिटी को और इन सारी चीजों को कंट्रोल करते हैं, वगैरह वगैरह सब। ठीक है, तो सब कुछ पढ़ लिया आपने। अब आपको ये देखना है कि वो एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन जो हो रहा है ना, कि विंड हाई प्रेशर से लो प्रेशर चल रही है, कैसा पैटर्न है उसका, वो सारा जो एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन है उसका वेदर सिस्टम पे क्या इंपैक्ट होता है, वेदर सिस्टम पे क्या इंपैक्ट होता है, ये चीज आपको जानना है, समझना है इस वीडियो में। अब देखो, अब ऐसे ही वीडियो आपको एक एक करके मिलते चले जाएंगे। मैं आपको यहाँ पे दो टॉपिक्स एक साथ जोड़ के बता रहा हूं क्योंकि बहुत ही ज्यादा छोटे टॉपिक हैं। ठीक है, चाहे तो हम इसे एक लाइन में भी खत्म कर सकते हैं। सीजनल विंड्स और लोकल विंड्स एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन के चलते देखने को मिलती है। जो सीजन पे चलती है वो सीजनल, जो लोकली चलती रहती है वो लोकल विंड्स, दैट्स इट। लेकिन ऐसा नहीं है। देखो क्या होता है, अब आपको पता है कि एटमॉस्फेयर के अंदर अलग अलग विंड्स क्या कर रही है, एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन विंड्स जो है वो मूव करती रहती है एक जगह से दूसरी जगह। पैटर्न एक कह सकते हैं कि एक जनरल पैटर्न फिक्स है। क्या जनरल पैटर्न फिक्स है कि हम देखते हैं, हाँ, ट्रॉपिकल रीजन में ईस्टर्ली चल रही है, सब ट्रॉपिकल रीजन में हम क्या देखते हैं, सब ट्रॉपिकल रीजन जो है सब ट्रॉपिकल और सब पोलर के बीच में आपको वेस्टर्ली चलते हुए देखने को मिलेगी, फिर पोल पे फिर ईस्टर्ली चल रही है, पोलर ईस्टर्ली। तो वो एक जनरल पैटर्न है। लेकिन उस जनरल पैटर्न के अलावा भी क्या फिनोमिना, क्या वेदर सिस्टम देखने को मिलते हैं, तो कुछ सीजनल विंड्स होती है, कुछ लोकल विंड्स होती हैं। सीजनल विंड्स मतलब क्या है, जो सीजन टू सीजन देखने को मिलती है। ठीक है, तो द पैटर्न ऑफ विंड सर्कुलेशन इज मॉडिफाइड इन डिफरेंट सीजन्स ड्यू टू द शिफ्टिंग ऑफ रीजन्स ऑफ मैक्सिमम हीटिंग प्रेशर एंड विंड बेल्ट्स। ये पॉइंट बहुत ध्यान से समझना। क्या होता है ना कि विंड सर्कुलेशन का पैटर्न जो एक जनरल पैटर्न फिक्स्ड आपने पढ़ा ना, वो फिक्स्ड तो रहता है, लेकिन वो भी क्या होता रहता है, फ्लक्चुएट होता रहता है। कैसे फ्लक्चुएट होता है, तो आप जैसे देखेंगे कि हाँ, विद द मूवमेंट ऑफ आईटीसीजेड पूरे प्रेशर बेल्ट क्या ऊपर नीचे डांस करते हैं। तो आईटीसीजेड की मूवमेंट, प्रेशर बेल्ट्स की मूवमेंट, ठीक है, आईटीसीजेड की मूवमेंट के साथ प्रेशर बेल्ट डांस करते हैं। तो उससे क्या होगा, उससे आप जैसे देखोगे तो जो विंड्स हैं वो विंड्स भी क्या करेंगी, मूव करेंगी। एक सबसे अच्छा क्लासिकल एग्जांपल जो है वो क्या है, द मोस्ट प्रोनाउंस्ड इफेक्ट ऑफ सच शिफ्ट इज नोटिस्ड इन मॉनसून्स स्पेशली ओवर साउथ ईस्ट एशिया। अब सीजनल विंड मतलब एक सीजन में, मॉनसून सीजन मतलब रेनी सीजन। रेनी सीजन में ही बारिश क्यों होती है, सोचा है? ठीक है, बचपन में सोचते थे। जिन लोगों को ज्यादा क्यूरियोसिटी थी 9th क्लास में, उनकी क्यूरियोसिटी खत्म हो गई है। अब क्या है, कुछ लोगों ने 9th क्लास पढ़ी नहीं अच्छे से, तो उन लोगों ने वहां नहीं समझा। कब समझोगे, तो 11th की आपकी जो दूसरी बुक है उसमें आपने समझा होगा। उसमें भी नहीं समझा तो एक बार फिर से मैं बता रहा हूं कि वीडियो जरूर देखना, इंडियन मॉनसून। तो इसमें आपको समझ में आएगा कि मॉनसून में आखिर ऐसा क्या होता है कि बारिश होना चालू हो जाती है। ठीक है, विंड्स जो है वो सीजनली चेंज हो जाती है। कैसे कि मॉनसून आने के पहले आप जैसे देखोगे, मॉनसून आने के पहले क्या होता था, इस तरह से साउथ वेस्ट, पूछ पकड़ के नाम याद रखने वाली कहानी, साउथ वेस्ट विंड चला करती थी, ऐसी साउथ वेस्ट विंड चला करती थी। साउथ वेस्ट विंड क्या लाती है, बारिश लाती है, मॉइस्चर वगैरह बारिश होती है, फिर वो क्या होती है, वापस विंड जब रिट्रीट करके निकलती है, नॉर्थ ईस्ट विंड्स जो आती है तो वो ड्राई विंड्स रहती है, तो वो क्या बारिश नहीं लाती है, वो उस कारण से विंटर्स देखने को मिलते हैं नॉर्थ ईस्ट विंड में। ठीक है, तो
सीजनल रिवर्सल जो होता है ना विंड का, उससे आपको क्या देखने को मिलता है कि हाँ ऐसी कुछ सीजनल विंड्स भी चलती है जो सीजन टू सीजन चेंज होती है। तो वो सीजनल विंड्स की कहानी पड़ेगी। उसका एग्जांपल क्या है, मानसून स्पेशली, और कहां देखने को मिलता है, जो साउथ ईस्ट एशिया है ना, तो ये वाला जो रीजन है, इंडिया हो गया, पाकिस्तान हो गया, भूटान, नेपाल हो गया, बांग्लादेश हो गया, इन रीजन्स पे स्पेसिफिकली इसका इंपैक्ट होता है। इसका एक बहुत कह सकते हैं गहरा इंपैक्ट होता है। ठीक है, ये वीडियो लेक्चर जरूर देखना। अब ये सीजनल विंड हो गई। लोकल विंड्स की बात करें तो क्या है कि वो विंड्स, ठीक है, एटमॉस्फेयर के अंदर वो विंड्स जो लोकली इन्फ्लुएंस्ड रहती है। ठीक है, तो डिफरेंस इन द हीटिंग एंड कूलिंग ऑफ अर्थ सरफेस एंड द साइकिल्स दोस डेवलप डेली और एनुअली कैन क्रिएट सेवरल कॉमन लोकल और रीजनल विंड। फॉर एग्जांपल लू, मतलब अर्थ सरफेस के ऊपर हीटिंग और कूलिंग के कारण क्या होते हैं, जो साइकिल्स डेवलप होते हैं कहां पे, मतलब कॉमन लेवल पे, लोकल लेवल पे। रीजनल विंड्स जो डेवलप होती है वो लोकल विंड्स में आ जाती है। एग्जांपल लू। अब डेजर्ट एरिया है, डेजर्ट एरिया पे इंटेंस हीटिंग होती है, उस इंटेंस हीटिंग के कारण वहां पे लोकली स्पेसिफिक विंड चलना स्टार्ट हो जाती है जिसका नाम होता है लू, और जो एक बार लग जाती है ना तो हमें बिठा देती है बिस्तर पे। ठीक है, तो इस तरह से क्या है, वो लू जो है समर्स में लोकली वेस्टर्न पार्ट जो है, वेस्टर्न इंडिया जो है, राजस्थान जो, वहां पे आपको लू देखने को मिलेगी। तो इस तरह से जो विंड्स लोकली चलती है उन्हें लोकल विंड्स कहा जाता है। सीजनल और लोकल आ गया समझ में। अब ऐसे ही क्या है, अब अगला टॉपिक जैसे आप देखेंगे, लैंड ब्रीज सी ब्रीज चलती है। ठीक है, लैंड ब्रीज सी ब्रीज भी क्या है, एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन के अंदर। देखो अब ये वेदर को इन्फ्लुएंस कर रही है। सीजनल विंड जैसे जो है तो मॉनसून टाइप ऑफ वेदर इंडिया में ला रही है। ठीक है, तो वेदर को, वेदर सिस्टम को इन्फ्लुएंस कर रही है। लोकल विंड्स वहां के वेदर सिस्टम को इन्फ्लुएंस करती है। बहुत गर्मी ज्यादा लगती है समर्स में, या फिर कह सकते हैं कि जो गर्मी जो रहती है तो लीथल हो जाती है, बहुत ज्यादा आपको बिस्तर पर बैठा देगी, ऐसी गर्मी हो जाती है राजस्थान में लोकल विंड के कारण। वैसे ही लैंड ब्रीज सी ब्रीज जो है तो वो किसी भी जगह के वेदर को कैसे इन्फ्लुएंस करती है, लैंड ब्रीज सी ब्रीज क्या होती है, ये नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं। आई होप यहां तक चीजें क्लियर हुई। मैग्नेट ब्रेन्स पर इसी तरह से क्लास 4 से क्लास 12 तक सभी सब्जेक्ट्स, चैप्टर्स, टॉपिक, सब टॉपिक, सब कुछ सिस्टमैटिक वे में वीडियो लेक्चर्स के फॉर्मेट में अवेलेबल हैं, जिन्हें आप बहुत आसानी से देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, घर बैठे अपना सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं। अपने जूनियर्स और सीनियर्स को जरूर बताइए मैग्नेट ब्रेन्स के बारे में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे कनेक्टेड, कीप लर्निंग। थैंक यू वेरी मच।